टाइम ट्रैवलर, क्योंकि उसे इसी नाम से बुलाना सुविधाजनक होगा, हमें एक जटिल विषय समझा रहा था। उसकी धूसर आंखें चमक रही थीं और उसका सामान्यतः पीला चेहरा उत्साह से लाल हो उठा था। आग तेजी से जल रही थी और चांदी के लिली के आकार वाले लैंपों की नरम रोशनी हमारे गिलासों में उठते और गुजरते बुलबुलों पर पड़ रही थी। हमारी कुर्सियां, जो उसकी खुद की बनाई हुई थीं, हमें सहारा देने के बजाय जैसे हमें अपने में समेट लेती थीं, और माहौल में खाने के बाद की वह सुखद लापरवाही थी, जब विचार बिना किसी बंधन के सहजता से भटकते रहते हैं। और वह हमें इस तरह समझा रहा था, अपने दुबले तर्जनी उंगली से बिंदुओं को चिह्नित करते हुए, जब हम बैठे हुए उसकी गंभीरता और इस नए विरोधाभास, जैसा कि हम सोचते थे, पर उसकी कल्पनाशीलता की प्रशंसा कर रहे थे। आपको मुझे ध्यान से सुनना होगा। मुझे एक दो ऐसे विचारों का खंडन करना पड़ेगा जिन्हें लगभग हर जगह सही माना जाता है। उदाहरण के लिए, जो ज्यामिति आपको स्कूल में पढ़ाई गई थी, वह एक गलत धारणा पर आधारित है। क्या यह उम्मीद करना थोड़ा ज्यादा नहीं है कि हम यहीं से शुरुआत करें? फिल्बी ने कहा, जो लाल बालों वाला एक बहस करने वाला व्यक्ति था। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे बिना ठोस आधार के कुछ भी मानने को कह रहा हूं। आप जल्द ही उतना मान लेंगे जितना मुझे चाहिए। आप जानते हैं कि एक गणितीय रेखा जिसकी मोटाई शून्य होती है, वास्तव में अस्तित्व में नहीं होती। आपको यह पढ़ाया गया था। उसी तरह एक गणितीय तल भी वास्तविक नहीं होता। ये सब केवल अमूर्त धारणाएं हैं। यह तो ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने कहा। और केवल लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होने से कोई घन भी वास्तविक रूप से अस्तित्व में नहीं हो सकता। मैं इसका विरोध करता हूं, फिल्बी ने कहा। एक ठोस वस्तु तो निश्चित ही अस्तित्व में हो सकती है, सभी वास्तविक चीजें। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या एक क्षणिक घन का अस्तित्व हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा, फिल्बी ने कहा। क्या ऐसा घन जो बिल्कुल भी समय तक नहीं टिकता, वास्तविक रूप से अस्तित्व में हो सकता है? फिल्बी सोच में पड़ गया। स्पष्ट रूप से, टाइम ट्रैवलर ने आगे कहा, किसी भी वास्तविक वस्तु का चार दिशाओं में विस्तार होना चाहिए। उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और अवधि होनी चाहिए। लेकिन शरीर की एक प्राकृतिक कमजोरी के कारण, जिसे मैं अभी समझाऊंगा, हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तव में चार आयाम होते हैं। तीन जिन्हें हम अंतरिक्ष के आयाम कहते हैं, और चौथा समय। हालांकि एक प्रवृत्ति है कि इन तीन आयामों और चौथे के बीच एक अवास्तविक अंतर खींचा जाए, क्योंकि हमारी चेतना जीवन की शुरुआत से अंत तक केवल इसी चौथे आयाम में एक दिशा में चलती रहती है। यह एक बहुत युवा व्यक्ति ने कहा, जो लैंप के पास अपने सिगार को फिर से जलाने की कोशिश कर रहा था। यह बिल्कुल स्पष्ट है। अब यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इस बात को इतना अधिक नजरअंदाज किया गया है, टाइम ट्रैवलर ने थोड़ी और प्रसन्नता के साथ कहा। असल में यही वह बात है जिसे चौथा आयाम कहा जाता है। हालांकि जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, वे अक्सर यह नहीं जानते कि उनका मतलब क्या है। यह समय को देखने का बस एक अलग तरीका है। समय और अंतरिक्ष के तीनों आयामों में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि हमारी चेतना इसके साथ चलती है। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों ने इस विचार को गलत तरीके से समझ लिया है। आप सबने सुना होगा कि वे इस चौथे आयाम के बारे में क्या कहते हैं। मैंने नहीं सुना, प्रांतीय मेयर ने कहा। यह बस इतना है कि अंतरिक्ष, जैसा कि हमारे गणितज्ञ बताते हैं, तीन आयामों वाला माना जाता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। और इसे हमेशा तीन तल के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। लेकिन कुछ दार्शनिक लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि केवल तीन ही आयाम क्यों, क्यों ना एक और दिशा हो जो इन तीनों के समकोण पर हो। और उन्होंने चार आयामी ज्यामिति बनाने की कोशिश भी की है। प्रोफेसर साइमन न्यूकॉम ने करीब एक महीने पहले न्यूयॉर्क मैथमेटिकल सोसाइटी में इस पर व्याख्यान दिया था। आप जानते हैं,
कि कैसे एक समतल सतह पर, जिसमें केवल 2 आयाम होते हैं, हम 3 आयामी वस्तु का चित्र बना सकते हैं। और इसी तरह वे मानते हैं कि 3 आयामों के मॉडल से वे 4 आयामों को भी दर्शा सकते हैं, यदि वे उसके दृष्टिकोण को समझ सकें। समझे? शायद, प्रांतीय मेयर ने बुदबुदाते हुए कहा, और अपनी भौहें सिकोड़कर वह गहरे विचार में डूब गया। उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह कोई रहस्यमयी शब्द दोहरा रहा हो। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है, उसने कुछ समय बाद थोड़ी देर के लिए चमकते हुए कहा। खैर, मैं आपको यह बताने में संकोच नहीं करूंगा कि मैं कुछ समय से इस 4 आयामी ज्यामिति पर काम कर रहा हूं। मेरे कुछ निष्कर्ष काफी रोचक हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ एक व्यक्ति की तस्वीर है जब वह 8 साल का था, दूसरी जब वह 15 का था, फिर 17 का, फिर 23 का, और इसी तरह। ये सभी वास्तव में उसके 4 आयामी अस्तित्व के 3 आयामी हिस्से हैं, जो एक स्थिर और अपरिवर्तनीय चीज है। वैज्ञानिक लोग, टाइम ट्रैवलर ने थोड़ी देर रुककर कहा, ताकि बात ठीक से समझ में आ सके, अच्छी तरह जानते हैं कि समय बस अंतरिक्ष का ही एक प्रकार है। यहाँ एक सामान्य वैज्ञानिक चित्र है, मौसम का रिकॉर्ड। ये रेखा, जिसे मैं अपनी उंगली से दिखा रहा हूँ, बैरोमीटर की गति को दर्शाती है। कल यह इतना ऊपर था, रात में यह गिरा, फिर आज सुबह फिर से बढ़ा, और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया। निश्चित रूप से पारे ने यह रेखा उन आयामों में नहीं खींची जो आमतौर पर अंतरिक्ष के माने जाते हैं, लेकिन उसने यह रेखा खींची, और इसलिए हमें मानना होगा कि यह रेखा समय आयाम में बनी थी। लेकिन, मेडिकल मैन ने कहा, आग में जलते कोयले को घूरते हुए, अगर समय वास्तव में अंतरिक्ष का चौथा आयाम है, तो इसे हमेशा कुछ अलग क्यों माना गया है? और हम समय में वैसे क्यों नहीं चल सकते जैसे हम अंतरिक्ष के अन्य आयामों में चलते हैं? टाइम ट्रैवलर मुस्कुराया। क्या आपको यकीन है कि हम अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं? दाएं बाएं, आगे पीछे तो हम आसानी से जा सकते हैं, और लोग हमेशा से जाते आए हैं। मैं मानता हूं कि हम 2 आयामों में स्वतंत्र हैं, लेकिन ऊपर और नीचे का क्या? वहां गुरुत्वाकर्षण हमें सीमित करता है। पूरी तरह नहीं, मेडिकल मैन ने कहा। गुब्बारे होते हैं, लेकिन गुब्बारों से पहले थोड़ी बहुत उछल कूद और जमीन की असमानताओं को छोड़कर मनुष्य के पास ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई स्वतंत्रता नहीं थी। फिर भी वे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकते थे, मेडिकल मैन ने कहा। ऊपर जाने से कहीं ज्यादा आसानी से नीचे। और आप समय में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। आप वर्तमान क्षण से बाहर नहीं जा सकते। मेरे प्रिय महोदय, यहीं आप गलत हैं। यहीं पूरी दुनिया गलत रही है। हम हमेशा वर्तमान क्षण से आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा मानसिक अस्तित्व, जो अमूर्त है और जिसका कोई आयाम नहीं है, समय आयाम में एक समान गति से जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे हम नीचे की ओर यात्रा करते हैं। अगर हमारा अस्तित्व पृथ्वी की सतह से 50 मील ऊपर शुरू होता। लेकिन असली मुश्किल ये है, मनोवैज्ञानिक ने बीच में टोकते हुए कहा, आप अंतरिक्ष में हर दिशा में चल सकते हैं, लेकिन समय में नहीं। यही मेरी महान खोज का मूल है। लेकिन आप ये कहकर गलत हैं कि हम समय में चल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, जब मैं किसी घटना को बहुत जीवंत रूप से याद करता हूं, तो मैं उसके घटित होने के क्षण में लौट जाता हूं। मैं, जैसा आप कहते हैं, ध्यान भटका बैठता हूं। मैं एक पल के लिए पीछे चला जाता हूं। बेशक हमारे पास वहां लंबे समय तक ठहरने का कोई साधन नहीं है, जैसे किसी आदिम मनुष्य या जानवर के पास जमीन से 6 फीट ऊपर बने रहने का कोई तरीका नहीं होता। लेकिन एक सभ्य मनुष्य इस मामले में आदिम से बेहतर स्थिति में है। वह गुब्बारे में बैठकर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर जा सकता है, और फिर क्यों वह ये आशा न करे कि अंततः वह समय आयाम में अपनी गति को रोक सकेगा या तेज कर सकेगा, या यहां तक कि दिशा बदलकर उल्टी ओर भी यात्रा कर सकेगा। ओह, ये सब, फिल्बी ने कहना शुरू किया। यह तो
क्यों नहीं? टाइम ट्रैवलर ने कहा। यह तर्क के खिलाफ है, फिल्बी ने कहा। किस तर्क के? टाइम ट्रैवलर ने पूछा। आप बहस से काले को सफेद साबित कर सकते हैं, फिल्बी ने कहा, लेकिन आप मुझे कभी नहीं मना पाएंगे। शायद नहीं, टाइम ट्रैवलर ने कहा, लेकिन अब आप मेरी चार आयामी ज्यामिति पर किए गए अध्ययन का उद्देश्य समझने लगे हैं। बहुत पहले मुझे एक मशीन का धुंधला सा आभास हुआ था। समय में यात्रा करने के लिए, बहुत युवा व्यक्ति ने उत्साह से कहा, जो चालक की इच्छा के अनुसार अंतरिक्ष और समय दोनों में किसी भी दिशा में समान रूप से यात्रा कर सके। फिल्बी ने बस हंसकर जवाब दिया, लेकिन मेरे पास प्रयोगात्मक प्रमाण है, टाइम ट्रैवलर ने कहा। यह इतिहासकार के लिए बेहद सुविधाजनक होगा, मनोवैज्ञानिक ने सुझाव दिया। कोई पीछे जाकर, मान लीजिए, हेस्टिंग्स की लड़ाई का सही विवरण खुद देख सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे? मेडिकल मैन ने कहा। हमारे पूर्वजों में ऐसे असामान्य चीजों के प्रति ज्यादा सहनशीलता नहीं थी। कोई सीधे होमर और प्लेटो के मुंह से ग्रीक सीख सकता है, बहुत युवा व्यक्ति ने सोचा। और उस स्थिति में वे आपको लिटिल गो परीक्षा में जरूर फेल कर देंगे। जर्मन विद्वानों ने ग्रीक को इतना सुधार दिया है, और फिर भविष्य भी है, बहुत युवा व्यक्ति ने कहा। जरा सोचिए, कोई अपना सारा पैसा निवेश कर दे, उसे ब्याज पर बढ़ने के लिए छोड़ दे, और फिर आगे भविष्य में पहुंच जाए। एक ऐसे समाज को देखने के लिए, मैंने कहा, जो पूरी तरह साम्यवादी आधार पर बना हो। कैसी अजीब और बेहुदा कल्पनाएं, मनोवैज्ञानिक ने कहना शुरू किया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं की, जब तक कि प्रयोगात्मक प्रमाण, मैंने चिल्लाकर कहा। क्या आप सच में उसे साबित करने वाले हैं? प्रयोग, फिल्बी ने कहा, जो अब दिमागी रूप से थक चुका था। चलो, आपका प्रयोग देख ही लेते हैं, मनोवैज्ञानिक ने कहा। हालांकि यह सब बकवास ही होगा, आप जानते हैं। टाइम ट्रैवलर ने हमारी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। फिर उसी मुस्कान के साथ हाथों को अपनी पतलून की जेबों में डाले वह धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया, और हमने उसकी चप्पलों की आवाज को लंबे गलियारे में उसके प्रयोगशाला की ओर जाते हुए सुना। मनोवैज्ञानिक ने हमारी ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास क्या है। कोई हाथ की सफाई का खेल होगा, मेडिकल मैन ने कहा, और फिर भी हमें बरसलम में देखे गए एक जादूगर के बारे में बताने लगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि टाइम ट्रैवलर वापस आ गया, और फिल्बी की कहानी अधूरी रह गई। टाइम ट्रैवलर के हाथ में जो चीज़ थी, वह एक चमकदार धातु का ढांचा था, जो एक छोटे घड़ी से थोड़ा ही बड़ा था और बहुत नाजुक ढंग से बना हुआ था। उसमें हाथी दांत का काम था, और कुछ पारदर्शी क्रिस्टल जैसा पदार्थ भी था। और अब मुझे स्पष्ट रूप से बताना होगा, क्योंकि आगे जो होता है, अगर उसकी व्याख्या को स्वीकार न किया जाए, तो वह पूरी तरह से समझ से परे है। उसने कमरे में इधर-उधर रखी छोटी अष्टकोणीय मेजों में से एक को उठाया और उसे आँख के सामने रख दिया। उसके 2 पैर कालीन पर टिके हुए थे। उस मेज पर उसने वह यंत्र रख दिया। फिर उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। मेज पर एक और चीज़ थी, एक छोटा ढका हुआ लैंप, जिसकी तेज रोशनी उस मॉडल पर पड़ रही थी। कमरे में लगभग 1 दर्जन मोमबत्तियां भी थीं, 2 पीतल के कैंडल स्टिक में मंटलपीस पर, और कई दीवारों पर लगे होल्डरों में, जिससे कमरा पूरी तरह रोशन हो रहा था। मैं आग के पास एक नीची आराम कुर्सी पर बैठा था, और मैंने उसे थोड़ा आगे खींच लिया, ताकि मैं लगभग टाइम ट्रैवलर और आग के बीच आ जाऊं। फिल भी उसके पीछे बैठा था, उसके कंधे के ऊपर से झांकता हुआ। मेडिकल मैन और प्रांतीय मेयर दाईं ओर से उसे साइड से देख रहे थे, मनोवैज्ञानिक बाईं ओर से। बहुत युवा व्यक्ति
मनोवैज्ञानिक के पीछे खड़ा था। हम सभी पूरी तरह सतर्क थे। मुझे यह अविश्वसनीय लगता है कि इन परिस्थितियों में चाहे कितना भी चतुर या सूक्ष्म जादू क्यों न हो, वह हमारे साथ किया जा सकता था। टाइम ट्रैवलर ने हमें देखा, फिर उस यंत्र की ओर देखा। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा, यह छोटा सा उपकरण, टाइम ट्रैवलर ने कहा, अपनी कोहनियां मेज पर टिकाते हुए और हाथों को यंत्र के ऊपर जोड़ते हुए, सिर्फ एक मॉडल है। ये समय में यात्रा करने वाली मशीन की मेरी योजना है। आप देखेंगे कि यह थोड़ा टेढ़ा सा लगता है और इस डंडी में एक अजीब सी झिलमिलाहट है, जैसे यह किसी तरह अवास्तविक हो। उसने उंगली से उस हिस्से की ओर इशारा किया। और यहाँ एक छोटा सा सफेद लीवर है और यहाँ दूसरा। मेडिकल मैन अपनी कुर्सी से उठकर उस चीज को ध्यान से देखने लगा। यह बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, उसने कहा। इसे बनाने में 2 साल लगे, टाइम ट्रैवलर ने जवाब दिया। फिर जब हम सबने मेडिकल मैन की तरह झुककर उसे ध्यान से देख लिया, तो उसने कहा, अब मैं चाहता हूं कि आप साफ साफ समझ लें कि इस लीवर को दबाने से मशीन भविष्य की ओर फिसलने लगेगी और यह दूसरा लीवर उसकी गति को उल्टा कर देगा। ये सीट एक टाइम ट्रैवलर के बैठने की जगह है। अभी मैं इस लीवर को दबाने वाला हूं और मशीन चल पड़ेगी। ये गायब हो जाएगी, भविष्य के समय में चली जाएगी और अदृश्य हो जाएगी। इसे अच्छे से देख लें, मेज को भी देख लें और खुद को संतुष्ट कर लें कि इसमें कोई चालबाजी नहीं है। मैं इस मॉडल को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहता और फिर यह सुनना कि मैं कोई धोखेबाज हूं। शायद 1 मिनट तक सन्नाटा रहा। मनोवैज्ञानिक मुझसे कुछ कहने वाला था, लेकिन उसने अपना विचार बदल दिया। फिर टाइम ट्रैवलर ने अपना हाथ लीवर की ओर बढ़ाया। नहीं, उसने अचानक कहा, अपना हाथ दीजिए। और मनोवैज्ञानिक की ओर मुड़कर उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे कहा कि वह अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाए। इस तरह मॉडल टाइम मशीन को उसकी अनंत यात्रा पर भेजने वाला खुद मनोवैज्ञानिक ही था। हमने सभी ने लीवर को घूमते देखा। मैं पूरी तरह निश्चित हूं कि इसमें कोई चाल नहीं थी। एक हल्की हवा का झोंका आया और लैंप की लौ हिल गई। मंटल पीस पर रखी एक मोमबत्ती बुझ गई और वह छोटी मशीन अचानक घूमी, धुंधली हो गई। एक पल के लिए किसी भूत की तरह दिखी, जैसे हल्की चमकती पीतल और हाथी दांत की कोई लहर, और फिर गायब हो गई, पूरी तरह लुप्त। लैंप के अलावा मेज पर कुछ भी नहीं था। 1 मिनट तक सब चुप रहे। फिर फिल्बी ने कहा कि यह तो कमाल है। मनोवैज्ञानिक अपनी स्तब्धता से बाहर आया और अचानक मेज के नीचे झांकने लगा। इस पर टाइम ट्रैवलर खुशी से हंस पड़ा। तो उसने कहा, मनोवैज्ञानिक की नकल करते हुए। फिर उठकर वह मंटलपीस पर रखे तंबाकू के जार के पास गया और हमारी ओर पीट करके अपनी पाइप भरने लगा। हम एक दूसरे को देखते रह गए। देखिए, मेडिकल मैन ने कहा, क्या आप सच में इस बारे में गंभीर हैं? क्या आप सच में मानते हैं कि वह मशीन समय में चली गई? बिल्कुल, टाइम ट्रैवलर ने कहा, आग से एक कागज की पतली पट्टी जलाते हुए। फिर उसने पाइप सुलगाई और मनोवैज्ञानिक के चेहरे की ओर देखने लगा। मनोवैज्ञानिक, यह दिखाने के लिए कि वह विचलित नहीं हुआ है, एक सिगार उठाकर उसे बिना काटे ही जलाने की कोशिश करने लगा। और इतना ही नहीं, अंदर मेरी एक बड़ी मशीन लगभग तैयार है। उसने प्रयोगशाला की ओर इशारा किया। और जब वह पूरी बन जाएगी, तो मैं खुद उस पर यात्रा करने का इरादा रखता हूँ। आपका मतलब है कि वह मशीन भविष्य में चली गई? फिल्बी ने कहा। भविष्य में या अतीत में, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। कुछ देर बाद मनोवैज्ञानिक के दिमाग में एक विचार आया। अगर वह कहीं गई है, तो वह अतीत में गई होगी, उसने कहा। क्यों? टाइम ट्रैवलर ने पूछा। क्योंकि मेरा मानना है कि वह अंतरिक्ष में तो हिली नहीं है, और अगर वह भविष्य में गई होती, तो वह इस पूरे समय यहीं मौजूद रहती, क्योंकि उसे इसी समय के बीच से होकर गुजरना पड़ता।
लेकिन मैंने कहा, अगर वह अतीत में गई होती, तो जब हम पहली बार इस कमरे में आए थे, तब वह दिखाई देती और पिछले गुरुवार को, जब हम यहाँ थे और उससे पहले वाले गुरुवार को भी और इसी तरह। गंभीर आपत्तियां हैं, प्रांतीय मेयर ने निष्पक्षता के भाव से टाइम ट्रैवलर की ओर मुड़ते हुए कहा। जरा भी नहीं, टाइम ट्रैवलर ने कहा और मनोवैज्ञानिक से बोला, आप सोचिए, आप इसे समझा सकते हैं। यह बस चेतना की सीमा के नीचे की प्रस्तुति है, कमजोर रूप में दिखाई देना। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक ने कहा और हमें आश्वस्त किया। यह तो मनोविज्ञान का एक साधारण सिद्धांत है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। यह काफी स्पष्ट है और इस विरोधाभास को बड़े सुंदर तरीके से समझाता है। हम इसे देख नहीं सकते, न ही इस मशीन को महसूस कर सकते हैं। जैसे हम घूमते हुए पहिए की तीलियों या हवा में उड़ती गोली को नहीं देख पाते। अगर यह समय में हमसे 50 या 100 गुना तेज गति से चल रही है, अगर वह 1 मिनट पार कर जाती है जबकि हम 1 सेकंड पार करते हैं, तो इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से 50वें या 100वें हिस्से जितना ही होगा, जितना वह तब होता अगर वह समय में यात्रा न कर रही होती। ये बिल्कुल स्पष्ट है। उसने उस जगह पर हाथ घुमाया जहां मशीन थी। देखा, उसने हंसते हुए कहा। हम 1-2 मिनट तक खाली मेज को घूरते रहे। फिर टाइम ट्रैवलर ने हमसे पूछा कि हम इस सब के बारे में क्या सोचते हैं। आज रात तो ये काफी सही लगता है, मेडिकल मैन ने कहा, लेकिन कल तक इंतजार कीजिए, सुबह की सामान्य समझ का इंतजार कीजिए। क्या आप असली टाइम मशीन देखना चाहेंगे? टाइम ट्रैवलर ने पूछा और यह कहकर हाथ में लैंप उठाकर वह हमें लंबे ठंडी हवा वाले गलियारे से अपनी प्रयोगशाला की ओर ले गया। मुझे आज भी साफ याद है वह झिलमिलाती रोशनी, उसका अजीब चौड़ा सिर परछाई में, दीवारों पर नाचती परछाइयां और हम सबका उसके पीछे पीछे जाना, हैरान लेकिन अविश्वासी। और वहां प्रयोगशाला में हमने उस छोटे यंत्र का एक बड़ा रूप देखा, जिसे हमने अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा था। उसके कुछ हिस्से निकेल के थे, कुछ हाथी दांत के और कुछ निश्चित रूप से चट्टानी क्रिस्टल से कांटे या घिसे गए थे। कुल मिलाकर मशीन लगभग पूरी थी, लेकिन मुड़े हुए क्रिस्टल के डंडे अब भी अधूरे थे और पास में ड्राइंग की कुछ शीट्स के साथ मेज पर पड़े थे। मैंने उनमें से एक उठाकर ध्यान से देखा। वह क्वार्ट्स जैसा लग रहा था। देखिए, मेडिकल मैन ने कहा, क्या आप पूरी तरह गंभीर हैं या यह कोई चाल है, जैसे वह भूत जो आपने हमें पिछले क्रिसमस पर दिखाया था? इस मशीन पर, टाइम ट्रैवलर ने कहा, लैंप को ऊंचा उठाते हुए, मैं समय का अन्वेषण करने वाला हूं। क्या यह स्पष्ट है? मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना गंभीर नहीं रहा। हम में से कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे लिया जाए। मैंने मेडिकल मैन के कंधे के ऊपर से फिल्बी की ओर देखा और उसने गंभीरता से मुझे आंख मारी। मुझे लगता है कि उस समय हम में से किसी को भी टाइम मशीन पर पूरी तरह विश्वास नहीं था। सच तो ये है कि टाइम ट्रैवलर उन लोगों में से था जो इतने चतुर होते हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि आप उसे पूरी तरह समझ पाए हैं। हमेशा ये शक बना रहता था कि उसकी साफ सुथरी और खुली बातों के पीछे कोई सूक्ष्म चाल, कोई छुपी हुई चालाकी काम कर रही है। अगर फिल्बी ने वह मॉडल दिखाया होता और उसी तरह समझाया होता जैसे टाइम ट्रैवलर ने किया, तो शायद हम इतने संदेह में नहीं रहते, क्योंकि तब हम उसके उद्देश्य समझ सकते थे। एक कसाई भी फिल्बी को समझ सकता था, लेकिन टाइम ट्रैवलर के स्वभाव में थोड़ी सनक भी थी और हम उसी वजह से उस पर भरोसा नहीं कर पाते थे। जो चीज़ें किसी कम बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में साधारण लगतीं, वही उसके हाथों में किसी चाल जैसी लगती थीं। बहुत आसानी से चीज़ें कर दिखाना भी एक गलती होती है। जो गंभीर लोग उसे गंभीरता से लेते थे, वे भी उसके व्यवहार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते थे। उन्हें कहीं न कहीं यह एहसास रहता था कि अपने निर्णय पर उसका भरोसा करना ऐसा है
जैसे बच्चों के कमरे को नाजुक चीनी मिट्टी से सजा देना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस गुरुवार और अगले गुरुवार के बीच हमने समय यात्रा के बारे में ज़्यादा बात की हो। हालाँकि उसकी अजीब संभावनाएँ शायद हम में से ज़्यादातर के दिमाग में घूमती रहीं। उसकी विश्वसनीयता, उसकी व्यावहारिक असंभवता और उससे जुड़ी अजीब गड़बड़ियों और समय के उलझाव की कल्पनाएँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ख़ास तौर पर उस मॉडल की चाल के बारे में सोचता रहा। मुझे याद है कि मैंने शुक्रवार को लिनियन में मेडिकल मैन से इस बारे में चर्चा की थी। उसने कहा कि उसने ट्यूबिंगन में कुछ ऐसा ही देखा था और उसने ख़ास तौर पर मोमबत्ती बुझने की बात पर जोर दिया। लेकिन वह ये नहीं बता पाया कि वह चाल कैसे की गई थी। अगले गुरुवार को मैं फिर रिचमंड गया। मेरा ख़्याल है कि मैं टाइम ट्रैवलर के सबसे नियमित मेहमानों में से एक था और थोड़ा देर से पहुंचने पर देखा कि उसके ड्राइंग रूम में पहले से 4-5 लोग मौजूद थे। मेडिकल मैन आग के सामने खड़ा था, एक हाथ में कागज़ और दूसरे में अपनी घड़ी लिए। मैंने इधर-उधर देखा, टाइम ट्रैवलर कहीं नज़र नहीं आया और अभी 7:30 बजे हैं, मेडिकल मैन ने कहा। मेरा ख़्याल है हमें खाना शुरू कर देना चाहिए। वह कहाँ है? मैंने मेज़बान का नाम लेते हुए पूछा। आप अभी आए हैं? यह थोड़ा अजीब है। वह किसी वजह से रुक गया है। इस नोट में उसने मुझसे कहा है कि अगर वह वापस ना आए तो 7 बजे खाना शुरू कर दूं। कहता है कि आते ही सब समझा देगा। खाना खराब होने देना ठीक नहीं होगा, एक प्रसिद्ध अखबार के संपादक ने कहा और इस पर डॉक्टर ने घंटी बजा दी। मनोवैज्ञानिक ही एकमात्र व्यक्ति था, डॉक्टर और मेरे अलावा, जो पिछली डिनर में भी मौजूद था। बाकी लोग थे ब्लैंक, वही संपादक, एक पत्रकार और एक अन्य व्यक्ति, एक शांत, संकोची आदमी, दाढ़ी वाला, जिसे मैं नहीं जानता था और मेरी जानकारी में उसने पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा। खाने की मेज़ पर टाइम ट्रैवलर की अनुपस्थिति को लेकर कुछ अटकलें लगाई गईं और मैंने आधे मज़ाक में समय यात्रा का ज़िक्र कर दिया। संपादक ने मुझसे इसे समझाने को कहा और मनोवैज्ञानिक ने उस चतुर विरोधाभास और चाल का एक सपाट सा विवरण देना शुरू किया, जिसे हमने पिछले हफ्ते देखा था। वह अभी अपने विवरण के बीच में ही था कि गलियारे का दरवाज़ा धीरे-धीरे और बिना आवाज़ के खुला। मैं दरवाजे की ओर मुँह किए बैठा था, इसलिए मैंने सबसे पहले उसे देखा। "अरे!" मैंने कहा, "आखिरकार!" और दरवाज़ा और खुला और टाइम ट्रैवलर हमारे सामने खड़ा था। मैं हैरान होकर चिल्ला उठा, "हे भगवान! आदमी, तुम्हें क्या हुआ?" मेडिकल मैन ने कहा, जिसने उसे अगला देखा और पूरी मेज़ पर बैठे लोग दरवाजे की ओर मुड़ गए। वह बेहद अजीब हालत में था। उसका कोट धूल और गंदगी से सना हुआ था और बाजुओं पर हरे रंग के धब्बे लगे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और मुझे ऐसा लगा जैसे वे पहले से ज़्यादा सफ़ेद हो गए हों, या तो धूल और गंदगी के कारण या सच में उनका रंग फीका पड़ गया हो। उसका चेहरा बेहद पीला था। उसकी ठुड्डी पर एक भूरा सा कट था, आधा भरा हुआ घाव। उसका चेहरा थका हुआ और तनाव से भरा हुआ था, जैसे उसने बहुत कष्ट झेला हो। एक पल के लिए वह दरवाजे पर ही ठिठक गया, जैसे रोशनी से चकाचौंध हो गया हो। फिर वह कमरे में आया। वह ऐसे लंगड़ा कर चल रहा था, जैसा मैंने थके हुए यात्रियों में देखा है। हम सब चुपचाप उसे देखते रहे, या उम्मीद करते हुए कि वह कुछ बोलेगा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि मुश्किल से चलते हुए मेज तक आया और शराब की ओर इशारा किया। संपादक ने उसके लिए शैंपेन का गिलास भरा और उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने एक ही बार में उसे पी लिया और ऐसा लगा जैसे उसे उससे कुछ राहत मिली हो। उसने मेज के चारों ओर देखा और उसके चेहरे पर उसकी पुरानी मुस्कान की हल्की झलक आई। "आखिर तुम कर क्या रहे थे?" डॉक्टर ने कहा। टाइम ट्रैवलर ने जैसे सुना ही नहीं। "मुझे परेशान मत होने दीजिए," उसने थोड़ी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। "मैं ठीक हूँ।" वह रुका, अपना गिलास फिर से भरने के लिए आगे बढ़ाया और एक ही घूंट में पी गया। "ये अच्छा है," उसने कहा। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके गालों पर हल्का रंग लौट आया। उसने हमारे चेहरों की ओर एक अजीब सी संतुष्टि के साथ देखा और फिर कमरे के गर्म और आरामदायक माहौल पर नजर डाली।
फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया, जैसे शब्दों को टटोलते हुए। मैं जाकर नहाकर कपड़े बदलता हूँ, फिर नीचे आकर सब समझाऊँगा। मेरे लिए थोड़ा मटन बचा कर रखना। मुझे मांस खाने की बहुत भूख लगी है। उसने संपादक की ओर देखा, जो वहाँ कम ही आता था, और उम्मीद जताई कि वह ठीक है। संपादक ने कुछ पूछना शुरू किया। अभी बताता हूँ, टाइम ट्रैवलर ने कहा। मैं अजीब महसूस कर रहा हूँ, 1 मिनट में ठीक हो जाऊँगा। उसने गिलास नीचे रखा और सीढ़ियों के दरवाजे की ओर चल पड़ा। मैंने फिर से उसकी लंगड़ाहट और उसके कदमों की धीमी आवाज़ पर ध्यान दिया, और अपनी जगह से उठकर मैंने उसके पैरों की ओर देखा जब वह बाहर जा रहा था। उसने पैरों में कुछ भी नहीं पहना था, सिवाय एक फटे हुए, खून से सने मोजों के। फिर दरवाज़ा बंद हो गया। मेरे मन में एक पल के लिए उसके पीछे जाने का विचार आया, लेकिन मुझे याद आया कि उसे अपने बारे में कोई भी ज़्यादा ध्यान बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद 1 मिनट तक मेरा ध्यान भटकता रहा। फिर मैंने संपादक को कहते सुना, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का अजीब व्यवहार, जैसे वह अपनी आदत के अनुसार सुर्खियाँ सोच रहा हो। और इससे मेरा ध्यान फिर से उस रोशन डिनर टेबल की ओर लौट आया। मामला क्या है? पत्रकार ने कहा। क्या वह किसी भिखारी जैसा कुछ कर रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने मनोवैज्ञानिक की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर वही अर्थ पढ़ लिया जो मेरे मन में था। मुझे याद आया कि टाइम ट्रैवलर दर्द से लंगड़ाते हुए ऊपर गया था। मुझे नहीं लगता कि किसी और ने उसकी लंगड़ाहट पर ध्यान दिया था। इस हैरानी से पूरी तरह उबरने वाला पहला व्यक्ति मेडिकल मैन था, जिसने घंटी बजाई। टाइम ट्रैवलर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि खाने के समय नौकर आस-पास खड़े रहें, और एक गरम प्लेट मंगवाई। इस पर संपादक ने एक हल्की गुर्राहट के साथ फिर से खाना शुरू कर दिया, और शांत आदमी ने भी उसका अनुसरण किया। डिनर फिर से शुरू हो गया। थोड़ी देर तक बातचीत विस्मय भरी प्रतिक्रियाओं और छोटे-छोटे ठहरावों के साथ चलती रही। फिर संपादक की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या हमारा मित्र अपनी मामूली आय को इस तरह बढ़ाता है, या फिर उसे कोई अजीब दौरे पड़ते हैं? उसने पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब उसी टाइम मशीन का मामला है, मैंने कहा, और पिछली मुलाकात का विवरण मनोवैज्ञानिक की तरह बताने लगा। नए मेहमान खुलकर अविश्वास जता रहे थे। संपादक ने आपत्तियां उठाईं। यह समय यात्रा क्या चीज़ है? क्या कोई आदमी किसी विरोधाभास में लौटपोट होकर खुद को धूल से भर सकता है? और फिर जैसे ही उसे यह विचार समझ में आया, उसने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। क्या भविष्य में कपड़े साफ करने के ब्रश नहीं होते? पत्रकार भी किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था, और वह भी संपादक के साथ मिलकर इस पूरी बात का मजाक उड़ाने लगा। वे दोनों नए तरह के पत्रकार थे, बहुत चंचल, बेपरवाह नौजवान। हमारे विशेष संवाददाता, जो परसों के बाद वाले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, पत्रकार कह रहा था, या यूं कहिए चिल्ला रहा था, कि तभी टाइम ट्रैवलर वापस आ गया। उसने सामान्य शाम के कपड़े पहन रखे थे, और उसके उस बदले हुए रूप का बस उसका थका हुआ चेहरा ही बाकी रह गया था, जिसने मुझे पहले चौंका दिया था। अरे सुनिए, संपादक ने हंसते हुए कहा, ये लोग कह रहे हैं कि आप अगले हफ्ते के बीच तक घूम आए हैं। जरा हमें भी बताइए, छोटा रोजबेरी कैसा है, और इस जानकारी के बदले आप क्या लेंगे? टाइम ट्रैवलर बिना कुछ कहे अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसने शांतिपूर्वक अपनी पुरानी शैली में मुस्कुराया। मेरा मटन कहाँ है? उसने कहा। कितना सुखद है फिर से मांस में कांटा चुभाना। कहानी, संपादक ने पुकारा। कहानी गई भाड़ में, टाइम ट्रैवलर ने कहा। मुझे कुछ खाने दीजिए, जब तक मेरे शरीर में थोड़ा पोषण नहीं पहुंच जाता मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। धन्यवाद, और नमक दीजिए। एक बात, मैंने कहा, क्या आप सच में समय यात्रा करके आए हैं? हाँ, टाइम ट्रैवलर ने मुंह भरे हुए कहा, सिर हिलाते हुए। अगर आप शब्दशः नोट दें तो मैं हर पंक्ति के लिए 1 शिलिंग दूंगा, संपादक ने कहा। टाइम ट्रैवलर ने अपना गिलास शांत आदमी की ओर बढ़ाया और अपनी उंगली से उसे बजाया। इस पर शांत आदमी, जो उसके चेहरे को घूर रहा था, झटके से चौंक गया और उसके लिए शराब डाल दी।
बाकी का खाना थोड़ा असहज रहा। मेरी अपनी हालत ये थी कि अचानक कई सवाल मेरे होंठों तक आ जाते थे और शायद दूसरों के साथ भी ऐसा ही था। पत्रकार ने माहौल हल्का करने के लिए हित्ती पॉटर की कुछ कहानियाँ सुनाने की कोशिश की। टाइम ट्रैवलर पूरी तरह अपने खाने में लगा रहा और उसकी भूख किसी थके हुए यात्री जैसी थी। मेडिकल मैन सिगरेट पीते हुए अपनी आधी बंद आंखों से उसे देख रहा था। शांत आदमी पहले से भी ज़्यादा अटपटा लग रहा था और घबराहट के कारण लगातार और दृढ़ता से शैंपेन पी रहा था। आखिरकार टाइम ट्रैवलर ने अपनी प्लेट हटा दी और हमारी ओर देखा। मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, उसने कहा। मैं सच में बहुत भूखा था। मेरा समय बेहद अद्भुत रहा है। उसने एक सिगार उठाया और उसका सिरा काटा। लेकिन चलिए, स्मोकिंग रूम में चलते हैं। इतनी लंबी कहानी खाने की मेज पर नहीं सुनाई जा सकती। और घंटी बजाते हुए वह हमें बगल के कमरे में ले गया। क्या आपने ब्लैंक डैश और चोज को मशीन के बारे में बताया है? उसने मुझसे पूछा, अपनी आराम कुर्सी पर पीछे टिकते हुए और तीनों नए मेहमानों की ओर इशारा करते हुए। लेकिन यह तो सिर्फ एक विरोधाभास है, संपादक ने कहा। मैं आज रात बहस नहीं कर सकता। मैं आपको कहानी सुनाने में कोई आपत्ति नहीं रखता, लेकिन बहस नहीं कर सकता। मैं, उसने आगे कहा, आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, अगर आप चाहें, लेकिन आपको बीच में टोकना नहीं होगा। मैं इसे सुनाना चाहता हूँ, शायद ठीक से नहीं सुना पाऊंगा। इसका ज़्यादातर हिस्सा झूठ जैसा लगेगा। लगे तो लगे, लेकिन ये सच है, हर एक शब्द। आज शाम 4 बजे मैं अपनी प्रयोगशाला में था और उसके बाद से मैंने 8 दिन जी लिए हैं। ऐसे दिन जैसे किसी इंसान ने पहले कभी नहीं जिए। मैं लगभग थक चुका हूँ, लेकिन जब तक मैं आपको ये सब नहीं बता देता, तब तक सो नहीं पाऊंगा। उसके बाद मैं सोने जाऊंगा, लेकिन कोई बीच में नहीं टोकेगा। क्या ये मंजूर है? मंजूर है, संपादक ने कहा। और हम सब ने भी दोहराया, मंजूर है। और इसके साथ ही टाइम ट्रैवलर ने अपनी कहानी शुरू की, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। शुरुआत में वह अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर बैठा और एक थके हुए आदमी की तरह बोलता रहा। बाद में वह और उत्साहित हो गया। जब मैं इसे लिख रहा हूँ तो मुझे बहुत तीव्रता से यह महसूस होता है कि कलम और स्याही और सबसे बढ़कर मेरी अपनी क्षमता उसकी कहानी के प्रभाव को ठीक से व्यक्त करने में कितनी असमर्थ है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप वक्ता का वह सफ़ेद सच्चा चेहरा उस छोटे लैंप की रोशनी में नहीं देख सकते, न ही उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव को सुन सकते हैं। आप ये नहीं जान सकते कि उसकी भाव भंगिमाएं उसकी कहानी के साथ कैसे बदलती रहीं। हम में से ज़्यादातर श्रोता अंधेरे में थे, क्योंकि स्मोकिंग रूम में मोमबत्तियां नहीं जलाई गई थीं और केवल पत्रकार का चेहरा और शांत आदमी के घुटनों से नीचे तक के पैर ही रोशनी में थे। शुरू में हम बीच बीच में एक दूसरे की ओर देखते थे। कुछ समय बाद हमने ऐसा करना बंद कर दिया और केवल टाइम ट्रैवलर के चेहरे को ही देखते रहे। पिछले गुरुवार मैंने आप में से कुछ लोगों को टाइम मशीन के सिद्धांत समझाए थे और आपको उसका अधूरा मॉडल भी कार्यशाला में दिखाया था। वह अब भी वही है, थोड़ा सफर की मार खाया हुआ, सच में। उसकी एक हाथी दांत की पट्टी टूट गई है और एक पीतल की रेल मुड़ गई है, लेकिन बाकी सब ठीक ठाक है। मैंने सोचा था कि मैं इसे शुक्रवार तक पूरा कर लूँगा, लेकिन शुक्रवार को जब इसे जोड़ने का काम लगभग ख़त्म हो गया था, तब मुझे पता चला कि निकेल की एक पट्टी ठीक 1 इंच छोटी है और मुझे उसे फिर से बनवाना पड़ा। इसलिए यह चीज़ आज सुबह तक पूरी नहीं हो पाई। आज सुबह 10 बजे पहली बार किसी टाइम मशीन ने अपनी यात्रा शुरू की। मैंने उसे आखिरी बार हल्का सा ठोंका, सारे स्क्रू फिर से कस कर देखे, क्वार्ट्ज की छड़ पर तेल की एक और बूंद डाली और जाकर सीट पर बैठ गया। मेरा ख्याल है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखता है, उसे भी अगले पल के बारे में वैसा ही अजीब एहसास होता होगा जैसा मुझे उस समय हो रहा था। मैंने एक हाथ में स्टार्ट करने वाला लीवर और दूसरे में रोकने वाला लीवर पकड़ा, पहले को दबाया और लगभग तुरंत दूसरे को भी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लड़खड़ा गया हूँ।
मुझे गिरने जैसा एक डरावना एहसास हुआ और चारों ओर देखकर मैंने प्रयोगशाला को बिल्कुल पहले जैसा ही पाया। क्या कुछ हुआ भी था? एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मेरा दिमाग ही मुझे धोखा दे रहा है। फिर मेरी नज़र घड़ी पर गई। एक क्षण पहले जैसा कि मुझे लगा था, वह 10 बजकर 1-2 मिनट पर थी। अब वह लगभग साढ़े 3 बजा रही थी। मैंने गहरी सांस ली, दांत भींचे, दोनों हाथों से स्टार्टिंग लीवर को कसकर पकड़ा और एक झटके के साथ आगे बढ़ गया। प्रयोगशाला धुंधली हो गई और अंधेरा छा गया। मिसेस वॉचेट अंदर आईं और जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो, बगीचे के दरवाजे की ओर चलने लगीं। मुझे लगता है कि उन्हें उस जगह को पार करने में 1 मिनट लगा होगा, लेकिन मुझे वह ऐसे लगीं जैसे कमरे में से रॉकेट की तरह निकल गई हों। मैंने लीवर को पूरी तरह दबा दिया। रात ऐसे आई जैसे किसी ने लैंप बुझा दिया हो और अगले ही पल कल आ गया। प्रयोगशाला धुंधली होती गई, फिर और धुंधली और फिर और भी धुंधली। अगली रात काली आई, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन और यह क्रम और तेज होता गया। मेरे कानों में एक घूमती हुई आवाज़ भर गई और मेरे दिमाग पर एक अजीब-सी सुन्न और उलझी हुई अवस्था छा गई। मुझे डर है कि मैं समय यात्रा की उन अजीब अनुभूतियों को ठीक से बयान नहीं कर सकता। वे बेहद असहज थीं। यह बिल्कुल वैसा ही एहसास था जैसा किसी झूले या रोलर कोस्टर पर होता है। एक बेबस, तेज़ी से आगे गिरते जाने का एहसास और साथ ही किसी भयानक टक्कर के आने की वही डरावनी आशंका भी थी। जैसे-जैसे मेरी गति बढ़ी, दिन और रात एक काले पंख की फड़फड़ाहट की तरह तेज़ी से एक दूसरे के पीछे आने लगे। प्रयोगशाला की हल्की सी झलक मुझसे दूर होती गई और मैंने सूरज को आसमान में तेज़ी से उछलते हुए देखा। हर मिनट वह एक बार आसमान पार करता और हर बार एक दिन बीत जाता। मैंने सोचा कि प्रयोगशाला नष्ट हो चुकी है और मैं खुली हवा में आ गया हूँ। मुझे धुंधली सी मचान जैसी कोई चीज़ दिखी, लेकिन मैं इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि किसी भी चलती चीज़ को ठीक से देख नहीं पा रहा था। सबसे धीमा घोंघा भी मेरे पास से इतनी तेज़ी से निकल जाता था कि जैसे वह दौड़ रहा हो। अंधेरे और रोशनी का यह लगातार बदलना आँखों के लिए बेहद कष्टदायक था। फिर बीच-बीच में आने वाले अंधेरे में मैंने चाँद को अपने चरणों में तेज़ी से घूमते देखा। अमावस्या से पूर्णिमा तक एंड मुझे घूमते हुए तारों की हल्की झलक भी मिली। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरी गति और बढ़ती गई, दिन और रात का यह धड़कता हुआ क्रम एक लगातार धूसरता में बदल गया। आकाश एक गहरे चमकीले नीले रंग का हो गया, जो सुबह के धुंधलके जैसा था। सूरज एक जलती हुई लकीर बन गया। अंतरिक्ष में एक चमकता हुआ धनुष। चाँद एक हल्की डोलती हुई पट्टी में बदल गया और तारों का तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सिवाय कभी-कभार किसी चमकीले बिंदु के जो नीले में टिमटिमा उठता था। दृश्य धुंधला और अस्पष्ट हो गया था। मैं अभी भी उसी पहाड़ी पर था, जिस पर यह घर अब खड़ा है और उसकी ढलान मेरे ऊपर धुंधली सी उठती दिखाई दे रही थी। मैंने पेड़ों को उगते और बदलते देखा, जैसे धुएँों के गुब्बार हों, कभी भूरे, कभी हरे। वे बढ़ते, फैलते, काँपते और फिर गायब हो जाते। मैंने विशाल इमारतों को उठते देखा, हल्की और सुंदर, और फिर सपनों की तरह गुजरते हुए। पूरी धरती की सतह जैसे बदल रही थी, मेरी आंखों के सामने पिघलती और बहती हुई। मेरे यंत्र पर लगे डायल की सुइयां और तेजी से घूम रही थीं। जल्द ही मैंने देखा कि सूरज की चाल ऊपर नीचे झूल रही है, एक संक्रांति से दूसरी तक, 1 मिनट या उससे भी कम समय में। और इसका मतलब था कि मेरी गति 1 मिनट में 1 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी और हर मिनट में सफेद बर्फ पूरी दुनिया पर चमकती, फिर गायब हो जाती और उसके बाद बसंत की चमकीली क्षणिक हरियाली आ जाती। शुरुआत की असहज अनुभूतियां अब कम हो गई थीं। वे धीरे-धीरे एक तरह के उन्मादपूर्ण उत्साह में बदल गईं। मैंने मशीन के हल्के से डगमगाने को भी महसूस किया, जिसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ था कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे सका और जैसे-जैसे मेरे अंदर एक तरह की पागलपन बढ़ती गई, मैं खुद को भविष्य की ओर और आगे फेंकता गया। शुरुआत में मैंने रुकने के बारे में सोचा भी नहीं, न ही किसी और चीज़ के बारे में, सिवाय इन नई अनुभूतियों के। लेकिन
धीरे-धीरे मेरे मन में एक नई भावना उभरने लगी, एक तरह की जिज्ञासा और उसके साथ-साथ एक हल्का डर। जब तक कि उन्होंने मुझे पूरी तरह अपने कब्ज़े में नहीं ले लिया। मैंने सोचा, मानवता में कितने अजीब बदलाव आ चुके होंगे। हमारी इस शुरुआती सभ्यता से कितनी अद्भुत प्रगति हो चुकी होगी। जब मैं उस धुंधली, बदलती हुई दुनिया को करीब से देखूँगा, जो मेरी आँखों के सामने तेज़ी से गुज़र रही थी। मैंने अपने चारों ओर भव्य और शानदार वास्तुकला को उभरते देखा, हमारे समय की किसी भी इमारत से कहीं अधिक विशाल, और फिर भी जैसे वे चमक और धुंध से बनी हों। मैंने पहाड़ी पर और भी गहरी हरियाली फैलते देखी, जो बिना किसी सर्दी के रुकावट के वहीं बनी रही। अपनी उलझन के बावजूद भी मुझे धरती बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर मेरा ध्यान मशीन को रोकने की ओर गया। सबसे बड़ा खतरा इस बात में था कि कहीं मैं या मेरी मशीन उस जगह पर किसी ठोस वस्तु से टकरा ना जाए, जहां हम मौजूद होते। जब तक मैं समय में बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा था, तब तक ये ज्यादा मायने नहीं रखता था। मैं, जैसे कहें, हल्का हो गया था, जैसे किसी वाष्प की तरह बीच की चीजों के बीच से फिसल रहा था। लेकिन रुकने का मतलब था कि मैं खुद को, अपने हर एक कण को उस चीज के अंदर ठूंस दूं जो मेरे रास्ते में हो। यानी मेरे परमाणु उस बाधा के परमाणुओं के साथ इतनी नजदीकी में आ जाए कि एक गहरी रासायनिक प्रतिक्रिया हो। संभव है कि एक भयंकर विस्फोट हो जाए और मैं और मेरी मशीन पूरी तरह किसी अज्ञात आयाम में उड़ जाए। अज्ञात में, यह संभावना मेरे दिमाग में बार बार आई थी जब मैं यह मशीन बना रहा था। लेकिन तब मैंने इसे हंसते हुए एक अनिवार्य जोखिम मान लिया था। ऐसा जोखिम जो किसी भी इंसान को लेना पड़ता है। अब यह जोखिम सामने था और मैं इसे पहले जैसी सहजता से नहीं देख पा रहा था। सच तो यह है कि हर चीज़ की यह अजीबियत, मशीन का बीमार सा डगमगाना और झटका देना, और सबसे बढ़कर लगातार गिरते रहने का एहसास, इन सब ने मेरे हौसले को पूरी तरह हिला दिया था। मैंने खुद से कहा कि मैं कभी रुक नहीं सकता, और एक झुंझलाहट भरे आवेग में मैंने तुरंत रुकने का फैसला कर लिया। एक अधीर मूर्ख की तरह मैंने लीवर खींच दिया और उसी पल मशीन लड़खड़ा गई और मैं सिर के बल हवा में जा गिरा। मेरे कानों में बिजली गिरने जैसी आवाज गूंजी। शायद मैं कुछ पल के लिए बेहोश हो गया था। मेरे चारों ओर बेरहम ओलों की बारिश हो रही थी और मैं उलटी पड़ी मशीन के सामने मुलायम घास पर बैठा था। सब कुछ अभी भी धूसर सा लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर में मैंने महसूस किया कि मेरे कानों का शोर खत्म हो गया है। मैंने चारों ओर देखा। मैं एक छोटे से लॉन पर था जो किसी बगीचे में था, और चारों ओर रोडोडेंड्रॉन की झाड़ियां थीं। मैंने देखा कि उनके बैंगनी और हल्के जामुनी फूल ओलों की मार से टूट टूट कर गिर रहे थे। उछलते और टकराते ओले मशीन के ऊपर एक बादल की तरह मंडरा रहे थे और जमीन पर धुएं की तरह बहते जा रहे थे। कुछ ही क्षणों में मैं पूरी तरह भीग गया। क्या शानदार मेहमान नवाजी है, मैंने कहा, एक ऐसे आदमी के लिए जिसने तुम्हें देखने के लिए अनगिनत सालों की यात्रा की है। फिर मुझे लगा कि मैं कितना मूर्ख हूं जो यूं भीग रहा हूं। मैं खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। एक विशाल आकृति जो शायद किसी सफेद पत्थर में तराशी गई थी, रोडोडेंड्रॉन की झाड़ियों के पार उस धुंधली बारिश के बीच अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके अलावा दुनिया की और कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। मेरी अनुभूतियों को शब्दों में बताना मुश्किल है। जैसे जैसे ओलों की बारिश कम होती गई, मैं उस सफेद आकृति को और साफ देख सका। वह बहुत विशाल थी, क्योंकि एक सिल्वर बर्च का पेड़ उसके कंधे को छू रहा था। वह सफेद संगमरमर की बनी थी और आकार में कुछ कुछ पंखों वाले स्फिंक्स जैसी थी। लेकिन उसके पंख किनारों पर खड़े नहीं थे, बल्कि फैले हुए थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसका आधार शायद कांसे का था और उस पर हरी जंग जमी हुई थी। संयोग से उसका चेहरा मेरी ओर था। उसकी बेजान आंखें जैसे मुझे देख रही थीं। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान की छाया थी। वह काफी घिस चुकी थी और इससे उसमें एक अजीब सी बीमारी जैसा एहसास पैदा हो रहा था। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, शायद आधा मिनट या शायद आधा घंटा। ओलों की परत कभी घनी होती, कभी हल्की,
और उसके साथ वह आकृति कभी पास आती हुई लगती, कभी दूर जाती हुई। आखिरकार मैंने एक पल के लिए अपनी नज़र हटाई और देखा कि ओलों की परत लगभग खत्म हो चुकी है और आसमान में सूरज निकलने की आहट के साथ उजाला फैल रहा है। मैंने फिर उस झुकी हुई सफ़ेद आकृति की ओर देखा और अचानक मेरी यात्रा की पूरी दुस्साहसिकता का एहसास मुझ पर छा गया। जब यह धुंध पूरी तरह हट जाएगी, तो क्या दिखाई देगा? इंसानों के साथ क्या हो चुका होगा? अगर क्रूरता एक सामान्य स्वभाव बन गई हो तो? अगर इस बीच मानव जाति ने अपनी मानवता खो दी हो और किसी अमानवीय, निर्दयी और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बदल गई हो? मैं शायद उन्हें किसी पुराने युग का जंगली जानवर लगूं, हमारी समानता के कारण और भी भयावह और घृणित, एक ऐसा प्राणी जिसे तुरंत मार दिया जाए। अब मुझे और भी विशाल आकृतियां दिखने लगीं, जटिल किनारों और ऊंचे स्तंभों वाली बड़ी बड़ी इमारतें और एक जंगल से ढकी पहाड़ी जो घटते तूफान के बीच धीरे धीरे मेरे सामने उभर रही थी। मुझे एक भयानक डर ने जकड़ लिया। मैं घबराकर टाइम मशीन की ओर मुड़ा और उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी सूरज की किरणें तूफान को चीरती हुई आईं, धूसर बारिश हट गई और भूत के कपड़ों की तरह उड़कर गायब हो गई। मेरे ऊपर गर्मियों के गहरे नीले आकाश में बादलों के हल्के भूरे टुकड़े घूमते हुए गायब हो गए। मेरे चारों ओर की विशाल इमारतें अब साफ दिख रही थीं, तूफान की नमी से चमकती हुई और उन पर जमा न पिघले ओलों के कारण सफ़ेद झलक रही थीं। मुझे इस अजनबी दुनिया में खुद को बिल्कुल असहाय महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पक्षी साफ आसमान में उड़ते हुए ऊपर मंडराते बाज को देख ले और जान जाए कि वह उस पर झपटेगा। मेरा डर पागलपन में बदलने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली, दांत भींचे और फिर पूरी ताकत से हाथ और घुटनों के बल मशीन को संभालने लगा। वह मेरे इस जोर से हिल गई और पलट गई। उसका एक हिस्सा मेरी ठुड्डी से जोर से टकराया। एक हाथ सीट पर और दूसरा लीवर पर रखे मैं हाँफता हुआ फिर से उस पर चढ़ने को तैयार खड़ा था। लेकिन इस तरह पीछे हटने की संभावना मिलते ही मेरा साहस लौट आया। अब मैंने इस दूर भविष्य की दुनिया को पहले से ज्यादा ध्यान से और कम डर के साथ देखना शुरू किया। पास की इमारत की दीवार में ऊपर एक गोल खुली जगह में मैंने कुछ आकृतियां देखीं जो नरम सुंदर वस्त्र पहने हुए थीं। उन्होंने मुझे देख लिया था और उनके चेहरे मेरी ओर मुड़े हुए थे। तभी मैंने अपनी ओर आती हुई आवाजें सुनी। सफेद स्फिंक्स के पास की झाड़ियों के बीच से दौड़ते हुए कुछ लोगों के सिर और कंधे दिखाई दिए। उनमें से एक सीधे उस रास्ते पर आ गया जो उस छोटे लॉन की ओर जाता था जहां मैं अपनी मशीन के साथ खड़ा था। वह एक छोटा सा प्राणी था, शायद 4 फीट लंबा, बैंगनी रंग की ट्यूनिक पहने हुए जिसकी कमर पर चमड़े की बेल्ट बंधी थी। उसके पैरों में सैंडल या जूते जैसे कुछ थे। मैं साफ नहीं देख पाया। उसके पैर घुटनों तक खुले थे और उसका सिर भी खुला था। ये देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हवा कितनी गर्म थी। वह मुझे बहुत सुंदर और आकर्षक लगा, लेकिन बेहद नाजुक। उसका लाल चेहरा मुझे उन बीमार लेकिन खूबसूरत लोगों की याद दिला रहा था जिनकी बीमारी के बावजूद एक अजीब सी सुंदरता होती है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते थे। उसे देखकर मेरे अंदर अचानक आत्मविश्वास लौट आया। मैंने मशीन से अपने हाथ हटा लिए। अगले ही पल हम आमने सामने खड़े थे, मैं और भविष्य से आया यह नाजुक सा प्राणी। वह सीधे मेरे पास आया और मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। उसके व्यवहार में डर का कोई भी निशान नहीं था और यह बात मुझे तुरंत ध्यान में आई। फिर वह अपने पीछे आ रहे 2 और लोगों की ओर मुड़ा और उनसे एक अजीब, बहुत ही मधुर और तरल भाषा में कुछ कहा। और भी लोग आ रहे थे और थोड़ी ही देर में ऐसे 8-10 सुंदर प्राणियों का एक छोटा सा समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। उनमें से एक ने मुझसे कुछ कहा। अजीब बात यह थी कि मुझे अचानक लगा कि मेरी आवाज उनके लिए बहुत भारी और कर्कश है। इसलिए मैंने सिर हिलाया और अपने कानों की ओर इशारा करते हुए फिर सिर हिलाया। वह एक कदम आगे बढ़ा, थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर उसने मेरा हाथ छुआ। फिर मैंने अपनी पीठ और कंधों पर और भी कोमल, हल्के स्पर्श महसूस किए।
वे ये परखना चाहते थे कि मैं सच में मौजूद हूं या नहीं। इसमें कोई डरावनी बात नहीं थी। सच कहूं तो इन छोटे छोटे सुंदर लोगों में कुछ ऐसा था जो भरोसा पैदा करता था। एक सहज कोमलता, एक बचपन जैसी सरलता। और इसके अलावा वे इतने नाजुक लग रहे थे कि मैं कल्पना कर सकता था कि मैं उन सभी को एक साथ खिलौनों की तरह उछाल सकता हूं। लेकिन मैंने अचानक एक हरकत की, उन्हें सावधान करने के लिए। जब मैंने देखा कि उनके छोटे गुलाबी हाथ टाइम मशीन को छूने लगे थे। सौभाग्य से समय रहते मुझे एक खतरे का ख्याल आया जिसे मैं अब तक भूल गया था। और मशीन की सलाखों के ऊपर झुककर मैंने उन छोटे लीवरों को खोलकर निकाल लिया जो उसे चलाते थे, और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर मैं दोबारा उनकी ओर मुड़ा, ये सोचते हुए कि उनसे बातचीत कैसे की जाए। फिर जब मैंने उनके चेहरे ध्यान से देखे तो उनकी सुंदरता में कुछ और अजीब बातें भी नजर आईं। वह सुंदरता कुछ कुछ ड्रेसडेन की चीनी मिट्टी जैसी थी। उनके बाल, जो सभी के घुंघराले थे, गर्दन और गालों के पास आकर नुकीले से खत्म हो जाते थे। चेहरे पर बालों का जरा सा भी निशान नहीं था। और उनके कान बहुत ही छोटे थे। उनके मुंह छोटे थे, चमकीले लाल और थोड़े पतले होंठों के साथ। और उनकी छोटी ठुड्डियां नुकीली थीं। उनकी आंखें बड़ी और शांत थीं। और ये शायद मेरा भ्रम हो, मुझे ऐसा लगा कि उनमें वैसी रुचि या जिज्ञासा नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी। चूंकि उन्होंने मुझसे बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि बस मेरे चारों ओर खड़े होकर मुस्कुराते हुए आपस में मधुर आवाज में बातें करते रहे, इसलिए मैंने ही बातचीत शुरू की। मैंने टाइम मशीन की ओर और फिर अपनी ओर इशारा किया। फिर एक पल के लिए ये सोचकर रुका कि समय को कैसे समझाऊं, और मैंने सूरज की ओर इशारा किया। तुरंत ही एक सुंदर सा छोटा प्राणी, जो बैंगनी और सफेद चेकदार कपड़े पहने हुए था, मेरे इशारे को समझकर उसकी ओर देखने लगा। और फिर उसने मुझे चौंकाते हुए बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज की नकल की। एक पल के लिए मैं हक्का बक्का रह गया। हालांकि उसके इशारे का मतलब साफ था। मेरे मन में अचानक ये सवाल उठा, क्या ये प्राणी मूर्ख है? शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि यह विचार मेरे मन में कैसे आया। देखिए, मैं हमेशा सोचता था कि 8,02,000 साल बाद के लोग ज्ञान, कला और हर चीज में हमसे बहुत आगे होंगे। लेकिन उनमें से एक ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा जिससे लगा कि उसकी बुद्धि हमारे 5 साल के बच्चे जैसी है। दरअसल उसने पूछा कि क्या मैं तूफान में सूरज से आया हूं। इससे मेरे मन में उनके कपड़ों, उनके नाजुक शरीर और उनके कोमल चेहरे के बारे में जो संदेह था, वह पक्का हो गया। मेरे मन में निराशा की एक लहर दौड़ गई। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने टाइम मशीन बेकार ही बनाई। मैंने सिर हिलाया, सूरज की ओर इशारा किया और बिजली की गड़गड़ाहट की इतनी जोरदार नकल की कि वे चौंक गए। वे सब थोड़ा पीछे हट गए और झुककर अभिवादन करने लगे। फिर उनमें से एक हंसता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में सुंदर फूलों की एक माला थी जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, और उसने उसे मेरे गले में डाल दिया। इस विचार का स्वागत मधुर तालियों से हुआ। और फिर वे सभी इधर उधर भागने लगे, फूल इकट्ठा करने के लिए, और हंसते हुए उन्हें मुझ पर फेंकने लगे, जब तक कि मैं लगभग फूलों से ढक नहीं गया। आपने अगर कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा है तो आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने वर्षों की संस्कृति ने कितने अद्भुत और नाजुक फूल पैदा किए होंगे। फिर किसी ने सुझाव दिया कि उनके इस खिलौने को पास की इमारत में ले जाया जाए। और इस तरह वे मुझे उस सफ़ेद संगमरमर के स्फिंक्स के पास से ले गए, जो मुझे पूरे समय मेरी हैरानी पर मुस्कुराता हुआ देखता हुआ लगा था, और एक विशाल धूसर पत्थर की इमारत की ओर। जब मैं उनके साथ जा रहा था तो मेरे मन में भविष्य की गंभीर और बुद्धिमान मानवता के बारे में जो मेरे आत्मविश्वासी विचार थे, वे एक अजीब सी हंसी के साथ उभर आए। वह इमारत बहुत बड़ी थी और उसका प्रवेश द्वार विशाल। स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान उन छोटे छोटे लोगों की बढ़ती भीड़ और उस बड़े खुले दरवाजे पर था जो मेरे सामने रहस्यमय अंधेरे में खुला था। उनके सिरों के ऊपर से जो दुनिया मुझे दिख रही थी, उसका मेरा सामान्य आभास एक उलझा हुआ, सुंदर झाड़ियों और फूलों का फैलाव था।
एक ऐसा बगीचा जो लंबे समय से उपेक्षित था, फिर भी उसमें कोई खरपतवार नहीं थी। मैंने कुछ अजीब सफ़ेद फूलों के ऊंचे-ऊंचे डंठल देखे, जिनकी पंखुड़ियाँ मोम जैसी थीं और फैलाव में शायद 1 फुट तक थीं। वे रंग-बिरंगी झाड़ियों के बीच ऐसे उगे थे जैसे जंगली हों, लेकिन जैसा मैंने कहा, उस समय मैंने उन्हें ध्यान से नहीं देखा। टाइम मशीन लॉन पर रोडोडेंड्रॉन की झाड़ियों के बीच अकेली छूट गई थी। दरवाजे का मेहराब बारीकी से तराशा गया था, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैंने उस नक्काशी को ध्यान से नहीं देखा। हालांकि मुझे लगा कि उसमें पुराने फोनीशियन शैली के कुछ संकेत हैं, और यह भी कि वे काफी टूटे-फूटे और घिसे हुए थे। दरवाजे पर और भी चमकीले कपड़े पहने लोग मुझसे मिले, और फिर हम अंदर गए। मैं अपने 19वीं सदी के मैले-कुचैले कपड़ों में, फूलों की माला पहने, थोड़ा अजीब लगता हुआ, और मेरे चारों ओर रंग-बिरंगे, मुलायम कपड़ों और चमकते सफ़ेद शरीरों की भीड़, हंसी और मधुर बातचीत के साथ घूमती हुई। वह बड़ा दरवाज़ा एक उतने ही विशाल हॉल में खुलता था, जो भूरे रंग की सजावट से ढका हुआ था। छत अंधेरे में थी, और खिड़कियाँ कुछ रंगीन कांच से ढकी हुई और कुछ बिना कांच की, हल्की, नरम रोशनी अंदर आने देती थी। फर्श किसी बहुत कठोर सफ़ेद धातु के बड़े-बड़े टुकड़ों से बना था। न प्लेट, न स्लैब, बल्कि ठोस ब्लॉक। और इतने वर्षों के आना-जाना होने के कारण, जैसा कि मैं समझ सकता था, वह ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रास्तों पर गहराई तक घिस चुका था। लंबाई के आर-पार कई मेज़ें थीं, जो चिकने पत्थर की पट्टियों से बनी थीं और फर्श से शायद 1 फुट ऊंची थीं, और उन पर फलों के ढेर लगे हुए थे। कुछ को मैंने पहचाना, जैसे बहुत बड़े आकार की रसभरी और संतरे, लेकिन ज़्यादातर फल अनजान थे। मेज़ों के बीच बहुत सारे गद्दे बिखरे हुए थे। उन पर मेरे साथ आए लोग बैठ गए और इशारे से मुझे भी बैठने को कहा। बिना किसी औपचारिकता के वे अपने हाथों से फल खाने लगे, और उनके छिलके और डंठल वगैरह मेज के किनारों पर बने गोल छेदों में फेंकने लगे। मैं भी उनका अनुकरण करने में पीछे नहीं रहा, क्योंकि मुझे प्यास और भूख दोनों लगी थी। खाते हुए मैं आराम से हॉल का निरीक्षण करता रहा, और शायद जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली लगी, वह उसका जर्जर रूप था। रंगीन कांच की खिड़कियाँ, जिनमें सिर्फ ज्यामितीय आकृतियाँ बनी थीं, कई जगहों से टूटी हुई थीं, और जो पर्दे नीचे की ओर लगे थे, वे धूल से भरे हुए थे। मेरी नज़र पड़ी कि मेरे पास की संगमरमर की मेज़ का एक कोना टूटा हुआ था। फिर भी कुल मिलाकर उसका प्रभाव बहुत समृद्ध और सुंदर था। वहाँ शायद 200 के करीब लोग खाना खा रहे थे, और उनमें से ज़्यादातर, जितना मेरे पास आ सकते थे, मेरे पास ही बैठे थे, मुझे दिलचस्पी से देख रहे थे। उनकी छोटी आंखें फलों के ऊपर से चमक रही थीं। सभी एक जैसे मुलायम, फिर भी मजबूत रेशमी कपड़े पहने हुए थे। वैसे उनका सारा भोजन फल ही था। इस दूर भविष्य के लोग सख्त शाकाहारी थे, और जब तक मैं उनके साथ रहा, अपनी कुछ मांसाहारी इच्छाओं के बावजूद मुझे भी फलाहार करना पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि घोड़े, गाय, भेड़, कुत्ते सभी इच्थियोसॉरस की तरह विलुप्त हो चुके थे, लेकिन फल बहुत स्वादिष्ट थे। खासकर एक फल जो वहाँ पूरे समय मिलता था, एक आटे जैसा मुलायम पदार्थ जो 3 कोनों वाले खोल में होता था। वह बहुत अच्छा था, और मैंने उसे अपना मुख्य भोजन बना लिया। शुरुआत में मैं इन अजीब फलों और फूलों से उलझन में था, लेकिन बाद में मैंने उनके महत्व को समझना शुरू किया। खैर, मैं अब आपको भविष्य में हुए अपने इस फल भोजन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही मेरी भूख थोड़ी शांत हुई, मैंने यह तय किया कि मुझे इन नए लोगों की भाषा सीखने की गंभीर कोशिश करनी चाहिए। यह अगला ज़रूरी कदम था। फल मुझे शुरुआत के लिए आसान लगे, और उनमें से एक को हाथ में लेकर मैंने सवाल पूछने के अंदाज में आवाज़ें और इशारे करने शुरू किए। अपना मतलब समझाने में मुझे काफ़ी मुश्किल हुई। शुरू में मेरे प्रयासों पर या तो आश्चर्य भरी नज़रें मिलीं, या फिर हंसी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन थोड़ी देर में एक गोरे बालों वाला छोटा सा प्राणी मेरी बात समझ गया, और उसने उस चीज़ का नाम दोहराया। फिर वे सब आपस में बहुत देर तक उस बारे में बातें करते रहे, और जब मैंने उनकी भाषा के
वे मधुर छोटे-छोटे शब्द दोहराने की कोशिश की, तो इससे उन्हें बहुत मज़ा आया। फिर भी मैं खुद को जैसे बच्चों के बीच एक शिक्षक की तरह महसूस कर रहा था और मैं लगा रहा और कुछ ही देर में मैं कम से कम 20 संज्ञाएँ सीख चुका था। फिर मैंने संकेतवाचक सर्वनाम और यहाँ तक कि खाना क्रिया भी सीख ली। लेकिन ये काम बहुत धीरे-धीरे हो रहा था और ये छोटे लोग जल्दी ही थक जाते थे और मेरी पूछताछ से बचना चाहते थे। इसलिए मैंने तय किया कि वे जब चाहें, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही मुझे सिखाएँ। और सच में वे बहुत ही कम सिखाते थे, क्योंकि मैंने कभी इतने आलसी और जल्दी थक जाने वाले लोग नहीं देखे। मेरे इन छोटे मेज़बानों के बारे में एक अजीब बात मैंने जल्दी ही देखी, उनमें रुचि की कमी थी। वे मेरे पास बच्चों की तरह उत्साह से आते, लेकिन उसी तरह जल्दी ही मुझे छोड़कर किसी और चीज़ में लग जाते। जब भोजन खत्म हुआ और बातचीत की मेरी शुरुआत भी, तब मैंने पहली बार देखा कि जो लोग शुरू में मेरे चारों ओर थे, उनमें से लगभग सभी जा चुके थे। यह भी अजीब है कि मैं कितनी जल्दी इन लोगों को नज़रअंदाज करने लगा। जैसे ही मेरी भूख मिट गई, मैं उस दरवाजे से बाहर धूप में आ गया। मुझे लगातार ऐसे और लोग मिलते रहे, जो थोड़ी दूर तक मेरा पीछा करते, मेरे बारे में बातें करते और हँसते, और फिर दोस्ताना इशारे करके मुझे अकेला छोड़ देते। जब मैं उस बड़े हॉल से बाहर निकला, तब दुनिया पर शाम की शांति छा रही थी और डूबते सूरज की गर्म रोशनी में सब कुछ नहाया हुआ था। शुरुआत में सब कुछ बहुत उलझन भरा लग रहा था। हर चीज़ मेरी जानी-पहचानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, यहाँ तक कि फूल भी। जिस बड़ी इमारत से मैं निकला था, वह एक चौड़ी नदी की घाटी की ढलान पर थी, लेकिन थेम्स नदी शायद अपनी वर्तमान जगह से 1 मील दूर खिसक चुकी थी। मैंने तय किया कि मैं एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ूंगा, जो शायद 1.5 मील दूर थी, ताकि वहां से इस पृथ्वी को वर्ष 8,02,701 ईस्वी में एक व्यापक नज़र से देख सकूं। क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, मेरी मशीन के छोटे डायल पर यही तारीख दर्ज थी। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मैं हर उस चीज़ को ध्यान से देख रहा था, जो इस बात को समझाने में मदद कर सके कि दुनिया इस उजड़ी हुई भव्यता की हालत में कैसे पहुंची, क्योंकि वह उजड़ी हुई ही थी। उदाहरण के लिए, पहाड़ी पर थोड़ी दूर ऊपर ग्रेनाइट का एक विशाल ढेर था, जो एल्यूमीनियम के बड़े टुकड़ों से जुड़ा हुआ था। खड़ी दीवारों और टूटे-फूटे ढांचों का एक विशाल भूल-भुलैया, जिसके बीचों-बीच बहुत सुंदर पगोड़ा जैसे पौधों के घने गुच्छे उगे हुए थे। शायद बिछुआ, लेकिन उनकी पत्तियां भूरे रंग की छटाली हुई थीं और वे डंक नहीं मारते थे। साफ था कि यह किसी बहुत बड़ी इमारत के अवशेष थे, लेकिन वह किस उद्देश्य से बनाई गई थी, ये मैं समझ नहीं सका। यहीं पर बाद में मुझे एक बहुत अजीब अनुभव होने वाला था, एक और भी विचित्र खोज का पहला संकेत। लेकिन उसके बारे में मैं उचित समय पर बताऊंगा। मैंने अचानक चारों ओर देखा, उस छत से जहां मैं थोड़ी देर आराम कर रहा था, और मुझे एहसास हुआ कि कहीं भी छोटे घर दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता था कि अकेला घर और शायद पूरा घरेलू जीवन ही गायब हो चुका था। हरियाली के बीच कहीं-कहीं महल जैसे भवन थे, लेकिन वे घर और झोपड़ियां, जो हमारे अंग्रेजी परिदृश्य की इतनी खास पहचान है, पूरी तरह गायब हो चुकी थी। साम्यवाद, मैंने मन ही मन कहा, और उसी के साथ एक और विचार आया। मैंने उन आधा दर्जन छोटे लोगों की ओर देखा, जो मेरा पीछा कर रहे थे। फिर एकदम से मुझे एहसास हुआ कि सभी का पहनावा एक जैसा है। उनके मुलायम, बिना बालों वाले चेहरे एक जैसे हैं, और उनके अंगों की गोलाई भी एक जैसी है, कुछ-कुछ स्त्री जैसी। यह अजीब लग सकता है कि मैंने पहले यह नहीं देखा था, लेकिन सब कुछ इतना विचित्र था। अब ये बात मुझे साफ दिखाई दे रही थी। पहनावे में और उन सभी अंतर में, जो हमारे समय में स्त्री-पुरुष को अलग करते हैं, इस भविष्य के लोग एक जैसे थे। और बच्चे, मुझे उनके माता-पिता की छोटी प्रतिकृतियाँ लगे। तब मैंने अनुमान लगाया कि उस समय के बच्चे कम से कम शारीरिक रूप से बहुत जल्दी विकसित हो जाते होंगे। और बाद में मुझे अपने इस अनुमान की भरपूर पुष्टि मिली।
इन लोगों की सहजता और सुरक्षा को देखकर मुझे लगा कि स्त्री-पुरुष के बीच यह समानता स्वाभाविक ही है। क्योंकि पुरुष की ताकत और स्त्री की कोमलता, परिवार की संस्था और कामों का विभाजन, ये सब उस युग की आवश्यकताएं हैं, जहां शारीरिक शक्ति का महत्व होता है। जहां जनसंख्या संतुलित और पर्याप्त होती है, वहां अधिक संतान पैदा करना राज्य के लिए वरदान नहीं, बल्कि समस्या बन जाता है। जहां हिंसा बहुत कम होती है और संतानों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, वहां एक सुदृढ़ परिवार की आवश्यकता कम हो जाती है, बल्कि बिल्कुल नहीं रहती। और बच्चों की जरूरतों के अनुसार स्त्री पुरुष का अलग अलग होना समाप्त हो जाता है। हम इसके कुछ शुरुआती संकेत अपने समय में भी देख सकते हैं, और इस भविष्य के युग में यह पूरी तरह विकसित हो चुका था। आपको याद दिला दूं, यह उस समय मेरा अनुमान था। बाद में मुझे समझ में आया कि यह वास्तविकता का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। जब मैं इन बातों पर सोच रहा था, तब मेरी नज़र एक सुंदर सी छोटी संरचना पर पड़ी, जो किसी गुंबद के नीचे बने कुएं जैसी लग रही थी। एक पल के लिए मुझे यह अजीब लगा कि यहाँ अभी भी कुएं मौजूद हैं, और फिर मैं अपनी सोच में वापस लौट आया। पहाड़ी के ऊपर की ओर कोई बड़ी इमारत नहीं थी, और चूंकि मेरी चलने की क्षमता अब जैसे असाधारण हो गई थी, मैं जल्दी ही पहली बार अकेला रह गया। एक अजीब सी स्वतंत्रता और रोमांच की भावना के साथ मैं पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ता गया। वहां मुझे एक पीले रंग की धातु की बनी सीट मिली, जिसे मैं पहचान नहीं सका। कुछ जगहों पर उस पर गुलाबी सी जंग लगी हुई थी, और वह नरम काय से आधी ढकी हुई थी, और उसके हत्थे ग्रिफिन के सिर जैसे तराशे गए थे। मैं उस पर बैठ गया और उस लंबे दिन के सूर्यास्त में अपनी पुरानी दुनिया का विस्तृत दृश्य देखने लगा। वह दृश्य जितना सुंदर और मधुर था, वैसा मैंने शायद ही कभी देखा हो। सूरज क्षितिज के नीचे जा चुका था, और पश्चिम सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जिसमें कहीं कहीं बैंगनी और लाल रंग की धारियां थीं। नीचे थेम्स की घाटी थी, जिसमें नदी चमकती हुई इस्पात की पट्टी जैसी दिख रही थी। मैंने पहले ही उन बड़े महलों का जिक्र किया है, जो हरियाली के बीच बिखरे हुए थे, कुछ खंडहर, कुछ अब भी आबाद। यहाँ वहाँ धरती के इस बगीचे में सफ़ेद या चांदी जैसी मूर्तियाँ खड़ी थीं, और कहीं कहीं किसी गुंबद या ओबेलिस्क की सीधी रेखा ऊपर उठती थी। वहाँ कोई बाड़ नहीं थी, निजी संपत्ति का कोई संकेत नहीं था, खेती का कोई निशान नहीं था। पूरी पृथ्वी एक बगीचे में बदल चुकी थी। यह सब देखते हुए मैंने अपने देखे हुए दृश्य का अर्थ निकालना शुरू किया, और उस शाम मेरे मन में जो समझ बनी, वह कुछ इस तरह थी। बाद में मुझे पता चला कि वह सिर्फ आधा सच था, या सच के एक पहलू की झलक भर। मुझे ऐसा लगा कि मैं मानवता के पतन के दौर में पहुंच गया हूं। लाल होते हुए सूर्यास्त ने मुझे मानव जाति के सूर्यास्त की याद दिलाई। पहली बार मुझे उस सामाजिक प्रयास का एक अजीब परिणाम समझ में आने लगा, जिसमें हम इस समय लगे हुए हैं। और सोचने पर यह एक तर्कसंगत परिणाम ही था। ताकत जरूरत से पैदा होती है, सुरक्षा कमजोरी को बढ़ावा देती है। जीवन को बेहतर बनाने का काम, वह असली सभ्यता की प्रक्रिया, जो जीवन को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाती है, लगातार अपने चरम तक पहुंचती गई थी। मानवता ने प्रकृति पर एक के बाद एक विजय हासिल की थी। जो चीजें आज सिर्फ सपने हैं, वे उस समय योजनाएं बन चुकी थीं, और उन्हें पूरा भी किया जा चुका था। और उसका परिणाम वही था जो मैं देख रहा था। आखिरकार आज की सफाई व्यवस्था और खेतीबाड़ी अभी भी अपने शुरुआती दौर में ही है। हमारे समय का विज्ञान मानव रोगों के क्षेत्र के केवल एक छोटे हिस्से पर ही काम कर पाया है, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी कृषि और बागवानी कहीं कहीं कुछ खरपतवारों को नष्ट करती है, और शायद कुछ गिने चुने उपयोगी पौधों को उगाती है, जबकि बाकी को जैसे तैसे अपने आप संतुलन बनाए रखने के लिए छोड़ देती है। हम अपने पसंदीदा पौधों और जानवरों को, और वे कितने कम हैं, धीरे धीरे चयनात्मक प्रजनन के जरिए सुधारते हैं। कभी एक नया और बेहतर आड़ू, कभी बिना बीज वाला अंगूर, कभी और मीठा और बड़ा फूल, कभी मवेशियों की बेहतर नस्ल। हम उन्हें धीरे धीरे सुधारते हैं, क्योंकि हमारे आदर्श अभी अस्पष्ट और अनिश्चित हैं, और हमारा ज्ञान बहुत सीमित है।
और क्योंकि प्रकृति भी हमारे अनाड़ी हाथों में धीमी और संकोची रहती है। लेकिन एक दिन ये सब बेहतर ढंग से संगठित होगा, और भी बेहतर। यही प्रवाह की दिशा है, भले ही बीच-बीच में भंवर आते रहें। पूरी दुनिया बुद्धिमान, शिक्षित और सहयोगी होगी। चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, प्रकृति को पूरी तरह अपने वश में करने की ओर। अंततः समझदारी और सावधानी से हम पशु और वनस्पति जीवन के संतुलन को अपने मानव आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लेंगे। मैं कहता हूं, यह संतुलन स्थापित हो चुका था और अच्छे से हुआ था। वास्तव में हमेशा के लिए हो चुका था। उस समय की अवधि में जिसे मेरी मशीन ने पार किया था। हवा मच्छरों से मुक्त थी, धरती खरपतवार और फफूंदी से साफ थी। हर जगह फल और सुगंधित सुंदर फूल थे। रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। निवारक चिकित्सा का आदर्श पूरी तरह प्राप्त हो चुका था। बीमारियों का पूरी तरह अंत हो गया था। अपने पूरे प्रवास के दौरान मैंने किसी भी संक्रामक रोग का कोई संकेत नहीं देखा। और बाद में मुझे आपको यह भी बताना होगा कि सड़ने गलने की प्रक्रियाएं भी इन बदलावों से गहराई से प्रभावित हो चुकी थीं। सामाजिक स्तर पर भी बड़ी उपलब्धियां हासिल हो चुकी थीं। मैंने देखा कि मानव शानदार आश्रयों में रहते हैं, शानदार कपड़े पहनते हैं, और अब तक मैंने उन्हें किसी भी तरह के श्रम में लगा हुआ नहीं देखा था। संघर्ष का कोई निशान नहीं था, न सामाजिक संघर्ष, न आर्थिक संघर्ष। दुकानें, विज्ञापन, यातायात, वह सारा व्यापार जो हमारी दुनिया का आधार है, गायब हो चुका था। उस सुनहरी शाम को यह सोचना स्वाभाविक था कि मैं किसी सामाजिक स्वर्ग में आ पहुंचा हूं। जनसंख्या बढ़ने की समस्या का समाधान हो चुका था, मैंने सोचा। और अब जनसंख्या बढ़ना बंद हो गया था। लेकिन इस बदलाव के साथ ही उसके अनुसार अनुकूलन भी आता है। आखिर अगर जीव विज्ञान कोई भ्रम नहीं है, तो मानव बुद्धि और शक्ति का कारण क्या है? कठिनाई और स्वतंत्रता। ऐसी परिस्थितियां जिनमें सक्रिय, मजबूत और चतुर जीव बचते हैं और कमजोर पीछे छूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां जो सक्षम लोगों के सहयोग, आत्मसंयम, धैर्य और निर्णय क्षमता को बढ़ावा देती हैं। और परिवार की संस्था और उससे जुड़ी भावनाएं, तीव्र ईर्ष्या, संतान के लिए प्रेम, माता पिता का त्याग, इन सब का आधार बच्चों के सामने मौजूद खतरों में था। लेकिन अब वे खतरे कहाँ हैं? एक भावना जन्म ले रही है और बढ़ेगी भी, जो वैवाहिक ईर्ष्या के खिलाफ होगी, मातृत्व की तीव्रता के खिलाफ, हर तरह के आवेग के खिलाफ। क्योंकि अब ये सब अनावश्यक चीजें हैं और हमें असहज बनाती हैं। एक परिष्कृत और सुखद जीवन में ये सिर्फ असभ्य अवशेष हैं, असंगति है। मैंने उन लोगों की शारीरिक कमजोरी, उनकी बुद्धि की कमी और उन विशाल खंडहरों के बारे में सोचा, और इससे मेरा यह विश्वास और मजबूत हो गया कि प्रकृति पर पूर्ण विजय हासिल हो चुकी है। क्योंकि संघर्ष के बाद शांति आती है। मानवता कभी मजबूत, ऊर्जावान और बुद्धिमान थी, और उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने में किया था। और अब उन बदली हुई परिस्थितियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। नई परिस्थितियों में जहां पूर्ण आराम और सुरक्षा थी, वह बेचैन ऊर्जा जो हमारे लिए शक्ति है, कमजोरी बन जाती। हमारे अपने समय में भी कुछ प्रवृत्तियां और इच्छाएं जो कभी जीवन के लिए जरूरी थीं, अब असफलता का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए, शारीरिक साहस और लड़ाई का शौक किसी सभ्य व्यक्ति के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, बल्कि बाधा बन सकते हैं। और जहां शारीरिक संतुलन और सुरक्षा हो, वहां शक्ति, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, अपनी जगह से बाहर हो जाती है। मैंने अनुमान लगाया कि अनगिनत वर्षों से न तो युद्ध का खतरा था, न व्यक्तिगत हिंसा का, न जंगली जानवरों का खतरा, न कोई बीमारी जो शरीर की ताकत मांगती हो, न ही मेहनत की जरूरत। ऐसे जीवन के लिए जिन्हें हम कमजोर कहते हैं, वे भी उतने ही सक्षम हैं जितने मजबूत। बल्कि अब वे कमजोर नहीं रहे, बल्कि वे बेहतर हैं। क्योंकि मजबूत व्यक्ति उस ऊर्जा से परेशान हो जाएगा जिसके लिए कोई उपयोग नहीं है। जो सुंदर इमारतें मैंने देखी, वे शायद मानवता की उस आखिरी ऊर्जा का परिणाम थी जो अब बेकार हो चुकी थी। उस महान शांति की शुरुआत में, उस विजय की अंतिम चमक। सुरक्षा में ऊर्जा का यही हश्र होता है।
वह कला और इंद्रिय सुख की ओर मुड़ती है, और फिर आती है सुस्ती और पतन। यह कलात्मक प्रेरणा भी अंततः समाप्त हो जाती, और मेरे समय तक तो लगभग हो ही चुकी थी। खुद को फूलों से सजाना, नाचना, धूप में गाना, बस इतना ही बचा था उस कलात्मक भावना का, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अंत में यह भी संतुष्ट निष्क्रियता में बदल जाता। हम तो दर्द और आवश्यकता की चक्की पर तेज होते हैं, और मुझे लगा कि यहाँ वह कठोर चक्की आखिरकार टूट चुकी है। जैसे ही मैं वहां बढ़ते अंधेरे में खड़ा था, मुझे लगा कि इस सरल व्याख्या से मैंने इस दुनिया की पहेली को समझ लिया है, इन आनंदित लोगों का पूरा रहस्य जान लिया है। संभव है कि उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने के जो उपाय किए थे, वे बहुत सफल हो गए हों, और उनकी संख्या स्थिर रहने के बजाय घट गई हो। यही इन छोड़े हुए खंडहरों की वजह हो सकती है। मेरी व्याख्या बहुत सरल थी, और काफी तर्कसंगत भी, जैसी कि अधिकतर गलत सिद्धांत होते हैं। जब मैं वहां खड़ा होकर मनुष्य की इस अत्यधिक पूर्ण विजय के बारे में सोच रहा था, तब उत्तर पूर्व दिशा में चांदी जैसी रोशनी के बीच से पीला, लगभग पूरा चांद उगाया। नीचे वे छोटे छोटे चमकीले लोग इधर उधर घूमना बंद कर चुके थे। एक बिना आवाज वाला उल्लू उड़ता हुआ निकल गया, और रात की ठंड से मैं कांप उठा। मैंने तय किया कि नीचे उतरकर कोई जगह ढूंढूं जहां सो सकूं। मैंने उस इमारत को ढूंढा जिसे मैं जानता था। फिर मेरी नजर कांसे के चबूतरे पर खड़ी सफेद स्फिंक्स की मूर्ति पर गई, जो उगते हुए चांद की रोशनी में और साफ होती जा रही थी। मैं उसके पास खड़े सिल्वर बर्च के पेड़ को देख सकता था। वहां रोडोडेंड्रॉन की उलझी हुई झाड़ियां थीं, जो उस हल्की रोशनी में काली दिख रही थीं, और वह छोटा सा लॉन भी था। मैंने फिर से लॉन की ओर देखा। एक अजीब सा संदेह मेरे भीतर उठकर मेरी शांति को ठंडा कर गया। नहीं, मैंने खुद से जोर देकर कहा, यह वह लॉन नहीं है। लेकिन वही लॉन था, क्योंकि स्फिंक्स का सफेद बीमार सा चेहरा उसी की ओर था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब यह बात मुझे समझ में आई, तो मैंने क्या महसूस किया? नहीं, आप नहीं कर सकते। टाइम मशीन गायब थी। एकदम से, जैसे किसी ने चेहरे पर कोड़ा मार दिया हो, या विचार आया कि मैं अपने समय को खो चुका हूं, कि मैं इस अजीब नई दुनिया में अकेला और असहाय रह जाऊंगा। इस सोच का असर मेरे शरीर पर सचमुच महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो, और मेरी सांस रुक गई हो। अगले ही पल मैं डर के उन्माद में आ गया, और बड़े बड़े डग भरता हुआ ढलान की ओर दौड़ पड़ा। एक बार मैं मुंह के बल गिर पड़ा, और मेरे चेहरे पर कट लग गया। मैंने खून रोकने में समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि उठकर फिर दौड़ पड़ा, और मेरे गाल और ठुड्डी से गर्म खून बहता रहा। दौड़ते हुए मैं खुद से कहता जा रहा था, उन्होंने इसे बस थोड़ा सा हटा दिया होगा, झाड़ियों के नीचे छिपा दिया होगा। फिर भी मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसी समय, उस निश्चितता के साथ जो कभी कभी अत्यधिक डर के साथ आती है, मैं जानता था कि यह दिलासा बेकार है। और भीतर ही भीतर मुझे पता था कि मशीन मेरी पहुंच से बाहर जा चुकी है। मेरी सांस दर्द के साथ चल रही थी। शायद मैंने पहाड़ी की चोटी से उस छोटे लॉन तक की दूरी, जो शायद 2 मील थी, 10 मिनट में तय कर ली। और मैं कोई जवान आदमी नहीं हूं। मैं दौड़ते हुए अपनी मूर्खता को कोस रहा था, मशीन को यूं ही छोड़ आने की अपनी आत्मविश्वास भरी गलती को, और इस तरह अपनी सांस भी बेकार कर रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस चांदनी से भरी दुनिया में कोई भी जीव हिलता डुलता नजर नहीं आया। जब मैं लॉन तक पहुंचा, तो मेरी सबसे बड़ी आशंका सच साबित हुई। उस चीज का कोई निशान तक नहीं था। काली झाड़ियों के बीच उस खाली जगह को देखकर मैं कमजोर और ठंडा महसूस करने लगा। मैं पागलों की तरह उसके चारों ओर दौड़ने लगा, जैसे वह किसी कोने में छिपी हो, और फिर अचानक रुक गया, अपने बालों को पकड़कर। मेरे ऊपर वह स्फिंक्स खड़ी थी, कांसे के चबूतरे पर, सफेद, चमकती हुई, बीमार सी, उगते हुए चांद की रोशनी में। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी परेशानी पर हंस रही हो। अगर मुझे यह भरोसा न होता
कि ये छोटे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से इतने कमज़ोर हैं, तो मैं खुद को ये सोचकर दिलासा दे सकता था कि उन्होंने मशीन को मेरे लिए किसी सुरक्षित जगह रख दिया होगा। लेकिन यही बात मुझे और डराने वाली थी, ये एहसास कि कोई अज्ञात शक्ति है, जिसके कारण मेरी खोज गायब हो गई। फिर भी एक बात का मुझे पूरा यकीन था, जब तक किसी और समय में उसकी हूबहू नकल नहीं बनाई गई हो, तब तक वह मशीन समय में यात्रा नहीं कर सकती थी। लीवर की व्यवस्था, जिसका तरीका मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ऐसी थी कि जब वे निकाले जाते हैं, तो कोई भी उसे इस तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसलिए वह केवल स्थान में ही हिली हो सकती थी, समय में नहीं। लेकिन फिर वह कहाँ गई? मुझे लगता है कि मैं किसी तरह के पागलपन में आ गया था। मुझे याद है कि मैं स्फिंक्स के चारों ओर चांदनी में नहाए झाड़ियों के बीच इधर-उधर दौड़ रहा था और एक सफ़ेद जानवर को डरा दिया था, जिसे मैंने उस धुंधली रोशनी में किसी छोटे हिरण की तरह समझ लिया था। मुझे यह भी याद है कि देर रात तक मैं झाड़ियों को अपनी मुट्ठियों से पीटता रहा, जब तक कि टूटी हुई टहनियों से मेरे हाथ कटकर खून से भर नहीं गए। फिर अपने मानसिक कष्ट में रोते और चिल्लाते हुए मैं उस बड़ी पत्थर की इमारत की ओर गया। बड़ा हॉल अंधेरा, शांत और खाली था। मैं असमान फर्श पर फिसल गया और एक मालाखाइट की मेज से टकरा गया, जिससे मेरी पिंडली लगभग टूट ही गई। मैंने एक माचिस जलाई और उन धूल भरे पर्दों के बीच से आगे बढ़ा, जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। वहां मुझे एक और बड़ा हॉल मिला, जो गद्दों से भरा हुआ था और उन पर शायद 20 के करीब छोटे लोग सो रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी दूसरी बार की उपस्थिति उन्हें अजीब लगी होगी। अचानक उस शांत अंधेरे में मेरी अस्पष्ट आवाज़ों और जलती माचिस की रोशनी के साथ, क्योंकि वे माचिस के बारे में भूल चुके थे। मेरी टाइम मशीन कहाँ है? मैंने चिल्लाना शुरू किया, जैसे कोई गुस्से में बच्चा चिल्लाता है, और उन्हें पकड़-पकड़ कर हिलाने लगा। यह उन्हें कितना अजीब लगा होगा। कुछ हँसने लगे, लेकिन ज़्यादातर डर गए। जब मैंने उन्हें अपने चारों ओर खड़ा देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इस स्थिति में सबसे मूर्खतापूर्ण काम कर रहा हूँ। डर पैदा करने की कोशिश, क्योंकि उनके दिन के व्यवहार से मैंने यही समझा था कि वे डर को भूल चुके हैं। अचानक मैंने माचिस फेंक दी और रास्ते में एक को धक्का देकर गिराते हुए मैं फिर से बड़े डाइनिंग हॉल से होता हुआ बाहर चांदनी में निकल गया। मैंने डर से भरी चीखें सुनी और उनके छोटे-छोटे पैरों की आवाज़ें, जो इधर-उधर भाग रहे थे। मुझे याद नहीं कि चाँद के आसमान में चढ़ते हुए मैंने और क्या-क्या किया। शायद मेरे इस नुकसान की अचानकता ने मुझे पागल बना दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही लोगों से पूरी तरह कट गया हूँ। एक अजीब प्राणी, एक अनजान दुनिया में। मैं शायद इधर-उधर भागता रहा, चिल्लाता रहा, भगवान और किस्मत को पुकारता रहा। मुझे याद है, उस लंबी निराशा भरी रात की भयानक थकान, इस असंभव जगह में इधर-उधर भटकना, चाँदनी में खंडहरों के बीच टटोलना और अंधेरे में अजीब जीवों को छूना, और आखिरकार स्फिंक्स के पास ज़मीन पर गिरकर पूरी तरह टूटकर रोना। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ दुःख। फिर मैं सो गया और जब मैं फिर जागा, तो दिन निकल चुका था और 2 गौरैया मेरे पास घास पर कूदती-फांदती फिर रही थीं। मैं सुबह की ताज़गी में उठकर बैठ गया, ये याद करने की कोशिश करते हुए कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे इतनी गहरी अकेलेपन और निराशा की भावना क्यों हो रही है। फिर धीरे-धीरे सब कुछ मेरे दिमाग में साफ होने लगा। साफ, समझदारी भरी दिन की रोशनी में मैं अपनी स्थिति का सामना ठीक से कर सका। मैंने पिछली रात अपने उन्माद की मूर्खता को समझा और खुद से तर्क किया। सबसे बुरा मान लो, मैंने कहा, मान लो मशीन पूरी तरह खो गई है, शायद नष्ट हो गई है, तो मुझे शांत और धैर्यवान रहना होगा। इन लोगों के तरीके समझने होंगे, ये जानना होगा कि मेरी मशीन कैसे गायब हुई, और साधन और औजार जुटाने का तरीका सीखना होगा, ताकि अंत में शायद मैं एक और मशीन बना सकूं। यही शायद मेरी एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन यह निराशा से तो बेहतर ही था। और वैसे भी यह दुनिया सुंदर और अजीब थी। लेकिन संभव है कि मशीन सिर्फ कहीं हटा दी गई हो। फिर भी मुझे शांत और धैर्यवान रहना होगा
उसका छिपा हुआ स्थान ढूँढना होगा और उसे बल या चतुराई से वापस पाना होगा। यह सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा, ये सोचते हुए कि मैं कहाँ स्नान कर सकता हूँ। मैं थका हुआ, अकड़ा हुआ और सफ़र की गंदगी से भरा हुआ महसूस कर रहा था। सुबह की ताज़गी ने मुझे भी ताज़ा होने की इच्छा दी। मेरी भावनाएँ अब थक चुकी थीं। सच कहूँ तो जब मैं अपने काम में लगा, तो मुझे पिछली रात की अपनी तीव्र उत्तेजना पर खुद ही आश्चर्य हो रहा था। मैंने उस छोटे लॉन के चारों ओर ज़मीन की ध्यान से जाँच की। मैंने कुछ समय बेकार सवाल पूछने में भी गँवाया, जिन्हें मैंने जितना हो सके इशारों से उन छोटे लोगों को समझाने की कोशिश की जो वहाँ से गुज़र रहे थे। वे सभी मेरे इशारों को समझ नहीं पाए। कुछ बस उदासीन थे, कुछ इसे मज़ाक समझकर मुझ पर हँसने लगे। मुझे अपनी झुँझलाहट पर काबू रखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये एक मूर्खतापूर्ण भावना थी, लेकिन डर और अंधे गुस्से से पैदा हुआ, वह आवेग अब भी मेरे भीतर था और मेरी उलझन का फ़ायदा उठाने को तैयार था। लेकिन ज़मीन ने बेहतर संकेत दिया। मुझे घास में एक निशान मिला, जो स्फिंक्स के चबूतरे और उन पैरों के निशानों के बीच था, जहाँ मैं आने पर मशीन के साथ संघर्ष कर रहा था। वहाँ हटाने के और भी निशान थे और कुछ अजीब पतले पैरों के निशान भी, जैसे किसी सुस्त जीव ने बनाए हों। इससे मेरा ध्यान चबूतरे की ओर गया। जैसा कि मैंने कहा था, वह कांसे का बना था। वह कोई साधारण ठोस ब्लॉक नहीं था, बल्कि दोनों ओर गहरे फ्रेम वाले पैनलों से सजा हुआ था। मैं वहां गया और उन पर हाथ मारा। चबूतरा खोखला था। ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि वे पैनल अपने फ्रेम से जुड़े हुए नहीं थे। उनमें कोई हैंडल या ताला नहीं था, लेकिन शायद वे दरवाजों की तरह अंदर से खुलते हों, जैसा मैंने सोचा। एक बात मेरे लिए साफ थी, ये समझने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी कि मेरी टाइम मशीन उसी चबूतरे के अंदर थी। लेकिन वह वहां कैसे पहुंची, ये एक अलग सवाल था। मैंने देखा कि नारंगी कपड़े पहने दो लोग झाड़ियों और फूलों से लदे सेब के पेड़ों के बीच से मेरी ओर आ रहे थे। मैं उनकी ओर मुस्कुराकर मुड़ा और उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। वे आए और फिर मैंने कांसे के चबूतरे की ओर इशारा करके उन्हें यह जताने की कोशिश की कि मैं उसे खोलना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने यह इशारा किया, उनका व्यवहार बहुत अजीब हो गया। मैं आपको उनके भाव कैसे समझाऊं? मान लीजिए कि आप किसी सभ्य महिला के सामने कोई बहुत अशोभनीय हरकत कर दें। वह जैसे देखेगी, वैसा ही भाव था। वे ऐसे हट गए जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया हो। फिर मैंने एक सफ़ेद कपड़े पहने सुंदर से छोटे व्यक्ति को आजमाया और वही नतीजा हुआ। किसी तरह उसके व्यवहार ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मुझे अपनी टाइम मशीन चाहिए थी। इसलिए मैंने एक बार फिर कोशिश की। जब वह भी दूसरों की तरह मुड़कर जाने लगा, तो मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया। 3 ही कदम में मैं उसके पीछे पहुंचा, उसके कपड़े को गर्दन के पास से पकड़ लिया और उसे स्फिंक्स की ओर घसीटने लगा। तभी मैंने उसके चेहरे पर डर और घृणा देखी और अचानक मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन मैं अभी हारा नहीं था। मैंने अपनी मुट्ठी से कांसे के पैनलों पर जोर-जोर से चोट की। मुझे लगा जैसे अंदर कुछ हिला हो। स्पष्ट कहूँ तो मुझे लगा जैसे कोई हल्की-सी हँसी की आवाज़ आई हो। लेकिन शायद मैं गलत था। फिर मैं नदी से एक बड़ा कंकड़ उठाकर लाया और उसे मारने लगा, जब तक कि सजावट का एक हिस्सा दबकर छपटा नहीं हो गया और हरी जंग पाउडर की तरह झड़ने लगी। ये नाजुक छोटे लोग शायद 1 मील दूर तक मेरी चोटों की आवाज़ सुन सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने देखा कि वे ढलानों पर इकट्ठा होकर मुझे चुपके-चुपके देख रहे थे। आखिरकार थक कर और गर्म होकर मैं बैठ गया और उस जगह को देखने लगा। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सका। मैं इतना धैर्यवान नहीं हूँ। मैं किसी समस्या पर सालों काम कर सकता हूँ, लेकिन 24 घंटे तक चुपचाप इंतज़ार करना, ये मेरे बस की बात नहीं। कुछ देर बाद मैं उठ खड़ा हुआ और बिना किसी दिशा के झाड़ियों के बीच से फिर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। धैर्य, मैंने खुद से कहा। अगर तुम्हें अपनी मशीन वापस चाहिए, तो उस स्फिंक्स को छोड़ दो। अगर वे उसे ले जाना चाहते हैं, तो उसके कांसे के पैनल तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
और अगर नहीं, तो जैसे ही तुम उनसे पूछ सकोगे, तुम्हें वह वापस मिल जाएगी। इतने अजीब हालात में बैठकर उस पहेली के सामने रहना बेकार है। यह रास्ता पागलपन की ओर ले जाता है। इस दुनिया का सामना करो, इसके तरीके सीखो, इसे ध्यान से देखो और इसके अर्थ के बारे में जल्दी निष्कर्ष निकालने से बचो। अंत में तुम्हें सबके सुराग मिल जाएंगे। तभी अचानक मुझे इस स्थिति का मजाकिया पक्ष समझ में आया। उन सालों का ख्याल जो मैंने भविष्य में आने के लिए मेहनत और अध्ययन में बिताए थे, और अब मेरी बेचैनी कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। मैंने अपने लिए सबसे जटिल और सबसे निराशाजनक जाल बना लिया था जो किसी इंसान ने कभी बनाया हो। हालांकि यह मेरे ही खर्चे पर था, फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जोर से हंस पड़ा। जब मैं उस बड़े महल के अंदर से गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि वे छोटे छोटे लोग मुझसे बच रहे हैं। हो सकता है यह मेरा भ्रम रहा हो, या शायद इसका कारण वह हो जो मैंने कांसे के दरवाजों पर हथौड़े से चोट की थी। फिर भी मुझे यह काफी हद तक निश्चित लगा कि वे मुझसे दूरी बना रहे हैं। हालांकि मैंने सावधानी रखी कि मैं अपनी चिंता प्रकट न करूं और उनका पीछा न करूं। और एक दो दिन में सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। मैंने जितना हो सकता था उनकी भाषा में प्रगति की, और साथ ही इधर उधर अपनी खोजबीन भी जारी रखी। या तो मैं कोई सूक्ष्म बात समझ नहीं पा रहा था, या उनकी भाषा बहुत ही सरल थी, लगभग पूरी तरह ठोस संज्ञाओं और क्रियाओं से बनी हुई। उसमें अमूर्त शब्द बहुत कम थे, या शायद थे ही नहीं, और रूपक का इस्तेमाल भी बहुत कम था। उनके वाक्य आमतौर पर दो शब्दों के और बहुत सरल होते थे, और मैं सबसे सरल बातों के अलावा कुछ भी न तो समझ पा रहा था और न ही समझा पा रहा था। मैंने तय किया कि अपनी टाइम मशीन और स्फिंक्स के नीचे कांसे के दरवाजों के रहस्य को जितना हो सके दिमाग के एक कोने में रख दूं, जब तक कि मेरा बढ़ता ज्ञान मुझे स्वाभाविक रूप से वापस वहां ना ले जाए। फिर भी जैसा आप समझ सकते हैं, एक अजीब सी भावना मुझे मेरे आने के स्थान से कुछ मील के दायरे में ही बांधे रखती थी। जहां तक मैं देख सकता था, पूरी दुनिया थेम्स घाटी जैसी ही समृद्ध और सुंदर थी। हर पहाड़ी पर चढ़ने पर मुझे वैसी ही शानदार इमारतों की भरमार दिखती, सामग्री और शैली में अंतहीन विविधता के साथ। वैसे ही घने सदाबहार झुरमुट, वैसे ही फूलों से लदे पेड़ और ट्री फर्न। यहाँ वहाँ पानी चांदी की तरह चमकता था, और उसके आगे जमीन नीली लहरदार पहाड़ियों में उठती जाती थी और फिर आसमान की शांति में खो जाती थी। एक अजीब बात जिसने जल्दी ही मेरा ध्यान खींचा, वह थी कुछ गोलाकार कुओं की मौजूदगी जो शायद बहुत गहरे थे। उनमें से एक उस रास्ते के पास था जिस पर मैं अपनी पहली सैर के दौरान गया था। बाकी की तरह उसका किनारा कांसे का बना था, बारीकी से तराशा हुआ और एक छोटे गुंबद से ढका हुआ था ताकि बारिश से बचा रहे। इन कुओं के किनारे बैठकर जब मैं नीचे अंधेरे में झांकता, तो मुझे न तो पानी की कोई चमक दिखती थी और न ही जलाई हुई माचिस की रोशनी से कोई प्रतिबिंब मिलता था। लेकिन हर एक में मुझे एक आवाज सुनाई देती थी, थम, 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 जैसे कोई बड़ा इंजन चल रहा हो। और मैंने यह भी देखा अपनी माचिस की लौ से कि एक स्थिर हवा का प्रवाह इन कुओं के भीतर की ओर जा रहा था। इसके अलावा मैंने एक कागज का टुकड़ा एक कुएं में डाला, और वह धीरे धीरे गिरने के बजाय तुरंत ही तेजी से अंदर खिंच गया और गायब हो गया। कुछ समय बाद मैंने इन कुओं को उन ऊंचे टावरों से जोड़ना शुरू किया जो इधर उधर ढलानों पर खड़े थे, क्योंकि उनके ऊपर अक्सर हवा में वही हल्की सी लहर दिखाई देती थी जैसी गर्म दिन में समुद्र तट की रेत के ऊपर दिखाई देती है। इन सब बातों को जोड़कर मुझे एक विशाल भूमिगत वेंटिलेशन सिस्टम का अंदाजा हुआ जिसका असली उद्देश्य समझना मुश्किल था। शुरुआत में मैंने इसे इन लोगों की स्वच्छता व्यवस्था से जोड़कर देखा। यह एक स्पष्ट निष्कर्ष था, लेकिन पूरी तरह गलत। और यहाँ मुझे स्वीकार करना होगा कि इस वास्तविक भविष्य में रहते हुए मैंने न तो नालियों, न घंटियों, न परिवहन के साधनों और न ही ऐसी अन्य सुविधाओं के बारे में बहुत कुछ जाना। मैंने जिन आदर्श समाजों और भविष्य की कल्पनाओं के बारे में पढ़ा था, उनमें इमारतों, सामाजिक व्यवस्थाओं और
ऐसी चीज़ों का बहुत विस्तार से वर्णन होता है। लेकिन जबकि ऐसी बातें कल्पना में आसानी से बनाई जा सकती हैं, एक वास्तविक यात्री के लिए, जो ऐसी सच्ची परिस्थितियों में होता है, जैसा कि मैं यहाँ था, वे पूरी तरह पहुँच से बाहर होती हैं। कल्पना कीजिए कि मध्य अफ्रीका से आया कोई व्यक्ति लंदन की कहानी अपने लोगों को कैसे सुनाएगा। उसे रेलवे कंपनियों, सामाजिक आंदोलनों, टेलीफोन और टेलीग्राफ, पार्सल डिलीवरी, मनी ऑर्डर जैसी चीज़ों के बारे में क्या पता होगा। और फिर भी हम तो उसे ये सब समझाने को तैयार होंगे। और जो कुछ वह जानता भी हो, उसमें से कितना वह अपने अनजान साथियों को ठीक से समझा या विश्वास दिला पाएगा। अब सोचिए, हमारे समय के एक अशिक्षित व्यक्ति और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के बीच जितना अंतर है, उससे कहीं ज्यादा अंतर मेरे और इस स्वर्ण युग के लोगों के बीच था। मुझे बहुत कुछ ऐसा महसूस होता था जो दिखाई नहीं देता था और जो मेरे आराम का कारण था। लेकिन एक सामान्य सी स्वचालित व्यवस्था की झलक के अलावा मुझे डर है कि मैं आपको इन भिन्नताओं के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता। उदाहरण के लिए, दफनाने के मामले में मुझे कहीं भी न तो श्मशान दिखाई दिए और न ही कब्रों जैसा कुछ। लेकिन मेरे मन में यह विचार आया कि शायद कहीं दूर, जहां तक मैं नहीं गया था, कब्रिस्तान या श्मशान हो सकते हैं। इस सवाल ने मुझे परेशान किया और शुरू में मेरी जिज्ञासा का कोई समाधान नहीं हुआ। इसने मुझे एक और बात पर ध्यान देने को मजबूर किया, जिसने मुझे और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। इस समाज में कोई भी बूढ़ा या बीमार व्यक्ति नहीं था। मुझे स्वीकार करना होगा कि एक स्वचालित सभ्यता और पतित मानवता के बारे में मेरी शुरुआती धारणा ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। फिर भी मैं कोई और स्पष्टीकरण नहीं सोच पा रहा था। मेरी कठिनाई ये थी, जिन बड़े बड़े महलों को मैंने देखा, वे केवल रहने की जगह थे। बड़े भोजन कक्ष और सोने के कमरे। मुझे कहीं भी कोई मशीन या उपकरण दिखाई नहीं दिया। फिर भी ये लोग सुंदर कपड़े पहनते थे, जिन्हें समय समय पर बदलना पड़ता होगा। और उनके सैंडल भले ही सादे थे, लेकिन धातु के काम के अच्छे नमूने थे। इन चीजों को कहीं ना कहीं बनाया तो जाता होगा। लेकिन इन छोटे लोगों में कोई रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती थी। न कोई दुकान थी, न कार्यशाला, न कहीं से सामान आने का कोई संकेत। वे अपना सारा समय हल्के फुल्के खेल में, नदी में स्नान करने में, एक तरह के खेल खेल में प्रेम करने में, फल खाने और सोने में बिताते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चलता कैसे है। और फिर टाइम मशीन के बारे में भी कुछ मैं नहीं जानता क्या। उसे उठाकर व्हाइट स्फिंक्स के उस खोखले चबूतरे के अंदर ले गया था। क्यों? मैं किसी भी तरह इसका कारण नहीं समझ पा रहा था। वे बिना पानी वाले कुएं, वे झिलमिलाते स्तंभ, सब कुछ एक पहेली जैसा था। मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई सुराग ही नहीं है। मैं कैसे कहूँ? मान लीजिए आपको कोई शिलालेख मिले, जिसमें कहीं-कहीं साफ और समझ में आने वाली अंग्रेजी में वाक्य लिखे हों और उनके बीच-बीच में ऐसे शब्द और अक्षर हों, जिन्हें आप बिल्कुल नहीं समझते। तो बस मेरे लिए 8,02,701 वर्ष की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। उसी दिन मैंने एक दोस्त भी बनाया, कह सकते हैं एक तरह का। हुआ यूं कि जब मैं कुछ छोटे लोगों को एक उथले पानी में नहाते हुए देख रहा था, तभी उनमें से एक को ऐंठन हुई और वह धारा में बहने लगी। मुख्य धारा थोड़ी तेज थी, लेकिन इतनी नहीं कि एक सामान्य तैराक उससे न निपट सके। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इन प्राणियों में कितनी अजीब कमी थी। जब मैं आपको बताता हूं कि उनमें से किसी ने भी उस कमजोर, रोते हुए छोटे जीव को बचाने की कोशिश नहीं की, जो उनकी आंखों के सामने डूब रहा था। जब मैंने यह देखा, तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और नीचे की ओर एक जगह से पानी में उतरकर उस बेचारे को पकड़ लिया और सुरक्षित किनारे तक ले आया। उसके अंगों को थोड़ा रगड़ने से वह जल्दी ही ठीक हो गई और उसे ठीक देखकर मुझे संतोष हुआ। तब मैं उसे छोड़कर चला गया। मैंने उसके जाति के बारे में इतनी कम धारणा बना ली थी कि मुझे उससे किसी धन्यवाद की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस मामले में मैं गलत था। यह घटना सुबह हुई थी, उसी दिन दोपहर को, जब मैं अपनी खोजबीन से लौटकर वापस आ रहा था।
तो मुझे वह छोटी-सी लड़की मिली, जैसा कि मैं मानता हूँ, और उसने खुशी से चिल्लाते हुए मेरा स्वागत किया और मुझे फूलों की एक बड़ी माला दी, जो साफ तौर पर सिर्फ मेरे लिए बनाई गई थी। इस बात ने मेरी कल्पना को छू लिया। शायद मैं भीतर से थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था। खैर, मैंने अपनी तरफ से उस उपहार के लिए आभार जताने की पूरी कोशिश की। हम जल्दी ही एक छोटे पत्थर के मंडप में साथ बैठ गए और बातचीत करने लगे, ज़्यादातर मुस्कानों के ज़रिए। उस प्राणी की दोस्ती ने मुझ पर वैसा ही असर डाला, जैसा किसी बच्चे की करता है। हम एक-दूसरे को फूल देते रहे और उसने मेरे हाथों को चूमा। मैंने भी उसके हाथों को चूमा। फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश की और पता चला कि उसका नाम वीणा है, जिसका मतलब मुझे नहीं पता। लेकिन किसी तरह वह नाम उस पर ठीक ही लगता था। यही उस अजीब दोस्ती की शुरुआत थी, जो 1 हफ्ते तक चली और जिसका अंत मैं आपको आगे बताऊँगा। वो बिल्कुल एक बच्चे जैसी थी। वह हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी। वह हर जगह मेरे पीछे आने की कोशिश करती थी और जब मैं अपनी अगली खोज के लिए निकलता, तो मुझे उसे थका देना और आखिरकार उसे पीछे छोड़ देना बुरा लगता। जब वह थक कर बैठ जाती और मुझे पुकारती रहती। लेकिन मुझे दुनिया के रहस्यों को समझना था। मैंने खुद से कहा, मैं भविष्य में कोई छोटा-मोटा प्रेम प्रसंग निभाने नहीं आया हूँ। फिर भी जब मैं उसे छोड़कर जाता, तो उसकी उदासी बहुत गहरी होती और विदाई के समय वह कभी-कभी बेहद बेचैन हो जाती। कुल मिलाकर उसकी लगाव ने मुझे जितनी परेशानी दी, उतना ही सुकून भी दिया। फिर भी वह किसी तरह मेरे लिए बहुत बड़ी सांत्वना बन गई थी। मुझे लगा कि यह सिर्फ बच्चों जैसी मासूम मोहब्बत है, जो उसे मुझसे चिपकाए रखती है। लेकिन बहुत देर तक मुझे यह समझ नहीं आया कि जब मैं उसे छोड़कर जाता था, तो मैं उसे कितना दुःख दे रहा था, और यह भी बहुत देर से समझ पाया कि वह मेरे लिए क्या बन चुकी थी। क्योंकि केवल मुझसे लगाव दिखाकर और अपने कमज़ोर, बेबस तरीके से यह जताकर कि वह मेरी परवाह करती है, वह छोटी-सी गुड़िया जैसी प्राणी मेरे लिए व्हाइट स्फिंक्स के पास लौटने को घर लौटने जैसा बना देती थी। और जैसे ही मैं पहाड़ी के ऊपर आता, मैं उसकी उस छोटी-सी सफ़ेद और सुनहरी आकृति को देखने के लिए उत्सुक रहता। उसी से मैंने यह भी सीखा कि डर अभी इस दुनिया से पूरी तरह गया नहीं है। दिन के उजाले में वह बिल्कुल निडर रहती थी और उसे मुझ पर एक अजीब-सा भरोसा था, क्योंकि एक बार मज़ाक में मैंने उसे डराने के लिए अजीब चेहरे बनाए और वह बस हँस पड़ी। लेकिन उसे अंधेरे से डर लगता था, परछाइयों से डर लगता था, काली चीज़ों से डर लगता था। उसके लिए अंधेरा ही एकमात्र डरावनी चीज़ थी। यह भावना बहुत गहरी थी और इसने मुझे सोचने और ध्यान से देखने पर मजबूर किया। तब मैंने यह पाया कि ये छोटे लोग अंधेरा होते ही बड़ी इमारतों में इकट्ठा हो जाते हैं और समूह में सोते हैं। अगर कोई बिना रोशनी के उनके पास जाए, तो वे घबरा जाते हैं। मैंने कभी भी किसी को रात में बाहर नहीं देखा और न ही किसी को अकेले सोते हुए। फिर भी मैं इतना मूर्ख था कि मैंने इस डर का सही अर्थ नहीं समझा और वीणा के दुखी होने के बावजूद मैं उनसे अलग सोने पर अड़ा रहा। इससे उसे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अंत में उसका मेरे प्रति अजीब-सा स्नेह जीत गया और हमारे साथ बिताए 5 रातों में, जिसमें आखिरी रात भी शामिल थी, वह अपना सिर मेरे हाथ पर रखकर सोई। लेकिन उसकी बात करते-करते मेरी कहानी भटक जाती है। मुझे लगता है कि उसके बचाए जाने से 1 रात पहले की बात है, जब मैं सुबह के करीब जागा। मैं बेचैन था और मैंने बहुत ही अजीब सपना देखा था कि मैं डूब रहा हूँ और समुद्री जीव मेरे चेहरे को अपने नरम स्पर्श से टटोल रहे हैं। मैं एक झटके से जाग गया और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धूसर-सा जानवर अभी-अभी कमरे से भागा हो। मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन मैं बेचैन और असहज महसूस कर रहा था। वह सुबह का वह धुंधला समय था, जब चीज़ें अंधेरे से निकल रही होती हैं, जब सब कुछ रंगहीन और साफ दिखाई देता है, फिर भी अजीब-सा अवास्तविक लगता है। मैं उठा, बड़े हॉल में गया और वहाँ से बाहर महल के सामने के पत्थरों पर आ गया। मैंने सोचा कि क्यों ना इस मजबूरी को ही अवसर बना लूँ और सूर्योदय देखूँ। चाँद ढल रहा था और उसकी मुरझाती रोशनी और सुबह की पहली फीकी आभा मिलकर एक डरावनी आधी रोशनी बना रही थी।
झाड़ियाँ स्याही जैसी काली थीं, ज़मीन उदास धूसर और आसमान बेरंग और निराशाजनक। और पहाड़ी की ओर मुझे लगा जैसे भूत दिखाई दे रहे हों। कई बार जब मैंने उस ढलान को ध्यान से देखा, तो मुझे सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई दीं। 2 बार तो मुझे लगा कि मैंने एक अकेला सफ़ेद बंदर जैसा प्राणी तेज़ी से पहाड़ी पर चढ़ते देखा। और एक बार खंडारों के पास मैंने उनमें से कई को किसी काले शरीर को उठाए हुए देखा। वे जल्दी-जल्दी आगे बढ़ रहे थे। मैं नहीं देख पाया कि वे कहाँ गए। ऐसा लगा जैसे वे झाड़ियों में गायब हो गए। आपको समझना होगा कि तब तक सुबह की रोशनी अब भी साफ नहीं हुई थी। मैं उस ठंडी, अनिश्चित सुबह-सुबह की भावना में था, जिसे आपने भी कभी महसूस किया होगा। मुझे अपनी आँखों पर शक हो रहा था। जैसे-जैसे पूरब का आसमान उज्ज्वल होता गया और दिन की रोशनी फैलने लगी और दुनिया में फिर से उसके रंग लौट आए, मैंने उस दृश्य को ध्यान से देखा, लेकिन मुझे उन सफ़ेद आकृतियों का कोई निशान नहीं मिला। वे बस उस आधी रोशनी की कल्पनाएँ थीं। वे भूत ही रहे होंगे, मैंने कहा। सोचता हूँ, वे किस युग के होंगे? मेरे मन में ग्रैंड टैलेंट का एक अजीब-सा विचार आया और मुझे हँसी भी आई। उसका कहना था कि अगर हर पीढ़ी मरकर भूत छोड़ जाती है, तो आखिरकार दुनिया उनसे भर जाएगी। इस हिसाब से 8 लाख साल बाद तो उनकी संख्या अनगिनत हो जानी चाहिए थी और 4 को एक साथ देखना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यह मज़ाक संतोषजनक नहीं था और मैं पूरे सुबह उन आकृतियों के बारे में सोचता रहा, जब तक कि वीणा को बचाने की घटना ने उन्हें मेरे दिमाग से हटा नहीं दिया। मैंने उन्हें किसी अस्पष्ट तरीके से उस सफ़ेद जानवर से जोड़ दिया, जिसे मैंने टाइम मशीन की खोज में पहली बार घबराकर ढूँढते समय देखा था। लेकिन वीणा एक सुखद बदलाव थी। फिर भी वे आकृतियाँ जल्द ही मेरे दिमाग पर कहीं अधिक भयानक रूप में छाने वाली थीं। मुझे लगता है मैंने पहले बताया है कि इस स्वर्ण युग का मौसम हमारे समय से कहीं ज़्यादा गर्म था। मैं इसका कारण नहीं बता सकता। हो सकता है सूरज ज़्यादा गर्म हो गया हो या पृथ्वी उसके करीब आ गई हो। आमतौर पर लोग मानते हैं कि भविष्य में सूरज लगातार ठंडा होता जाएगा। लेकिन जो लोग डार्विन की नई धारणाओं से परिचित नहीं हैं, वे यह भूल जाते हैं कि अंततः ग्रह एक-एक करके अपने मूल स्रोत यानी सूरज में गिर जाएंगे। जब ऐसा होगा, तो सूरज फिर से प्रचंड ऊर्जा से चमकेगा और हो सकता है कि कोई अंदरूनी ग्रह पहले ही इस भाग्य का शिकार हो चुका हो। जो भी कारण हो, यह तथ्य था कि सूरज हमारे समय की तुलना में बहुत ज़्यादा गर्म था। खैर, एक बहुत गर्म सुबह, शायद मेरा चौथा दिन था, जब मैं उस बड़ी इमारत के पास के एक विशाल खंडहर में गर्मी और चमक से बचने की कोशिश कर रहा था। तब यह अजीब घटना हुई। इन पत्थरों के ढेरों के बीच चढ़ते-उतरते हुए मुझे एक संकरी गैलरी मिली, जिसकी खिड़कियाँ गिरे हुए पत्थरों से बंद थीं। बाहर की तेज़ रोशनी के मुकाबले वह जगह मुझे पहले बिल्कुल अंधेरी लगी। मैं टटोलते हुए अंदर गया, क्योंकि अचानक रोशनी से अंधेरे में आने से मेरी आंखों के सामने रंगीन धब्बे तैर रहे थे। अचानक मैं ठिठक गया। एक जोड़ी आंखें, जो बाहर की रोशनी के प्रतिबिंब से चमक रही थीं, अंधेरे में से मुझे घूर रही थीं। जंगली जानवरों का वह पुराना डर मेरे अंदर जाग गया। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उन चमकती आंखों में देखने लगा। मुझे पीछे मुड़ने से डर लग रहा था। तभी मेरे मन में यह विचार आया कि मानवता तो अब पूरी तरह सुरक्षित जीवन जी रही है। और फिर मुझे अंधेरे का वह अजीब डर याद आया। मैंने कुछ हद तक अपने डर पर काबू पाया। एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मानता हूं कि मेरी आवाज कठोर और अस्थिर थी। मैंने हाथ बढ़ाकर कुछ नरम चीज को छुआ। तुरंत ही वे आंखें एक ओर हट गईं और कोई सफेद चीज मेरे पास से भागी। मैं घबराकर मुड़ा और देखा कि एक अजीब सा छोटा बंदर जैसा प्राणी सिर झुकाए हुए मेरे पीछे धूप वाले हिस्से में भाग रहा था। वह एक ग्रेनाइट के पत्थर से टकराया, लड़खड़ाया और अगले ही पल दूसरे खंडहर की छाया में गायब हो गया। मेरी उस पर बनी छवि अधूरी है, लेकिन मुझे पता है कि वह फीका सफेद था और उसकी आंखें बड़ी, धूसर लाल और अजीब थीं। उसके सिर और पीठ पर हल्के सुनहरे बाल थे, लेकिन वह इतनी तेजी से भागा कि मैं ठीक से देख नहीं पाया।
मैं यह भी नहीं कह सकता कि वह चारों पैरों पर दौड़ रहा था या सिर्फ अपने आगे के हाथों को नीचे झुकाकर। एक पल रुकने के बाद मैं उसके पीछे दूसरे खंडहर में गया। पहले तो मुझे वो नहीं मिला, लेकिन कुछ देर बाद गहरे अंधेरे में मुझे उन गोल कुओं में से एक मिला जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो आधा एक गिरे हुए स्तंभ से ढका हुआ था। अचानक मेरे मन में एक विचार आया, क्या वह प्राणी इस कुएं में उतर गया था? मैंने माचिस जलाई और नीचे देखा। वहां एक छोटा सफेद जीव था जिसकी बड़ी चमकीली आंखें मुझे घूर रही थीं, जबकि वह पीछे हट रहा था। उसे देखकर मैं सिहर उठा। वह किसी इंसानी मकड़ी जैसा लग रहा था। वह दीवार से नीचे उतर रहा था और तब मैंने पहली बार देखा कि वहां धातु के बने हाथ और पैर रखने के सहारे थे, जैसे किसी सीढ़ी की तरह। तभी माचिस की लौ ने मेरी उंगलियां जला दी और वह मेरे हाथ से गिर गई। जब मैंने दूसरी माचिस जलाई, तब तक वह छोटा राक्षस गायब हो चुका था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक उस कुएं में झांकता रहा। काफी देर बाद मैं खुद को यह समझाने में सफल हुआ कि जो मैंने देखा वह इंसान ही था। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई मेरे सामने आई कि मनुष्य एक ही प्रजाति नहीं रहा, बल्कि दो अलग अलग जीवों में बंट गया है। कि ऊपर की दुनिया के ये सुंदर बच्चे ही हमारे वंशज नहीं हैं, बल्कि वह फीका, डरावना, रात में रहने वाला प्राणी भी, जो अभी मेरे सामने से गुजरा था, उसी विरासत का हिस्सा है। मैंने उन झिलमिलाते स्तंभों और अपने भूमिगत वेंटिलेशन वाले सिद्धांत के बारे में सोचा। अब मुझे उनके असली अर्थ का अंदाजा होने लगा था और मैं सोचने लगा कि यह लेमूर जैसा प्राणी मेरे उस पूर्ण संतुलित समाज के सिद्धांत में कैसे फिट बैठता है। उसका उस सुंदर, शांत, ऊपर की दुनिया के लोगों से क्या संबंध है और उस कुएं के नीचे क्या छिपा हुआ है। मैं उस कुएं के किनारे बैठकर खुद को समझा रहा था कि डरने की कोई बात नहीं है और कि मुझे अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए नीचे उतरना ही होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं पूरी तरह डरा हुआ था और नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी जब मैं हिचकिचा रहा था, ऊपर की दुनिया के दो सुंदर लोग खेलते कूदते हुए उस रोशनी में दौड़ते हुए आए। पुरुष स्त्री का पीछा कर रहा था और दौड़ते हुए उस पर फूल फेंक रहा था। वे मुझे देखकर परेशान से लग रहे थे। मैं उलटे पड़े स्तंभ के पास खड़ा उस कुएं में झांक रहा था। शायद इन छेदों के बारे में बात करना बुरा माना जाता था, क्योंकि जैसे ही मैंने उस कुएं की ओर इशारा किया और उनकी भाषा में उसके बारे में पूछने की कोशिश की, वे और भी ज्यादा असहज हो गए और मुड़कर चले गए। लेकिन मेरी माचिस उन्हें बहुत आकर्षित कर रही थी और मैंने उन्हें खुश करने के लिए कुछ जलाई। मैंने फिर से कुएं के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मैं उन्हें छोड़कर वीणा के पास लौटने का सोचकर चल पड़ा, ताकि उससे कुछ जान सकूं। लेकिन तब तक मेरा दिमाग पूरी तरह उलट-पुलट हो चुका था। मेरी धारणाएं और अनुमान एक नए रूप में ढल रहे थे। अब मेरे पास इन कुओं, उन वेंटिलेशन टावरों और उन भूतों के रहस्य को समझने का एक सुराग था, और साथ ही कांसे के दरवाजों और टाइम मशीन के भाग्य का भी एक संकेत। और बहुत धुंधले रूप में उस आर्थिक समस्या का हल भी सामने आने लगा जिसने मुझे पहले उलझन में डाला था। अब मेरे सामने एक नया दृष्टिकोण था। साफ था कि मनुष्य की यह दूसरी जाति भूमिगत रहती है। तीन बातें थीं जिन्होंने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि उनका कभी कभार सतह पर आना लंबे समय से भूमिगत जीवन का परिणाम है। पहली बात, उनका फीका रंग, जैसा कि उन जानवरों में होता है जो अंधेरे में रहते हैं, जैसे केंटकी की गुफाओं की सफेद मछलियां। दूसरी बात, उनकी बड़ी आंखें जो रोशनी को प्रतिबिंबित कर सकती थीं। ये भी रात में रहने वाले जीवों की खासियत है, जैसे उल्लू या बिल्ली। और तीसरी बात, धूप में उनका असहज होना, जल्दी जल्दी लेकिन उलझन भरे तरीके से छाया की ओर भागना और रोशनी में सिर रखने का उनका अजीब ढंग। ये सब उनकी आंखों की अत्यधिक संवेदनशीलता को दर्शाता था। इसका मतलब था कि मेरे पैरों के नीचे की धरती सुरंगों से भरी हुई है और यही इन नए प्राणियों का निवास स्थान है। पहाड़ियों पर जगह जगह बने वेंटिलेशन शाफ्ट और कुएं, दरअसल हर जगह
सिवाय नदी की घाटी के, यह दिखाते थे कि ये सुरंगें कितनी व्यापक थीं। फिर यह मानना स्वाभाविक था कि इसी कृत्रिम भूमिगत दुनिया में वह सारा काम किया जाता है जो ऊपर की दुनिया के लोगों के आराम के लिए जरूरी है। यह विचार इतना तर्कसंगत लगा कि मैंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और फिर यह सोचने लगा कि मानव जाति इस तरह दो हिस्सों में कैसे बंट गई। शायद आप मेरी इस धारणा को पहले ही समझ गए होंगे, लेकिन मुझे जल्दी ही महसूस हुआ कि यह पूरी सच्चाई से बहुत दूर है। शुरुआत में अपने समय की समस्याओं को देखते हुए मुझे साफ लग रहा था कि पूंजीपति और मजदूर के बीच जो अस्थायी सामाजिक अंतर है, उसका धीरे धीरे बढ़ना ही इस स्थिति की कुंजी है। ये आपको अजीब और अविश्वसनीय लग सकता है, और सच में है भी। लेकिन आज भी ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो इसी दिशा की ओर इशारा करती हैं। सभ्यता के कम आकर्षक कामों के लिए भूमिगत जगह का इस्तेमाल बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, लंदन की मेट्रो रेल, नई बिजली से चलने वाली ट्रेनें, सबवे, भूमिगत कार्यशालाएं और रेस्टोरेंट, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। साफ था कि यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई होगी कि उद्योग ने धीरे धीरे आसमान से अपना अधिकार खो दिया होगा। मेरा मतलब है कि वह और गहराई में और बड़े बड़े भूमिगत कारखानों में चला गया होगा और अपना अधिकतर समय वहीं बिताने लगा होगा, आखिरकार पूरी तरह वहीं रह जाने तक। आज भी क्या ईस्ट एंड का मजदूर ऐसी कृत्रिम परिस्थितियों में नहीं रहता जो उसे धरती की प्राकृतिक सतह से लगभग काट देती हैं? दूसरी ओर, अमीर लोगों की अलग थलग रहने की प्रवृत्ति, जो शायद उनकी शिक्षा के परिष्कार और गरीबों की कठोरता से दूरी के कारण है, पहले ही उन्हें जमीन के बड़े हिस्सों को अपने लिए सुरक्षित रखने की ओर ले जा रही है। लंदन के आसपास, उदाहरण के लिए, सुंदर इलाकों का आधा हिस्सा आम लोगों के लिए बंद है, और यह तो बढ़ती खाई जो उच्च शिक्षा की लंबाई और खर्च और अमीरों की जीवन शैली की सुविधाओं के कारण है, वर्गों के बीच के मेल जोल को और कम कर देगी, जो अभी तक इस विभाजन को रोक रहा है। अंततः जमीन के ऊपर होंगे हैव्स, जो सुख, आराम और सुंदरता का जीवन जीते हैं, और नीचे होंगे हैव नॉट्स, मजदूर, जो अपने काम की परिस्थितियों के अनुसार ढलते जाते हैं। एक बार जब वे वहां रहने लगेंगे तो उन्हें अपनी गुफाओं की हवा के लिए किराया भी देना पड़ेगा, और अगर वे न दें तो भूख से या दम घुटने से मर जाएंगे। जो लोग इस जीवन से असंतुष्ट होंगे वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और अंत में जो बचेंगे वे भूमिगत जीवन के अनुकूल हो जाएंगे और अपने तरीके से खुश रहेंगे, जैसे ऊपर की दुनिया के लोग हैं। मुझे लगा कि उनकी सुंदरता और पीला रंग इसी प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। मानवता की वह महान विजय जिसका मैंने सपना देखा था, अब मेरे दिमाग में एक अलग ही रूप ले चुकी थी। यह कोई नैतिक प्रगति या सामूहिक सहयोग की जीत नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। इसके बजाय ये एक वास्तविक अभिजात वर्ग था जो विज्ञान की पूरी शक्ति से लैस था और आज के औद्योगिक तंत्र को उसके तार्किक अंत तक ले गया था। या सिर्फ प्रकृति पर विजय नहीं थी, बल्कि मनुष्य पर भी विजय थी। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये उस समय मेरी धारणा थी। मेरे पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, जैसा कि आदर्श समाजों की किताबों में होता है। मेरी यह व्याख्या पूरी तरह गलत भी हो सकती है। फिर भी मुझे यह सबसे तर्कसंगत लगी। लेकिन इस धारणा के अनुसार भी यह संतुलित सभ्यता अपने शिखर को बहुत पहले पार कर चुकी थी और अब पतन की ओर थी। ऊपर की दुनिया के लोगों की अत्यधिक सुरक्षा ने उन्हें धीरे धीरे कमजोर बना दिया था। उनका आकार, ताकत और बुद्धि सब घट चुके थे। ये बात मुझे साफ दिखाई दे रही थी। भूमिगत लोगों के साथ क्या हुआ था, यह मैं अभी नहीं समझ पाया था। लेकिन मोरलक्स, हाँ, यही नाम मैंने इन प्राणियों को दिया, के बारे में जो मैंने देखा था, उससे मुझे लगा कि उनमें बदलाव और भी गहरा था, जितना एलोई उन सुंदर लोगों में हुआ था। फिर कुछ परेशान करने वाले सवाल सामने आए। अगर मोरलॉक्स ने मेरी टाइम मशीन ली थी और मुझे पूरा यकीन था कि वही थे, तो क्यों? और अगर एलोई उनके मालिक थे, तो वे उसे वापस क्यों नहीं दिला सकते थे? और वे अंधेरे से इतना डरते क्यों थे? मैंने वीणा से इस भूमिगत दुनिया के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर
निराशा ही हाथ लगी। पहले तो वह मेरे सवाल समझ नहीं पाई और फिर उसने जवाब देने से मना कर दिया। वह ऐसे काँपने लगी जैसे यह विषय उसके लिए असहनीय हो। जब मैंने ज़्यादा ज़ोर दिया, शायद थोड़ी सख्ती से, तो वह रो पड़ी। उस स्वर्ण युग में मैंने अपने आँसुओं के अलावा किसी और को रोते नहीं देखा था। उसे रोता देखकर मैंने तुरंत मोरलॉक्स के बारे में सोचना छोड़ दिया और सिर्फ उसे शांत करने में लग गया। और जल्द ही वह फिर मुस्कुराने लगी और ताली बजाने लगी, जबकि मैं उसके सामने गंभीरता से एक माचिस जला रहा था। ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे उस नए मिले सुराग पर सही तरीके से आगे बढ़ने में 2 दिन लग गए। मुझे उन फीके, सफ़ेद शरीरों से एक अजीब-सी घृणा महसूस होती थी। उनका रंग बिल्कुल उन कीड़ों जैसा था, जिन्हें हम किसी संग्रहालय में स्पिरिट में सुरक्षित रखा हुआ देखते हैं, और उन्हें छूने पर वे बेहद ठंडे लगते थे। शायद मेरी यह घृणा काफ़ी हद तक इलॉय के प्रभाव के कारण थी, क्योंकि अब मैं मॉरलॉक्स के प्रति उनकी नफ़रत को समझने लगा था। अगली रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई। शायद मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। मैं उलझन और संदेह से घिरा हुआ था। 1-2 बार मुझे बिना किसी स्पष्ट कारण के तीव्र डर महसूस हुआ। मुझे याद है कि मैं चुपके से उस बड़े हॉल में गया, जहाँ छोटे लोग चाँदनी में सो रहे थे। उस रात वीणा भी उनमें थी और उनकी मौजूदगी से मुझे कुछ सुकून मिला। तभी मेरे मन में यह भी आया कि कुछ ही दिनों में चाँद अपने अंतिम चरण में पहुँच जाएगा और रातें अंधेरी हो जाएँगी, और तब नीचे से आने वाले ये अजीब जीव, ये सफ़ेद लेमूर जैसे प्राणी और भी ज़्यादा संख्या में दिखाई देंगे। इन दोनों दिनों में मुझे ऐसा बेचैन एहसास हो रहा था, जैसे कोई व्यक्ति किसी अनिवार्य कर्तव्य से बच रहा हो। मुझे पूरा यकीन था कि टाइम मशीन को वापस पाने का एक ही तरीका है, इन भूमिगत रहस्यों में उतरना। फिर भी मैं उस रहस्य का सामना नहीं कर पा रहा था। अगर मेरे साथ कोई होता, तो बात अलग होती। लेकिन मैं बेहद अकेला था और उस कुएँ के अंधेरे में उतरने का विचार ही मुझे डरा रहा था। मुझे नहीं पता आप इसे समझ पाएँगे या नहीं, लेकिन मुझे कभी भी अपनी पीठ के पीछे पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं होता था। शायद यही बेचैनी और असुरक्षा मुझे अपनी खोजबीन में और दूर-दूर तक ले जा रही थी। दक्षिण पश्चिम की ओर, उस ऊंचे इलाके की तरफ जाते हुए, जिसे अब कोम्बवुड कहा जाता है, मैंने दूर 19वीं सदी के बैंस्टेड की दिशा में एक विशाल हरे रंग की संरचना देखी, जो अब तक देखी गई किसी भी चीज से अलग थी। वह उन सभी महलों और खंडहरों से भी बड़ी थी जिन्हें मैं जानता था, और उसका अग्रभाग कुछ पूर्वी शैली का लगता था। उसका रंग और चमक कुछ वैसी थी जैसे चीनी मिट्टी के बर्तनों की होती है, हल्का हरा, जिसमें नीलेपन की झलक हो। इस अलग रूप ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि उसका उपयोग भी अलग होगा, और मैं उसे देखने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन दिन ढलने लगा था और मैं पहले ही काफ़ी लंबा और थकाने वाला रास्ता तय कर चुका था। इसलिए मैंने तय किया कि इस साहसिक काम को अगले दिन के लिए छोड़ दूं, और वापस लौट आया, छोटी वीणा के स्वागत और उसके स्नेह के पास। लेकिन अगली सुबह मुझे साफ समझ में आ गया कि उस ग्रीन पोर्सिलेन के महल के प्रति मेरी जिज्ञासा दरअसल एक बहाना थी, ताकि मैं उस अनुभव को एक दिन और टाल सकूं जिससे मैं डर रहा था। इसीलिए मैंने तय किया कि अब और समय बर्बाद किए बिना मैं नीचे उतरूंगा, और सुबह सुबह ग्रेनाइट और एल्यूमिनियम के खंडहरों के पास वाले कुएं की ओर चल पड़ा। वीणा मेरे साथ दौड़ती हुई आई। वह मेरे साथ साथ नाचती हुई उस कुएं तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने मुझे झुककर नीचे झांकते देखा, वह अजीब तरह से घबरा गई। अलविदा, छोटी वीणा, मैंने कहा, उसे चूमते हुए। और फिर उसे नीचे रखकर मैंने कुएं के किनारे पर चढ़ने के लिए लगे हुक्स को टटोलना शुरू किया। शायद थोड़ी जल्दी में, मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा साहस खत्म ना हो जाए। पहले वह मुझे हैरानी से देखती रही, फिर उसने एक बेहद दुख भरी चीख निकाली और दौड़कर मेरे पास आई और अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे खींचने लगी। मुझे लगता है कि उसके विरोध ने ही मुझे और दृढ़ बना दिया।
मैंने उसे हटाया, शायद थोड़ा कठोरता से, और अगले ही पल मैं उस कुएं के अंदर उतर रहा था। मैंने ऊपर उसकी व्याकुल चेहरा देखा और उसे दिलासा देने के लिए मुस्कुराया। फिर मुझे नीचे उन अस्थिर हुक्स पर ध्यान देना पड़ा जिनसे मैं लटका हुआ था। मुझे शायद 200 गज गहरे उस शाफ्ट में उतरना था। नीचे जाने के लिए दीवारों से निकली धातु की छड़ों का सहारा था, लेकिन वे मुझसे कहीं छोटे और हल्के प्राणी के लिए बनी थीं। इसलिए जल्दी ही मेरे शरीर में खिंचाव और थकान होने लगी। और सिर्फ थकान ही नहीं, एक छड़ अचानक मेरे वजन से मुड़ गई और मैं लगभग नीचे अंधेरे में गिर ही गया था। एक पल के लिए मैं एक हाथ से लटका रहा, और उसके बाद मैंने दोबारा रुकने की हिम्मत नहीं की। मेरे हाथ और पीठ दर्द से भर गए थे, लेकिन फिर भी मैं जितनी तेजी से हो सके नीचे उतरता गया। ऊपर देखा तो वह छेद एक छोटे नीले गोले जैसा लग रहा था, जिसमें एक तारा दिखाई दे रहा था, और वीणा का सिर एक छोटे काले धब्बे जैसा दिख रहा था। नीचे से मशीन की धड़ाहट की आवाज और तेज और भारी होती जा रही थी। उस छोटे से छेद के अलावा सब कुछ घोर अंधेरे में डूबा हुआ था, और जब मैंने फिर ऊपर देखा तो वीणा गायब हो चुकी थी। मैं बेहद असहजता में था। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि मैं वापस ऊपर चढ़ जाऊं और इस भूमिगत दुनिया को छोड़ दूं, लेकिन यह सोचते हुए भी मैं नीचे उतरता रहा। आखिरकार मुझे बहुत राहत मिली जब मैंने अपने दाहिने पैर के पास दीवार में एक छोटा सा खुला स्थान देखा। मैं उसमें झूलकर अंदर घुसा और पाया कि यह एक संकरी सुरंग का मुंह था, जहां मैं लेटकर आराम कर सकता था। यह बिल्कुल सही समय पर हुआ। मेरे हाथ दर्द कर रहे थे, मेरी पीठ अकड़ गई थी, और लंबे समय तक गिरने के डर ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा लगातार अंधेरे ने मेरी आंखों पर भी बुरा असर डाला था। हवा में मशीनों की धड़कन और गूंज भरी हुई थी, जो उस शाफ्ट के भीतर हवा पंप कर रही थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वहां पड़ा रहा। मुझे एक नरम हाथ ने मेरे चेहरे को छूकर जगाया। मैं अंधेरे में झटके से उठा, अपनी माचिस टटोलकर एक जलाई, और देखा कि तीन झुके हुए सफेद प्राणी, वैसे ही जैसे मैंने ऊपर खंडहर में देखे थे, रोशनी से घबराकर जल्दी जल्दी पीछे हट रहे थे। वे जिस गहरे अंधेरे में रहते थे, उसमें उनकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और संवेदनशील हो गई थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गहरे समुद्र की मछलियों की होती है, और वे उसी तरह रोशनी को प्रतिबिंबित करती थीं। मुझे पूरा यकीन है कि वे उस घोर अंधेरे में मुझे साफ देख सकते थे, और उन्हें मुझसे कोई खास डर नहीं था, सिवाय रोशनी के। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखने के लिए माचिस जलाई, वे तुरंत भाग गए, अंधेरे नालों और सुरंगों में गायब हो गए, जहां से उनकी आंखें अजीब तरीके से मुझे घूर रही थीं। मैंने उन्हें पुकारने की कोशिश की, लेकिन उनकी भाषा ऊपर की दुनिया के लोगों से अलग थी, इसलिए मुझे अपने दम पर ही काम करना पड़ा। और उसी समय मेरे मन में वापस लौट जाने का विचार भी आया, लेकिन मैंने खुद से कहा, अब तुम इसमें फंस चुके हो, और टटोलते हुए सुरंग में आगे बढ़ता गया। मशीनों की आवाज़ और तेज होती गई। थोड़ी देर में दीवारें हट गईं और मैं एक बड़े खुले स्थान में पहुंचा। मैंने एक और माचिस जलाई और देखा कि मैं एक विशाल गुंबदनुमा गुफा में आ गया हूं, जो मेरी रोशनी की सीमा से बाहर पूरी तरह अंधेरे में फैली हुई थी। जो कुछ मैंने देखा वह बस माचिस की छोटी सी लौ में दिखा। स्वाभाविक है कि मेरी याद थोड़ी धुंधली है। धुंधलेपन में बड़ी बड़ी आकृतियां जैसे विशाल मशीनें खड़ी थीं, और वे अजीब काली परछाइयां बना रही थीं, जिनमें भूत जैसे मोरलॉक्स रोशनी से छिपे हुए थे। वहां का माहौल घुटन भरा और भारी था, और हवा में ताज़ा खून की हल्की सी गंध थी। थोड़ी दूर एक सफ़ेद धातु की मेज़ थी, जिस पर कुछ खाने जैसा रखा था। मोरलॉक्स निश्चित ही मांसाहारी थे। उस समय भी मैं सोच रहा था कि आखिर कौन सा बड़ा जानवर बचा होगा जिसका वह मांस मैंने वहां देखा। सब कुछ बहुत धुंधला था। भारी गंध, बेढंगी आकृतियां, परछाइयों में छिपे घिनौने जीव, जो बस अंधेरा होते ही मुझ पर टूट पड़ने के इंतजार में थे। तभी माचिस खत्म हुई, मेरी उंगलियां जल गईं, और वह एक लाल बिंदु की तरह अंधेरे में गिरकर बुझ गई।
बाद में सोचता हूँ कि मैं इस अनुभव के लिए कितना तैयार नहीं था। जब मैं टाइम मशीन लेकर चला था, तब मैंने यह मूर्खतापूर्ण मान लिया था कि भविष्य के लोग हर चीज़ में हमसे कहीं आगे होंगे। मैं बिना हथियारों के, बिना दवाइयों के, बिना किसी धूम्रपान की चीज़ के, और कई बार मुझे तंबाकू की बहुत याद आई, यहाँ तक कि पर्याप्त माचिस के बिना ही चला आया था। काश मैं एक कैमरा ही ले आता। मैं इस भूमिगत दुनिया की झलक को एक पल में कैद कर सकता था और आराम से बाद में देख सकता था। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ वही था जो प्रकृति ने मुझे दिया था। हाथ, पैर और दाँत, और सिर्फ 4 माचिस की तीलियाँ। मैं अंधेरे में उन मशीनों के बीच आगे बढ़ने से डर रहा था, और जब आखिरी बार रोशनी में मैंने देखा कि मेरी माचिस लगभग खत्म हो चुकी है, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उन्हें बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए था। पहले तो मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया था, और मैंने आधी माचिस ऊपर की दुनिया के लोगों को चौंकाने में ही खर्च कर दी थी, जिनके लिए आग एक नई चीज़ थी। अब, जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास सिर्फ 4 तीलियाँ बची थीं, और जब मैं अंधेरे में खड़ा था, तो किसी का हाथ मेरे हाथ को छू गया। लंबे, पतले उँगलियाँ मेरे चेहरे को टटोलने लगीं, और मुझे एक अजीब-सी बदबू महसूस हुई। मुझे लगा जैसे उन भयानक छोटे प्राणियों की भीड़ मेरे आस-पास साँस ले रही है। मैंने महसूस किया कि कोई धीरे से मेरी माचिस की डिब्बी खींच रहा है, और पीछे से कुछ हाथ मेरे कपड़ों को पकड़ रहे हैं। इन अदृश्य जीवों का मुझे टटोलना बेहद डरावना था। अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि मैं उनके व्यवहार और सोच के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने जितना ज़ोर से हो सके चिल्लाया। वे पीछे हट गए, लेकिन फिर मैंने उन्हें फिर से करीब आते महसूस किया। अब वे और भी हिम्मत से मुझे पकड़ने लगे और आपस में अजीब आवाज़ें निकालने लगे। मैं काँप उठा और फिर से चिल्लाया, शायद बेसुरी आवाज़ में। इस बार वे ज़्यादा नहीं डरे, और एक अजीब-सी हँसी की आवाज़ निकालते हुए फिर मेरे पास आ गए। मैं मानता हूँ, मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने तय किया कि एक और माचिस जलाकर उसकी रोशनी में भाग जाऊँ। मैंने ऐसा ही किया, और जेब से निकाले कागज़ के एक टुकड़े से लौ को थोड़ा बढ़ाकर मैं वापस उस संकरी सुरंग की ओर भागा। लेकिन जैसे ही मैं उसमें घुसा, मेरी रोशनी बुझ गई, और अंधेरे में मुझे मोरलॉक्स की सरसराहट सुनाई दी, जैसे पत्तों में हवा चल रही हो या बारिश की बूंदें गिर रही हों। वे मेरे पीछे दौड़ रहे थे। अगले ही पल कई हाथों ने मुझे पकड़ लिया, और साफ था कि वे मुझे वापस खींचना चाहते थे। मैंने एक और माचिस जलाई और उसे उनके चेहरों के सामने घुमाया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे कितने घिनौने और अमानवीय दिखते थे। वे पीले, ठुड्डी रहित चेहरे, और बड़ी, बिना पलक झपकाए, गुलाबी धूसर आंखें। जब वे अपनी अंधी उलझन में मुझे घूर रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं फिर पीछे हट गया, और जब मेरी दूसरी माचिस बुझ गई, तो मैंने तीसरी जलाई। जब तक मैं कुएं के मुहाने तक पहुंचा, वह लगभग खत्म हो चुकी थी। मैं किनारे पर लेट गया, क्योंकि नीचे की मशीनों की धड़कन से मुझे चक्कर आ रहा था। फिर मैंने किनारे के हुक्स को टटोला, और तभी पीछे से किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया और जोर से खींचा। मैंने अपनी आखिरी माचिस जलाई, और वह तुरंत बुझ गई। लेकिन अब मेरा हाथ चढ़ने वाली छड़ों पर था, और मैंने जोर से लात मारकर खुद को छुड़ाया और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, जबकि वे नीचे से मुझे घूरते और झपकते हुए देख रहे थे, सिवाय एक छोटे से प्राणी के, जो थोड़ी दूर तक मेरे पीछे आया और लगभग मेरा जूता ही पकड़ लेता। वह चढ़ाई मुझे अंतहीन लगी। आखिरी 20-30 फीट में मुझे भयानक चक्कर आने लगे। मुझे पकड़ बनाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आखिरी कुछ गज तो जैसे बेहोशी से लड़ाई थे। कई बार मेरा सिर घूम गया, और मुझे लगा जैसे मैं गिर जाऊंगा। लेकिन आखिरकार किसी तरह मैं कुएं के बाहर निकल आया, और लड़खड़ाते हुए खंडहर से बाहर तेज धूप में आ गया। मैं मुंह के बल गिर पड़ा, यहाँ तक कि मिट्टी की गंध भी मुझे मीठी और साफ लगी। फिर मुझे याद है कि वीणा मेरे हाथों और कानों को चूम रही थी, और एलॉय के अन्य लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं बेहोश हो गया। अब सच में मेरी हालत पहले से भी बदतर लगने लगी थी। अब तक
टाइम मशीन के खो जाने की उस एक रात की पीड़ा को छोड़कर मेरे अंदर कहीं न कहीं बच निकलने की उम्मीद बनी हुई थी। लेकिन इन नई खोजों ने उस उम्मीद को हिला दिया था। पहले मैं सिर्फ़ इतना सोचता था कि मुझे इन छोटे लोगों की बचकानी सादगी और कुछ अज्ञात शक्तियों ने रोका हुआ है, जिन्हें समझकर मैं पार कर सकता हूँ। लेकिन अब एक बिल्कुल नया पहलू सामने आया था। मोरलक्स की वह घिनौनी और डरावनी प्रकृति, कुछ अमानवीय और खतरनाक। सहज रूप से मुझे उनसे घृणा होने लगी। पहले मैं अपने आप को ऐसे महसूस करता था, जैसे कोई आदमी किसी गड्ढे में गिर गया हो। उसकी चिंता बस उस गड्ढे से बाहर निकलने की होती है। लेकिन अब मैं खुद को एक फंसे हुए जानवर की तरह महसूस कर रहा था, जिसे पता है कि उसका दुश्मन जल्द ही उस पर हमला करेगा। जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा था, वह आपको चौंका सकती है। वह थी अमावस्या की अंधेरी रातें। वीणा ने मुझे कुछ अजीब-सी बातों के ज़रिए इसका संकेत दिया था, जिन्हें मैं पहले समझ नहीं पाया था। अब यह समझना मुश्किल नहीं था कि आने वाली अंधेरी रातों का क्या मतलब हो सकता है। चाँद घट रहा था। हर रात अंधेरे का समय बढ़ता जा रहा था और अब मुझे कुछ हद तक समझ में आ गया था कि ऊपर की दुनिया के लोग अंधेरे से इतना क्यों डरते हैं। मैं सोचने लगा कि अमावस्या की उन रातों में मोरलॉक्स कैसी भयानक हरकतें करते होंगे। अब मुझे लगभग यकीन हो गया था कि मेरा दूसरा सिद्धांत पूरी तरह गलत था। हो सकता है कि कभी ऊपर की दुनिया के लोग एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहे हों और मोरलॉक्स उनके काम करने वाले सेवक। लेकिन वह समय बहुत पहले बीत चुका था। मनुष्य से विकसित हुई ये दो प्रजातियां अब एक बिल्कुल नए संबंध की ओर बढ़ रही थीं, या शायद पहुंच चुकी थीं। एलोई कैरोलिंजियन राजाओं की तरह सिर्फ सुंदर लेकिन बेकार बनकर रह गए थे। वे अभी भी धरती के मालिक थे, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। क्योंकि मोरलॉक्स, जो अनगिनत पीढ़ियों से भूमिगत रह रहे थे, अब दिन की रोशनी को सहन नहीं कर सकते थे। और मैंने अनुमान लगाया कि मोरलॉक्स ही उनके कपड़े बनाते हैं और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, शायद किसी पुराने आदत के कारण। वे यह वैसे ही करते हैं जैसे कोई घोड़ा आदतन ज़मीन पर पैर मारता है, या जैसे कोई आदमी शिकार के लिए जानवर मारने में आनंद लेता है, क्योंकि यह व्यवहार उनके अस्तित्व में गहराई से बस चुका है। लेकिन साफ था कि पुराना संतुलन अब उलटने लगा था। कमज़ोर और नाजुक लोगों का विनाश करीब आ रहा था। बहुत समय पहले, हज़ारों पीढ़ियों पहले, मनुष्य ने अपने ही भाई को आराम और धूप से दूर धकेल दिया था, और अब वही भाई बदलकर वापस आ रहा था। एलोई अब एक पुराना सबक फिर से सीखने लगे थे, डर। और तभी अचानक मुझे उस मांस की याद आई, जो मैंने भूमिगत दुनिया में देखा था। यह अजीब था कि वह विचार मेरे दिमाग में कैसे आया, जैसे बाहर से कोई सवाल हो। मैंने उसकी शक्ल याद करने की कोशिश की। मुझे लगा कि वह कुछ जाना-पहचाना था, लेकिन उस समय मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या था। फिर भी, चाहे वे छोटे लोग अपने इस रहस्यमय डर के सामने कितने ही असहाय क्यों न हों, मैं अलग तरह का था। मैं अपने समय से आया था, मानव जाति के उस दौर से, जहाँ डर हमें जकड़ता नहीं और रहस्य अपनी दहशत खो चुके हैं। कम से कम मैं खुद की रक्षा कर सकता था। बिना देर किए मैंने तय किया कि मैं अपने लिए हथियार बनाऊंगा और एक सुरक्षित जगह ढूंढूंगा, जहां मैं सो सकूं। उस सुरक्षित स्थान के सहारे मैं इस अजीब दुनिया का सामना कर सकता था और वह आत्मविश्वास वापस पा सकता था, जो मैंने यह समझकर खो दिया था कि मैं हर रात किन प्राणियों के बीच सो रहा हूं। मुझे लगा कि जब तक मेरा सोने का स्थान सुरक्षित नहीं होगा, मैं कभी चैन से नहीं सो पाऊंगा। यह सोचकर ही मैं सिहर उठा कि वे अब तक मुझे कितनी बार टटोल चुके होंगे। मैं दोपहर भर थेम्स घाटी के आसपास भटकता रहा, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो पूरी तरह सुरक्षित हो। सभी इमारतें और पेड़ ऐसे लगते थे कि मोरलॉक्स जैसे फुर्तीले चढ़ने वाले आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं, जैसा कि उनके कुओं से अंदाजा लगाया जा सकता था। तभी मुझे ग्रीन पोर्सिलेन के महल की ऊंची मीनारें और उसकी चमकती दीवारें याद आईं, और शाम होते होते वीणा को बच्चे की तरह अपने कंधे पर उठाकर मैं दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। मैंने दूरी 7-8 मील आंकी थी, लेकिन वह शायद 18 मील के करीब थी। मैंने उसे पहली बार
एक नम दोपहर में देखा था, जब दूरियां असल से छोटी लगती हैं। इसके अलावा मेरे जूते की एड़ी ढीली हो गई थी और एक कील तलवे से बाहर निकल रही थी। वे मेरे पुराने आरामदायक जूते थे, जिससे मैं लंगड़ा रहा था। और जब तक मैं वहां पहुंचा, तब तक सूरज काफी पहले डूब चुका था और महल हल्के पीले आसमान के सामने काले साए की तरह खड़ा था। वीणा बहुत खुश थी जब मैंने उसे उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने नीचे उतरने की जिद की और मेरे साथ साथ दौड़ने लगी। बीच बीच में इधर उधर भागकर फूल तोड़ती और उन्हें मेरी जेबों में भरती जाती। मेरी जेबें उसे हमेशा अजीब लगती थीं, लेकिन आखिर में उसने मान लिया कि वे फूल रखने के लिए कोई खास तरह के फूलदान हैं। कम से कम उसने उनका इस्तेमाल उसी तरह किया। और इससे मुझे एक बात याद आई। जब मैंने अपना कोट बदला, तो मुझे उसमें टाइम ट्रैवलर यहाँ रुका, अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप दो मुरझाए फूल, कुछ बड़े सफ़ेद गुलदाउदी जैसे, छोटी मेज़ पर रख दिए। फिर उसने अपनी कहानी जारी रखी। जैसे जैसे शाम की शांति दुनिया पर छाने लगी और हम विंबलडन की ओर पहाड़ी पार कर रहे थे, वीणा थक गई और वापस उस पत्थर के घर जाना चाहती थी। लेकिन मैंने उसे दूर ग्रीन पोर्सिलेन के महल की मीनारें दिखाईं और किसी तरह उसे समझाया कि हम उसके डर से बचने के लिए वहां शरण लेने जा रहे हैं। आप जानते हैं, वह अजीब सा ठहराव जो अंधेरा होने से ठीक पहले आता है। पेड़ों में हवा तक रुक जाती है। मुझे उस शांति में हमेशा एक प्रतीक्षा सी महसूस होती है। आसमान साफ था, खाली और दूर दूर तक फैला हुआ। बस सूर्यास्त के पास कुछ क्षैतिज बादलों की लकीरें थीं। उस रात यह प्रतीक्षा मेरे डर का रूप ले चुकी थी। उस अजीब शांति में मेरी इंद्रियां असामान्य रूप से तेज हो गई थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पैरों के नीचे धरती की खोखलाहट महसूस कर सकता हूँ। जैसे मैं उसके पार देख सकता हूँ, जहाँ मोरलॉक्स चींटियों की तरह इधर-उधर घूम रहे हैं और अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। अपनी उत्तेजना में मुझे लगा कि वे मेरे उनके बिलों में घुसने को युद्ध की घोषणा समझेंगे और उन्होंने मेरी टाइम मशीन क्यों ले ली थी। इस तरह हम शांति से आगे बढ़ते रहे और धीरे-धीरे सांझ गहरा कर रात में बदल गई। दूर का साफ नीला रंग फीका पड़ गया और एक-एक करके तारे निकलने लगे। जमीन धुंधली हो गई और पेड़ काले दिखाई देने लगे। वीणा का डर और थकान दोनों बढ़ते जा रहे थे। मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, उससे बातें करता रहा और उसे सहलाता रहा। फिर जैसे-जैसे अंधेरा और गहराता गया, उसने अपने हाथ मेरे गले में डाल दिए और आंखें बंद करके अपना चेहरा मेरे कंधे से कसकर चिपका लिया। हम एक लंबी ढलान से नीचे घाटी में उतरे और वहां धुंधले उजाले में मैं लगभग एक छोटी नदी से टकरा गया। मैं उसे पार करके दूसरी ओर चढ़ा, कुछ सोए हुए घरों के पास से गुजरा और एक मूर्ति के पास से, शायद किसी फौन की या ऐसी ही कोई आकृति जिसका सिर टूटा हुआ था। वहां अकासिया के पेड़ भी थे। अब तक मुझे मोरलॉक्स का कोई निशान नहीं मिला था, लेकिन अभी रात की शुरुआत ही थी और असली अंधेरा, जो पुराने चांद के डूबने से पहले आता है, अब भी बाकी था। अगली पहाड़ी की चोटी से मैंने एक घना जंगल देखा, जो मेरे सामने काला और फैलता हुआ था। मैं वहीं रुक गया। उसका कोई अंत न दाईं ओर दिख रहा था, न बाईं ओर। मैं थका हुआ था, खासकर मेरे पैर बहुत दुख रहे थे। इसलिए मैंने सावधानी से वीणा को अपने कंधे से उतारा और घास पर बैठ गया। अब मुझे ग्रीन पोर्सिलेन का महल दिखाई नहीं दे रहा था और मैं अपनी दिशा को लेकर भी अनिश्चित था। मैंने उस घने जंगल की ओर देखा और सोचा कि उसके अंदर क्या छिपा हो सकता है। उसकी घनी शाखाओं के नीचे तो तारे भी दिखाई नहीं देंगे। भले ही वहां कोई और खतरा न हो, जिसे मैं सोचने की हिम्मत भी नहीं करना चाहता था। फिर भी जड़ों से ठोकर खाने और तनों से टकराने का खतरा तो था ही। मैं बहुत थक गया था और दिन भर की घटनाओं ने मुझे और भी कमज़ोर कर दिया था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस जंगल में नहीं जाऊंगा, बल्कि खुली पहाड़ी पर ही रात बिताऊंगा। वीना, मुझे खुशी हुई कि वह गहरी नींद में थी। मैंने उसे सावधानी से अपने कोट में लपेटा और उसके पास बैठकर चांद निकलने का इंतजार करने लगा। पहाड़ी शांत और सुनसान थी, लेकिन
जंगल की काली गहराई से कभी कभी किसी जीव की हलचल की आवाज आ जाती थी। मेरे ऊपर तारे चमक रहे थे क्योंकि रात बिल्कुल साफ थी। उनकी टिमटिमाहट में मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। हालांकि आसमान में पुराने तारामंडल अब नहीं थे। वह धीमा बदलाव जो सैकड़ों वर्षों में दिखाई नहीं देता, इतने लंबे समय में उन्हें पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन मिल्की वे अब भी मुझे वैसी ही लगी, तारों की एक फैली हुई धुंधली धारा। दक्षिण दिशा में, जैसा मैंने अंदाजा लगाया, एक बहुत चमकीला लाल तारा था जो मेरे लिए नया था। वह हमारे सिरियस से भी अधिक तेज चमक रहा था। और इन सब टिमटिमाते तारों के बीच एक चमकता हुआ ग्रह था जो स्थिर और शांत था, जैसे किसी पुराने दोस्त का चेहरा। इन तारों को देखते हुए अचानक मेरे अपने सारे दुख और पृथ्वी के सारे गंभीर मामले बहुत छोटे लगने लगे। मैंने उनकी असीम दूरी के बारे में सोचा और उनके उस धीमे, अनिवार्य बदलाव के बारे में जो अज्ञात अतीत से अज्ञात भविष्य की ओर चलता रहता है। मैंने पृथ्वी के ध्रुव के उस विशाल चक्र के बारे में सोचा जिसे वह पूरा करती है। मेरी यात्रा के दौरान यह चक्र सिर्फ 40 बार पूरा हुआ था, और इन कुछ चक्करों के भीतर ही सारी गतिविधियां, सारी परंपराएं, जटिल व्यवस्थाएं, राष्ट्र, भाषाएं, साहित्य, आकांक्षाएं, यहां तक कि उस मनुष्य की याद भी जिसे मैं जानता था, सब मिट चुके थे। उनकी जगह अब ये नाजुक प्राणी थे जो अपनी महान विरासत को भूल चुके थे। और वे सफेद जीव थे जिनसे मैं डरता था। फिर मैंने इन दोनों जातियों के बीच के उस महान डर के बारे में सोचा, और पहली बार मुझे एक झटके के साथ समझ आया कि वह मांस क्या हो सकता था जो मैंने देखा था। लेकिन यह विचार बहुत ही भयानक था। मैंने पास सोती हुई छोटी वीणा की ओर देखा। उसका चेहरा तारों की रोशनी में सफेद और शांत था, और मैंने तुरंत उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। उस लंबी रात में मैंने जितना हो सके मोरलॉक्स के बारे में सोचने से खुद को रोके रखा, और समय बिताने के लिए नए बने तारामंडलों में पुराने तारों को पहचानने की कोशिश करता रहा। आसमान साफ था, बस कहीं कहीं हल्के बादल थे। शायद मैं बीच बीच में सो भी गया था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरब के आसमान में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी, जैसे किसी फीकी आग की परछाई, और पुराना चांद उगा, पतला, नुकीला और सफेद। उसके पीछे पीछे सुबह भी आ गई, पहले हल्की, फिर गुलाबी और गर्म। उस रात कोई भी मोरलॉक हमारे पास नहीं आया। सच तो यह है कि मैंने पूरी रात उस पहाड़ी पर किसी को नहीं देखा, और दिन की रोशनी के साथ मेरा आत्मविश्वास वापस आ गया, और मुझे लगा कि शायद मेरा डर बेकार था। मैं खड़ा हुआ, लेकिन मेरा पैर, जिसकी एड़ी डीली थी, सूज गया था और बहुत दर्द कर रहा था। इसलिए मैं फिर बैठ गया, जूते उतारे और उन्हें फेंक दिया। मैंने वीणा को जगाया और हम जंगल में उतर गए, जो अब काला और डरावना नहीं, बल्कि हरा भरा और सुखद लग रहा था। हमें कुछ फल मिले जिनसे हमने अपना नाश्ता किया। जल्द ही हमें और भी ऐसे ही सुंदर लोग मिले जो धूप में हंसते और नाचते हुए घूम रहे थे, जैसे दुनिया में रात जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। और फिर मुझे फिर से उस मांस की याद आई जो मैंने देखा था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह क्या था, और दिल से मुझे इस महान मानव जाति की आखिरी कमज़ोर धारा पर दया आई। साफ था कि बहुत पहले, मानव पतन के समय में, मोरलॉक्स के खाने के स्रोत खत्म हो गए होंगे। शायद वे चूहों और ऐसे ही जीवों पर निर्भर हो गए होंगे। आज भी मनुष्य अपने भोजन में पहले जितना चयनशील नहीं रहा। किसी बंदर से भी कम। मनुष्य के भीतर मानव मांस के प्रति घृणा कोई गहरी प्रवृत्ति नहीं है। और इस तरह ये अमानवीय मनुष्य पुत्र। मैंने इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। आखिरकार वे हमारे 4-5 हजार साल पहले के नरभक्षी पूर्वजों से भी कम मानव और अधिक अलग हो चुके थे। और वह बुद्धि जो इस स्थिति को असहनीय बना सकती थी, अब खत्म हो चुकी थी। फिर मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? ये इलुइट तो बस मोटे पाले गए पशुओं की तरह थे, जिन्हें मोरलक्स चींटियों की तरह पालते और खाते थे। शायद उनकी संख्या भी नियंत्रित करते थे। और वहां वीणा मेरे साथ नाच रही थी। फिर मैंने खुद को इस भय से बचाने के लिए ये सोचने की कोशिश की
कि यह सब मानव स्वार्थ का परिणाम है, एक कठोर दंड। मनुष्य अपने साथी मनुष्यों की मेहनत पर आराम से जीता रहा, आवश्यकता को अपना बहाना बनाता रहा और अंततः वही आवश्यकता उसके सामने आ खड़ी हुई। मैंने इस पतनशील अभिजात वर्ग के लिए एक तरह की तिरस्कार भरी भावना भी अपनाने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था। चाहे वे मानसिक रूप से कितने ही गिर चुके हों, एलोई में अभी भी इतनी मानवता बची थी कि वे मेरी सहानुभूति के पात्र थे और मैं खुद को उनकी कमजोरी और उनके डर का हिस्सा महसूस करने लगा। उस समय मुझे यह बिल्कुल साफ नहीं था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने तय किया कि मुझे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी और अपने लिए पत्थर या धातु के हथियार बनाने होंगे। ये तुरंत जरूरी था। उसके बाद मुझे आग का कोई साधन चाहिए था ताकि मैं मशाल बना सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि मोरलॉक्स के खिलाफ इससे बेहतर हथियार कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं ये सोच रहा था कि व्हाइट स्फिंक्स के नीचे कांसे के दरवाजों को तोड़ने का कोई तरीका बनाऊं, शायद एक बैटरिंग राम। मुझे यकीन था कि अगर मैं उन दरवाज़ों के अंदर पहुंच गया और अपने साथ रोशनी ले गया, तो मुझे टाइम मशीन मिल जाएगी और मैं बच निकलूंगा। मुझे नहीं लगता था कि मोर लॉक्स उसे बहुत दूर ले जा सकते थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं वीणा को अपने साथ अपने समय में ले जाऊंगा और इन सब योजनाओं के साथ मैं उस इमारत की ओर बढ़ता रहा जिसे मैंने अपने रहने के लिए चुना था। जब हम दोपहर के करीब वहां पहुंचे, तो मैंने ग्रीन पोर्सिलेन का महल वीरान और टूटता बिखरता हुआ पाया। उसकी खिड़कियों में कांच के बस फटे पुराने अवशेष बचे थे और हरे रंग की बाहरी परत के बड़े बड़े टुकड़े जंग लगे धातु के ढांचे से गिर चुके थे। वह एक ऊंचे घास से ढके टीले पर बना था और अंदर जाने से पहले जब मैंने उत्तर पूर्व की ओर देखा, तो मुझे वहां एक बड़ा सा मुहाना या शायद कोई खाड़ी दिखाई दी, जहां मेरे हिसाब से कभी वंड्सवर्थ और बैटरसी हुआ करते होंगे। उस समय मैंने सोचा, हालांकि उस विचार को आगे नहीं बढ़ाया, कि समुद्र के जीवों के साथ क्या हुआ होगा या क्या हो रहा होगा। जांच करने पर महल का पदार्थ सच में चीनी मिट्टी का निकला और उसके सामने की दीवार पर मैंने कुछ अनजान अक्षरों में लिखा हुआ एक लेख भी देखा। मैंने कुछ मूर्खता से सोचा कि शायद वीणा इसे समझने में मेरी मदद कर सके, लेकिन मुझे जल्दी ही पता चला कि लिखने का विचार तक उसके मन में कभी आया ही नहीं था। वह मुझे हमेशा अपनी असलियत से ज्यादा मानवीय लगती थी, शायद इसलिए क्योंकि उसका स्नेह बहुत मानवीय था। टूटे हुए और खुले बड़े दरवाजों के अंदर हमें सामान्य हॉल की जगह एक लंबी गैलरी मिली, जिसमें कई साइड की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। पहली नज़र में ही मुझे वह किसी संग्रहालय जैसी लगी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और तरह तरह की चीजें उसी दूसर परत में ढकी हुई थीं। फिर मेरी नज़र गैलरी के बीच में खड़े एक अजीब लंबे ढांचे पर पड़ी, जो साफ तौर पर किसी विशाल कंकाल का निचला हिस्सा था। उसके टेढ़े पैरों से मैंने पहचान लिया कि वह किसी मेगाथेरियम जैसे विलुप्त जीव का रहा होगा। उसका खोपड़ी और ऊपरी हड्डियां पास ही धूल में पड़ी थीं और एक जगह जहां छत से पानी टपका था, वहां उसका हिस्सा पूरी तरह घिस चुका था। गैलरी में आगे एक ब्रोंटोसावरस का विशाल कंकाल भी था। अब मेरा संग्रहालय वाला अनुमान पक्का हो गया। किनारे की ओर बढ़ते हुए मुझे कुछ ढलानदार शेल्फ जैसी चीजें दिखीं और धूल हटाने पर मुझे अपने समय के परिचित कांच के केस दिखाई दिए, लेकिन वे हवा रोधी रहे होंगे, क्योंकि उनके अंदर रखी कुछ चीजें अब भी काफी हद तक सुरक्षित थीं। साफ था कि हम किसी भविष्यकालीन साउथ केंसिंगटन के खंडहरों में खड़े थे। यहाँ शायद पेलियोंटोलॉजी का विभाग था और कभी यह जीवाश्मों का बहुत शानदार संग्रह रहा होगा। हालांकि समय के साथ होने वाला क्षय, जो पहले बैक्टीरिया और फफूंदी के खत्म हो जाने के कारण बहुत धीमा हो गया था, अब फिर से बहुत धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से इन सब पर असर डाल रहा था। यहाँ वहाँ मुझे इन छोटे लोगों के निशान भी दिखे। कुछ दुर्लभ जीवाश्म टूटे हुए थे या सरकंडों में पिरोए हुए थे। कुछ जगहों पर कांच के केस भी पूरी तरह गायब थे। शायद मोरलॉक्स उन्हें ले गए थे। वहां बहुत शांति थी।
मोटी धूल हमारे कदमों की आवाज़ को दबा रही थी। वीणा, जो एक समुद्री कांटे जैसे जीव को कांच के केस पर लुढ़का रही थी, थोड़ी देर बाद मेरे पास आई और चुपचाप मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ खड़ी हो गई। शुरुआत में मैं इस प्राचीन बौद्धिक युग के इस स्मारक से इतना चकित था कि मैंने उसके संभावित उपयोगों के बारे में सोचा ही नहीं। यहाँ तक कि मेरी टाइम मशीन की चिंता भी थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से हट गई। इस जगह के आकार को देखकर लगा कि ग्रीन पोर्सिलेन का यह महल सिर्फ पेलियोंटोलॉजी की गैलरी ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ समेटे हुए था। शायद ऐतिहासिक गैलरियाँ, या संभव है कि एक पुस्तकालय भी। कम से कम मेरी वर्तमान स्थिति में ये चीज़ें इस पुराने भूगर्भीय संग्रह से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होती। खोजबीन करते हुए मुझे एक और छोटी गैलरी मिली, जो पहली के साथ जुड़ी हुई थी। यह शायद खनिजों के लिए थी, और वहाँ गंधक का एक टुकड़ा देखकर मेरे दिमाग में बारूद का विचार आया। लेकिन मुझे कोई शोरा नहीं मिला, बल्कि किसी भी तरह के नाइट्रेट नहीं थे। शायद वे बहुत पहले ही घुल चुके थे। फिर भी गंधक का विचार मेरे मन में बना रहा और सोच की एक नई दिशा पैदा कर गया। बाकी चीज़ों में मेरी खास रुचि नहीं थी, भले ही वे अपेक्षाकृत बेहतर हालत में थी। मैं खनिज विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ गया और एक और टूटी-फूटी गैलरी में पहुंचा, जो पहली के समानांतर थी। यह शायद प्राकृतिक इतिहास के लिए थी, लेकिन अब सब कुछ पहचान से बाहर हो चुका था। कुछ सूखे, काले पड़े हुए जानवरों के अवशेष, कुछ बोतलों में रखे हुए सूखे नमूने और पौधों की बस धूल। बस यही बचा था। मुझे इसका अफसोस हुआ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि प्रकृति पर विजय कैसे हासिल की गई थी। फिर हम एक बहुत विशाल लेकिन अंधेरी गैलरी में पहुंचे, जिसका फर्श हल्का सा नीचे की ओर ढलान लिए हुए था। छत से सफेद गोले लटक रहे थे, जिनमें से कई टूटे हुए थे, जिससे लगता था कि पहले यहाँ कृत्रिम रोशनी होती थी। यहाँ आकर मैं अपने तत्व में था, क्योंकि मेरे दोनों ओर बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी थीं, ज्यादातर जंग लगी हुई और कई टूट चुकी थीं, लेकिन कुछ अब भी काफी हद तक सही थीं। आपको पता है कि मुझे मशीनों में खास दिलचस्पी है, इसलिए मैं वहां रुककर उन्हें देखने लगा। वे मेरे लिए पहेली जैसी थीं, और मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था कि उनका क्या उपयोग रहा होगा। मुझे लगा कि अगर मैं इन्हें समझ सका, तो शायद मुझे मोरलॉक्स के खिलाफ कुछ उपयोगी शक्ति मिल जाए। अचानक वीणा मेरे बिल्कुल पास आ गई, इतनी अचानक कि मैं चौंक गया। अगर वह न होती, तो शायद मैं यह ध्यान ही न देता कि गैलरी का फर्श ढलान पर है। जिस छोर से मैं अंदर आया था, वह जमीन से ऊपर था और खिड़कियों से रोशन था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जमीन उन खिड़कियों तक उठती चली गई, यहाँ तक कि अंत में हर खिड़की के सामने एक गड्ढा सा बन गया, और ऊपर सिर्फ एक पतली सी रोशनी की रेखा बची। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, मशीनों के बारे में सोचते हुए, और रोशनी के धीरे धीरे कम होने पर ध्यान ही नहीं दिया, जब तक कि वीणा की बढ़ती बेचैनी ने मेरा ध्यान इस ओर नहीं खींचा। तब मैंने देखा कि गैलरी अंत में घने अंधेरे में जा रही है। मैं रुक गया और चारों ओर देखा तो पाया कि धूल अब कम थी और उसकी सतह भी समतल नहीं थी। अंधेरे की ओर जाते हुए मुझे छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। इससे मुझे मोरलॉक्स की मौजूदगी का एहसास फिर से हो गया। मुझे लगा कि मैं मशीनों का अध्ययन करके अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे याद आया कि शाम हो रही है और मेरे पास न कोई हथियार है, न कोई सुरक्षित जगह, और न ही आग जलाने का कोई साधन। और तभी गैलरी के उस गहरे अंधेरे में से मुझे वही अजीब आवाज़ सुनाई दी, हल्की हल्की पदचाप, और वही अजीब ध्वनियाँ जो मैंने उस कुएं के अंदर सुनी थीं। मैंने वीणा का हाथ पकड़ा। फिर अचानक एक विचार आया, और मैं उसे छोड़कर एक मशीन की ओर गया, जिसमें एक लीवर निकला हुआ था, कुछ कुछ सिग्नल बॉक्स में लगे लीवर जैसा। मैं उस पर चढ़ गया और दोनों हाथों से उसे पकड़कर पूरी ताकत से बगल की ओर दबाने लगा। तभी बीच में अकेली छूट गई वीणा सिसकने लगी। मैंने उसकी मजबूती का सही अंदाजा लगाया था। लगभग 1 मिनट के जोर के बाद वह टूट गया और मैं उसके पास लौट आया। हाथ में एक गदा थी, जो मुझे लगा कि किसी भी मोरलॉक की खोपड़ी के लिए काफी है। सच कहूं तो
मुझे 1-2 मोरलोक को मार डालने की तीव्र इच्छा हो रही थी। आपको यह बहुत अमानवीय लग सकता है, अपने ही वंशजों को मारने की चाह। लेकिन उन प्राणियों में मुझे कोई मानवता महसूस ही नहीं होती थी। सिर्फ वीणा को अकेला न छोड़ने की इच्छा और ये डर कि अगर मैंने हत्या की, यह प्यास शुरू कर दी, तो मेरी टाइम मशीन को नुकसान हो सकता है। यही मुझे रोक रहा था कि मैं सीधे गैलरी में जाकर उन जानवरों को मार ना डालूं, जिनकी आवाज़ें मैं सुन रहा था। खैर, एक हाथ में गदा और दूसरे में वीणा को लेकर मैं उस गैलरी से निकलकर एक और, उससे भी बड़ी गैलरी में पहुंचा। पहली नज़र में वह मुझे किसी सैनिक गिरजाघर जैसी लगी, जहां फटे पुराने झंडे टंगे हों। किनारों पर लटके हुए भूरे और जले हुए कपड़ों के टुकड़ों को मैंने जल्द ही पहचाना। वे सड़ चुकी किताबों के अवशेष थे। वे बहुत पहले ही बिखर चुके थे और उन पर लिखे अक्षरों का कोई निशान नहीं बचा था। लेकिन कहीं कहीं मुड़े हुए तख्ते और टूटे हुए धातु के क्लैप्स थे, जो उनकी कहानी बता रहे थे। अगर मैं साहित्यिक व्यक्ति होता, तो शायद मैं इस सब पर मानव महत्वाकांक्षा की निरर्थकता पर विचार करता। लेकिन उस समय जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह था इस सड़े हुए कागज के जंगल में बर्बाद हुई अपार मेहनत का एहसास। उस समय मैं खासकर फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस और अपने भौतिक प्रकाशिकी पर लिखे 17 शोध पत्रों के बारे में सोच रहा था। फिर हम एक चौड़ी सीढ़ी से ऊपर गए और एक ऐसी जगह पहुंचे जो शायद कभी तकनीकी रसायन विज्ञान की गैलरी रही होगी। यहां मुझे कुछ उपयोगी चीज मिलने की उम्मीद जगी। छत के एक हिस्से को छोड़कर, जहां वह गिर चुकी थी, ये जगह काफी हद तक सुरक्षित थी। मैं उत्साह से हर सही सलामत केस को देखने लगा और आखिरकार एक बिल्कुल बंद केस में मुझे माचिस का एक डिब्बा मिला। मैंने तुरंत उन्हें आजमाया। वे बिल्कुल ठीक थीं, यहां तक कि नम भी नहीं थीं। मैं वीणा की ओर मुड़ा। नाचो, मैंने उसकी भाषा में कहा, क्योंकि अब हमारे पास उन भयानक जीवों के खिलाफ एक सच्चा हथियार था। और इस तरह उस उजड़े हुए संग्रहालय में धूल की मोटी मुलायम परत पर वीणा की खुशी के लिए मैंने एक अजीब सा नृत्य किया, सीटी बजाते हुए एट लैंड ऑफ दलील की धुन पर। उसमें थोड़ा सा कैं था, थोड़ा सा स्टेप डांस, थोड़ा सा स्कर्ट डांस, जितना मेरा कोट अनुमति देता था, और थोड़ा सा मेरा खुद का बनाया हुआ अंदाजा। आखिर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्वभाव से थोड़ा रचनात्मक हूँ। अब भी मुझे लगता है कि इतने लंबे समय के बाद भी उस माचिस का सुरक्षित रहना बहुत ही अजीब और मेरे लिए बहुत भाग्यशाली था। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्यजनक चीज मुझे मिली। कपूर, वह एक बंद शीशी में था, जो शायद पूरी तरह सीलबंद रह गई थी। पहले मुझे लगा कि वह पैराफिन वैक्स है और मैंने कांच तोड़ दिया। लेकिन उसकी गंध से तुरंत पहचान हो गई। इस व्यापक सड़न के बीच यह उड़नशील पदार्थ किसी तरह बच गया था, शायद हजारों सालों तक। मुझे एक चित्र की याद आई, जो मैंने कभी देखा था, जिसमें किसी प्राचीन जीव के जीवाश्म से बनी स्याही का उपयोग हुआ था। मैं उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन मुझे याद आया कि वह आसानी से जलता है और तेज रोशनी देता है, एक तरह से अच्छा मोमबत्ती जैसा। इसलिए मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। हालांकि मुझे कोई विस्फोटक या कांसे के दरवाजों को तोड़ने का साधन नहीं मिला। फिलहाल मेरी लोहे की गदा ही सबसे उपयोगी चीज थी। फिर भी मैं उस गैलरी से बहुत उत्साहित होकर बाहर निकला। उस लंबे दोपहर की सारी कहानी मैं आपको नहीं बता सकता। हर चीज को सही क्रम में याद करना मुश्किल है। मुझे एक लंबी गैलरी याद है, जहां जंग लगे हथियारों के स्टैंड थे, और मैं सोच रहा था कि गदा रखूं या कुल्हाड़ी या तलवार ले लूं। लेकिन मैं दोनों नहीं उठा सकता था, और मेरी लोहे की छड़ कांसे के दरवाजों के लिए ज्यादा उपयोगी लग रही थी। वहां बहुत सारी बंदूकें, पिस्तौल और राइफलें भी थीं। ज्यादातर जंग खा चुकी थीं, लेकिन कुछ किसी नए धातु की बनी थीं और अभी भी ठीक थीं। लेकिन उनके कारतूस या बारूद सब सड़कर खत्म हो चुके थे। एक कोना जला हुआ और टूटा हुआ था, शायद किसी विस्फोट के कारण। एक जगह बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, पॉलिनेशियन, मैक्सिकन, ग्रीक, फोनीशियन, लगभग पूरी दुनिया की। और वहीं एक अजीब सी इच्छा के कारण मैंने एक
दक्षिण अमेरिकी पत्थर की मूर्ति की नाक पर अपना नाम भी लिख दिया। जैसे जैसे शाम होने लगी, मेरा उत्साह कम होता गया। मैं एक गैलरी से दूसरी गैलरी में जाता रहा, धूल भरी, शांत और अक्सर टूटी हुई। कुछ जगहों पर चीजें बस जंग और राख के ढेर में बदल चुकी थीं। कहीं कहीं थोड़ी बेहतर हालत में थीं। एक जगह मैं अचानक एक टीन खदान के मॉडल के पास पहुंच गया, और फिर संयोग से मुझे एक एयरटाइट केस में 2 डायनामाइट के कारतूस मिल गए। मैंने खुशी से यूरेका चिल्लाया और केस तोड़ दिया। लेकिन फिर मुझे संदेह हुआ। मैंने एक छोटे कमरे में जाकर उन्हें आजमाने की कोशिश की, लेकिन 5, 10, 15 मिनट इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मुझे इससे बड़ी निराशा कभी नहीं हुई थी। जाहिर है, वे नकली थे, जैसा कि मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। सच कहूं तो अगर वे असली होते, तो शायद मैं उसी समय स्फिंक्स, कांसे के दरवाज़ों और अपनी टाइम मशीन सबको एक साथ उड़ा देता। इसके बाद शायद हम महल के अंदर एक छोटे खुले आंगन में पहुंचे। वहां घास थी और 3 फलदार पेड़ थे। हमने वहां आराम किया और फल खाए। सूरज ढलने लगा तो मैंने अपनी स्थिति के बारे में सोचना शुरू किया। रात करीब आ रही थी और मुझे अभी तक कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला था। लेकिन अब यह मुझे ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था। मेरे पास एक चीज़ थी जो शायद मोरलॉक्स के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार थी, माचिस। और अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी जेब में कपूर भी था। मुझे लगा कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम खुली जगह में आग जलाकर रात बिताएं। सुबह होते ही मैं टाइम मशीन लेने की कोशिश करूंगा। अभी तक मेरे पास सिर्फ मेरी लोहे की गदा थी, लेकिन अब अपने बढ़ते ज्ञान के साथ मैं कांसे के दरवाजों को लेकर ज्यादा आत्मविश्वासी था। अब तक मैं उन्हें इसलिए तोड़ने से बचता रहा था क्योंकि उनके पीछे क्या है, यह रहस्य मुझे रोक रहा था। लेकिन वे मुझे बहुत मजबूत नहीं लगते थे, और मुझे उम्मीद थी कि मेरी लोहे की छड़ इस काम के लिए पर्याप्त होगी। हम महल से तब निकले जब सूरज अभी आंशिक रूप से क्षितिज के ऊपर था। मैंने तय किया था कि अगली सुबह जल्दी व्हाइट स्फिंक्स तक पहुंचना है, और अंधेरा होने से पहले मैं उस जंगल को पार कर लेना चाहता था जिसने पिछली बार मुझे रोक दिया था। मेरी योजना थी कि उस रात जितना आगे जा सकूं जाऊं, और फिर आग जलाकर उसकी रोशनी में सुरक्षित सो जाऊं। इसीलिए चलते हुए मैं हर सूखी टहनी और घास इकट्ठा करता गया, और कुछ ही देर में मेरी बाहें उनसे भर गईं। इस बोझ के कारण हमारी गति धीमी हो गई, और ऊपर से वीणा भी थक चुकी थी। मुझे भी नींद आने लगी थी। इसलिए जब तक हम जंगल तक पहुंचे, तब तक पूरी तरह रात हो चुकी थी। उसके किनारे की झाड़ीदार पहाड़ी पर वीणा रुकना चाहती थी, अंधेरे से डरकर। लेकिन मेरे भीतर किसी अनहोनी का अजीब सा एहसास था जिसने मुझे आगे बढ़ने को मजबूर किया। मैं एक रात और 2 दिन से सोया नहीं था, और बुखार सा महसूस कर रहा था। मुझे नींद भी आ रही थी, और उसके साथ मोरलॉक्स का डर भी। जब हम वहां झिझक रहे थे, तब हमारे पीछे की काली झाड़ियों में और उनके अंधेरे के बीच मैंने 3 झुकी हुई आकृतियां देखी। हमारे चारों ओर झाड़ियां और लंबी घास थी, और मुझे उनकी छिपकर पास आने की चाल से डर लग रहा था। मैंने अनुमान लगाया कि जंगल 1 मील से कम चौड़ा होगा। अगर हम उसे पार कर लें और खुली पहाड़ी तक पहुंच जाए, तो वह ज्यादा सुरक्षित जगह होगी। मुझे लगा कि अपनी माचिस और कपूर से मैं रास्ते में रोशनी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे हाथ में माचिस जलानी थी, तो मुझे अपनी लकड़ियां छोड़नी पड़ती। इसलिए अनिच्छा से मैंने उन्हें नीचे रख दिया। तभी मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना पीछे वालों को चौंकाने के लिए आग जलाई जाए। मुझे बाद में पता चला कि यह कितना भयानक मूर्खतापूर्ण फैसला था, लेकिन उस समय यह मुझे बहुत चतुर चाल लगी। आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि मनुष्य के बिना और समशीतोष्ण जलवायु में आग कितनी दुर्लभ चीज है। सूरज की गर्मी इतनी तेज नहीं होती कि आग लगा सके, भले ही ओस की बूंदें उसे केंद्रित कर दें। बिजली पेड़ों को जला सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर आग नहीं फैलाती। सड़ती वनस्पति कभी कभी सुलगती है, लेकिन उससे भी आग नहीं भड़कती। और इस पतनशील युग में आग बनाने की कला भी पूरी तरह भुला दी गई थी। मेरी लकड़ियों के ढेर में उठती लाल लपटें
वीणा के लिए बिल्कुल नई और अजीब चीज़ थी। वह उसे छूने और उसके साथ खेलने दौड़ी। शायद वह उसमें कूद भी जाती, अगर मैंने उसे रोक ना लिया होता। मैंने उसे उठा लिया और उसके संघर्ष के बावजूद जंगल के अंदर आगे बढ़ गया। कुछ दूर तक मेरी आँख की रोशनी रास्ता दिखाती रही। पीछे मुड़कर देखा, तो पेड़ों के बीच से दिखा कि मेरी लकड़ियों की आग पास की झाड़ियों तक फैल गई थी और घास पर आग की एक लकीर ऊपर की ओर बढ़ रही थी। मैं इसे देखकर हंसा और फिर सामने अंधेरे पेड़ों की ओर मुड़ गया। वहां बहुत अंधेरा था और वीणा मुझसे कसकर चिपकी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे मेरी आंखें अंधेरे की आदी हुईं, मुझे रास्ता दिखने लगा। ऊपर बस काला आकाश था, कहीं कहीं नीले आकाश की झलक। मेरे हाथ खाली नहीं थे, इसलिए मैं माचिस नहीं जला सकता था। बाएं हाथ में वीणा थी और दाएं में लोहे की छड़। कुछ देर तक मुझे बस अपने पैरों के नीचे टहनियों की आवाज, ऊपर हवा की हल्की सरसराहट और अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती रही। फिर मुझे अपने आसपास कुछ दौड़ते हुए कदमों की आहट महसूस हुई। मैं आगे बढ़ता रहा। आवाजें साफ होती गईं और फिर वही अजीब ध्वनियां सुनाई दी जो मैंने भूमिगत दुनिया में सुनी थी। स्पष्ट था कि कई मोरलॉक्स मेरे चारों ओर थे और मुझे घेर रहे थे। अगले ही पल किसी ने मेरा कोट खींचा, फिर किसी ने मेरे हाथ को छुआ। वीणा कांप उठी और बिल्कुल शांत हो गई। अब माचिस जलाने का समय था, लेकिन उसके लिए मुझे उसे नीचे रखना पड़ा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे पैरों के पास अंधेरे में एक संघर्ष शुरू हो गया। वीणा की तरफ से पूरी तरह शांत, लेकिन मोरलॉक्स की अजीब गुटरगूं जैसी आवाजों के साथ। छोटे छोटे हाथ मेरे कपड़ों पर, मेरी पीठ पर, यहां तक कि मेरी गर्दन तक पहुंच रहे थे। तभी माचिस जली और मैंने उसकी रोशनी में मोरलॉक्स को भागते हुए देखा। मैंने तुरंत कपूर का टुकड़ा निकाला और उसे जलाने की तैयारी की। फिर मैंने वीणा की ओर देखा। वह मेरे पैरों से चिपकी हुई पड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, मुंह जमीन की ओर। मुझे अचानक डर लगा। मैं झुककर उसे उठाने लगा। वह लगभग सांस भी नहीं ले रही थी। मैंने कपूर जलाकर जमीन पर फेंका और उसकी रोशनी में मोरलॉक्स पीछे हट गए। मैंने वीणा को उठाया। वह बेहोश लग रही थी। मैंने उसे अपने कंधे पर रखा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि माचिस और वीणा को संभालते हुए मैं कई बार घूम चुका था और अब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि रास्ता किस दिशा में है। मैं ठंडे पसीने में भीग गया। मैंने तुरंत फैसला किया कि वहीं आग जलाकर रात बिताऊंगा। मैंने वीणा को घास पर लिटाया और जल्दी जल्दी लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा करने लगा। अंधेरे में मोरलॉक्स की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। कपूर बुझ गया। मैंने माचिस जलाई और उसी समय दो मोरलक्स जो वीणा की ओर बढ़ रहे थे, भाग गए। उनमें से एक रोशनी से इतना अंधा हो गया कि सीधे मेरी ओर आ गया और मैंने उसे घूंसा मारा। वह चिल्लाया और गिर पड़ा। मैंने फिर कपूर जलाया और आग तैयार करने लगा। मुझे जल्दी ही पता चला कि ऊपर की पत्तियां बहुत सूखी थीं, क्योंकि यहाँ कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। मैंने पेड़ों से टहनियां तोड़कर जल्दी ही एक बड़ी आग जला ली। फिर मैं वीणा के पास गया। मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल मृत जैसी पड़ी थी। मैं यह भी नहीं समझ पा रहा था कि वह सांस ले रही है या नहीं। अब आग का धुआं मेरी ओर आने लगा और शायद उसी से अचानक मुझे भारीपन महसूस हुआ। हवा में कपूर की गंध भी घुली हुई थी। मेरी आग को लगभग 1 घंटे तक फिर से जलाने की जरूरत नहीं थी। मेहनत के बाद मैं बहुत थक गया था और बैठ गया। जंगल में एक अजीब सी उनींदी सरसराहट भरी हुई थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा जैसे मैं ऊँग रहा हूँ, आंखें खुलती बंद होती जा रही थीं। लेकिन जब मैंने फिर देखा, तो चारों ओर अंधेरा था और मोरलॉक्स ने मुझे पकड़ लिया था। उनके चिपचिपे हाथों को झटक कर मैंने तुरंत अपनी जेब में माचिस ढूंढी, लेकिन वह गायब थी। तभी वे फिर मुझ पर टूट पड़े। उसी पल मुझे समझ में आ गया कि क्या हुआ था। मैं सो गया था और मेरी आग बुझ चुकी थी और मेरे दिल में मौत का डर भर गया। जंगल में जली हुई लकड़ी की गंध फैली हुई थी। उन्होंने मुझे गर्दन से, बालों से, बाहों से पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। उस अंधेरे में उन नरम घिनौने प्राणियों का अपने ऊपर चढ़ जाना इतना भयानक था कि बयान नहीं किया जा सकता।
मुझे लगा जैसे मैं किसी विशाल मकड़ी के जाल में फंस गया हूँ। मैं दब चुका था। मुझे अपने गले पर छोटे-छोटे दाँत चुभते हुए महसूस हुए। मैं पलटा और तभी मेरा हाथ मेरी लोहे की छड़ से टकराया। उससे मुझे ताकत मिली। मैंने ज़ोर लगाकर खुद को उठाया, उन मानव चूहों को झटक कर अलग किया और छड़ को कसकर पकड़कर वहाँ वार करने लगा, जहाँ मुझे उनके चेहरे होने का अंदाज़ा था। मेरे प्रहारों के नीचे मांस और हड्डियों का नरम टूटना मुझे महसूस हुआ और एक पल के लिए मैं आज़ाद हो गया। लड़ाई के दौरान जो अजीब-सी उत्तेजना होती है, वही मुझ पर छा गई। मुझे पता था कि मैं और वीणा दोनों ही अब बचने वाले नहीं हैं, लेकिन मैंने तय कर लिया कि मोरलॉक्स को इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया और लोहे की छड़ को अपने सामने घुमाने लगा। पूरा जंगल उनकी हलचल और चीखों से भरा हुआ था। 1 मिनट बीत गया। उनकी आवाज़ें और तेज़ हो गईं और उनकी हरकतें भी बढ़ गईं। फिर भी कोई मेरे पास नहीं आया। मैं अंधेरे को घूरता रहा। तभी अचानक मेरे मन में उम्मीद जगी। क्या मोरलॉक्स डर रहे थे? और उसी के साथ एक अजीब घटना हुई। अंधेरा जैसे हल्का चमकने लगा। धीरे-धीरे मुझे मोरलॉक्स दिखाई देने लगे। 3 मेरे पैरों के पास पड़े हुए थे और फिर मुझे हैरानी से दिखा कि बाकी सब एक धारा की तरह मेरे पीछे से भागते हुए आगे जंगल में जा रहे हैं और अब उनकी पीठ सफ़ेद नहीं, बल्कि लाल दिख रही थी। मैं हैरान खड़ा था। तभी मैंने पेड़ों के बीच से एक लाल चिंगारी को उड़ते देखा, जो आकाश की झलक में गायब हो गई। तभी मुझे जली हुई लकड़ी की गंध, वह सरसराहट जो अब गर्जना में बदल रही थी, लाल चमक और मोरलॉक्स के भागने का कारण समझ में आया। मैं पेड़ के पीछे से बाहर निकला और पीछे देखा। पास के पेड़ों के बीच से मुझे जलते हुए जंगल की लपटें दिखाई दीं। यह वही आग थी जो मैंने लगाई थी और अब वह मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने तुरंत वीणा को ढूंढा, लेकिन वह वहां नहीं थी। पीछे से आग की आवाज़, लकड़ियों के फटने की धमक। सोचने का समय नहीं था। लोहे की छड़ पकड़े मैं मोरलॉक्स के पीछे-पीछे भागा। ये एक दौड़ थी, जान बचाने की दौड़। एक बार तो आग इतनी तेज़ी से मेरी दाईं ओर बढ़ी कि मुझे रास्ता बदलकर बाईं ओर भागना पड़ा। आखिरकार मैं एक छोटे खुले स्थान में पहुंचा और तभी एक मोरलॉक मेरी ओर भागता हुआ आया और सीधे आग में जा घुसा। और अब मैंने वह सबसे अजीब और भयावह दृश्य देखा, जो मैंने उस भविष्य में देखा था। पूरा क्षेत्र आग की रोशनी में दिन जैसा चमक रहा था। बीच में एक छोटा-सा टीला था, जिस पर एक जला हुआ पेड़ खड़ा था। चारों ओर जलता हुआ जंगल था, जिसने उस जगह को आग की दीवार से घेर रखा था। उस पहाड़ी पर 30-40 मोरलॉक्स थे, जो रोशनी और गर्मी से अंधे होकर इधर-उधर टकरा रहे थे। पहले तो मैंने उनकी हालत नहीं समझी और डर के मारे उन पर हमला कर दिया। एक को मार डाला और कई को घायल कर दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि वे अंधे होकर हाथ-पैर मार रहे हैं और उनकी कराहें सुनी, तो मुझे समझ आ गया कि वे कितने असहाय हैं। फिर मैंने उन पर हमला करना बंद कर दिया। फिर भी कभी-कभी कोई मेरी ओर बढ़ता और मैं डरकर उससे बचता। एक समय आग थोड़ी कम हुई और मुझे डर लगा कि वे मुझे देख सकेंगे। मैंने सोचा कि तब तक कुछ को मार दूं, लेकिन तभी आग फिर तेज हो गई और मैं रुक गया। मैं उस पहाड़ी पर उनके बीच घूमता रहा, वीणा को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। आखिरकार मैं उस टीले के ऊपर बैठ गया और उन अंधे प्राणियों को देखता रहा, जो इधर-उधर टटोलते हुए अजीब आवाजें निकाल रहे थे। ऊपर धुआं आसमान में फैल रहा था और उसके बीच-बीच में छोटे-छोटे तारे दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया के हों। कुछ मोरलॉक्स मुझसे टकराए और मैंने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। ज़्यादातर रात मुझे लगा कि यह एक बुरा सपना है। मैं खुद को काटता, चिल्लाता, जागने की कोशिश करता। कभी ज़मीन पर हाथ मारता, कभी उठकर चलता, फिर बैठ जाता। मैं भगवान से प्रार्थना करता कि यह सपना टूट जाए। मैंने कई बार मोरलॉक्स को दर्द में सिर झुकाकर आग में कूदते देखा। लेकिन अंत में जब आग की लाल चमक कम होने लगी, धुआं छौंटने लगा और पेड़ों के जले हुए तने दिखाई देने लगे, तभी सुबह की सफ़ेद रोशनी फैलने लगी। मैंने फिर वीणा को ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला।
साफ था कि उसका छोटा-सा शरीर जंगल में ही रह गया था। यह सोचकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि वह उस भयानक मौत से बच गई, जो उसका इंतज़ार कर रही थी। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि इन असहाय प्राणियों का संहार कर दूँ, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। उस टीले से मुझे धुएँ के बीच ग्रीन पोर्सिलेन का महल दिखाई दिया और वहीं से मैं व्हाइट स्फिंक्स की दिशा समझ सका। इसीलिए उन अभागे प्राणियों को पीछे छोड़कर, जो अब भी कराहते हुए इधर-उधर भटक रहे थे, मैं आगे बढ़ गया। मैंने अपने पैरों में घास बाँधी और धीरे-धीरे जलती राख और काले तनों के बीच से चलता हुआ टाइम मशीन की ओर बढ़ने लगा। मैं बहुत थका हुआ था, लंगड़ा भी रहा था और वीणा की मौत का दुःख मुझे भीतर से तोड़ रहा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह अकेला हो गया हूँ, भयानक रूप से अकेला। मुझे अपना घर याद आने लगा, ये कमरा, ये आग और आप सब, और इन सब के साथ एक ऐसी तड़प आई, जो दर्द बन गई। लेकिन जब मैं उस धुएँ से भरी धरती पर चल रहा था, तब मुझे एक खोज हुई। मेरी पैंट की जेब में अब भी कुछ माचिस की तीलियाँ बची हुई थीं। डिब्बा गिरने से पहले ही शायद थोड़ा खुल गया था। सुबह करीब 8 या 9 बजे मैं उसी पीले धातु की सीट तक पहुंचा, जहां बैठकर मैंने अपने आगमन की शाम को इस दुनिया को देखा था। उस शाम अपने जल्दबाजी में किए गए निष्कर्षों को याद करके मैं अपनी ही आत्मविश्वास पर कड़वाहट भरी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। सामने वही सुंदर दृश्य था, वही घनी हरियाली, वही शानदार महल और भव्य खंडहर, वही चांदी जैसी नदी जो अपनी उपजाऊ किनारों के बीच बह रही थी। सुंदर लोगों के रंग बिरंगे कपड़े पेड़ों के बीच इधर उधर घूम रहे थे। कुछ लोग ठीक उसी जगह नहा रहे थे जहां मैंने वीणा को बचाया था, और यह देखकर मेरे दिल में एक तेज दर्द उठा। और उस सुंदर दृश्य पर दाग की तरह भूमिगत दुनिया के रास्तों के ऊपर बने गुंबद उभरे हुए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि इस ऊपर की दुनिया की सारी सुंदरता के पीछे क्या छिपा है। उनका दिन बहुत सुखद था, वैसा ही जैसा किसी खेत में चरते हुए पशुओं का दिन होता है। पशुओं की तरह वे न किसी दुश्मन को जानते थे और न ही किसी जरूरत के लिए तैयारी करते थे, और उनका अंत भी वैसा ही था। मुझे यह सोचकर दुख हुआ कि मानव बुद्धि का सपना कितना छोटा था। उसने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। उसने खुद को आराम और सुविधा की ओर पूरी तरह मोड़ लिया था, एक संतुलित समाज की ओर, जहां सुरक्षा और स्थिरता ही उसका मंत्र था। और उसने अपना लक्ष्य पा भी लिया था, लेकिन अंत में यही परिणाम निकला। एक समय ऐसा आया होगा जब जीवन और संपत्ति लगभग पूरी तरह सुरक्षित हो गए थे। अमीर को अपने धन और आराम का भरोसा था, और मजदूर को अपने जीवन और काम का। उस परिपूर्ण दुनिया में न बेरोजगारी की समस्या रही होगी, न कोई सामाजिक सवाल अनसुलझा बचा होगा। और उसके बाद एक गहरी शांति छा गई होगी। यह प्रकृति का एक नियम है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्धि का विकास, बदलाव, खतरे और संघर्ष का परिणाम होता है। कोई जीव जो अपने वातावरण के साथ पूरी तरह सामंजस्य में हो, वह एक परिपूर्ण मशीन बन जाता है। प्रकृति तब तक बुद्धि की जरूरत नहीं समझती जब तक आदत और प्रवृत्ति काम कर रही हो। जहां ना बदलाव है, न बदलाव की जरूरत, वहां बुद्धि भी नहीं होती। केवल वही जीव बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं जिन्हें अलग अलग तरह की जरूरतों और खतरों का सामना करना पड़ता है। इस तरह, जैसा मैं समझ पाया, ऊपर की दुनिया का मनुष्य धीरे धीरे अपनी कमजोर सुंदरता तक सिमट गया था, और नीचे की दुनिया का मनुष्य केवल मशीन जैसा काम करने वाला बन गया था। लेकिन उस परिपूर्ण व्यवस्था में एक चीज की कमी थी, पूर्ण स्थिरता। समय के साथ भूमिगत दुनिया के भोजन की व्यवस्था, चाहे वह जैसी भी रही हो, टूटने लगी थी। आवश्यकता, जिसे कुछ हजार सालों तक टाला गया था, फिर से लौट आई, और उसने नीचे से शुरुआत की। भूमिगत दुनिया मशीनों के संपर्क में थी, जो चाहे कितनी भी परिपूर्ण हो, फिर भी उन्हें कुछ सोच की जरूरत होती है। इसलिए शायद उनमें ऊपर वालों की तुलना में थोड़ी अधिक पहल बची रही, भले ही बाकी मानवीय गुण कम हो गए हों। और जब उन्हें दूसरा मांस नहीं मिला, तो उन्होंने उस चीज की ओर रुख किया जिसे पुरानी आदतों ने अब तक रोके रखा था। मैंने इसे ऐसे ही देखा था,
8,02,701 वर्ष की दुनिया के अपने अंतिम दृश्य में। हो सकता है यह पूरी तरह गलत व्याख्या हो, लेकिन मुझे यह सबसे उचित लगी और मैं आपको वही बता रहा हूँ। पिछले दिनों की थकान, उत्साह और डर के बाद और अपने दुख के बावजूद वह जगह, वह शांत दृश्य और धूप मुझे बहुत सुखद लगे। मैं बहुत थक गया था और नींद आने लगी थी। मेरी सोच धीरे-धीरे झपकी में बदल गई। यह समझकर कि मैं फिर सोने वाला हूँ, मैंने खुद ही अपने संकेत को मान लिया और घास पर लेटकर लंबी, ताजगी भरी नींद ली। मैं सूर्यास्त से थोड़ी पहले जागा। अब मुझे भरोसा था कि मोरलॉक्स मुझे सोते हुए नहीं पकड़ पाएंगे। मैं खींचकर उठा और व्हाइट स्फिंक्स की ओर नीचे उतरने लगा। एक हाथ में मेरी लोहे की छड़ थी और दूसरे हाथ से मैं अपनी जेब में रखी माचिस को टटोल रहा था। और तभी एक बिल्कुल अप्रत्याशित घटना हुई। जैसे ही मैं स्फिंक्स के चबूतरे के पास पहुंचा, मैंने देखा कि कांसे के दरवाजे खुले हुए थे। वे नीचे की ओर खिसक गए थे। यह देखकर मैं उनके सामने ठिठक गया और अंदर जाने से पहले हिचकिचाने लगा। अंदर एक छोटा सा कमरा था और उसके एक कोने में एक ऊंचे स्थान पर टाइम मशीन रखी हुई थी। उसके छोटे लीवर मेरे पास थे। तो इतनी सारी तैयारी के बाद, स्फिंक्स के इस घेराबंदी के बाद, ये इतनी आसानी से समर्पण कर चुका था। मैंने अपनी लोहे की छड़ फेंक दी। थोड़ा अफसोस भी हुआ कि उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। जैसे ही मैं अंदर जाने को झुका, अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। एक बार के लिए मैंने मोरलॉक्स की सोच को समझ लिया। हंसी को दबाते हुए मैं कांसे के दरवाजे के अंदर गया और टाइम मशीन तक पहुंचा। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे अच्छी तरह साफ और चिकना किया गया था। मुझे बाद में शक हुआ कि मोरलॉक्स ने उसे खोलने की भी कोशिश की होगी, अपने तरीके से ये समझने के लिए कि वह क्या है। अब जब मैं उसे छूकर देख रहा था, तभी वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। अचानक कांसे के दरवाजे ऊपर उठे और जोर से बंद हो गए। मैं अंधेरे में कैद हो गया, जैसा मोरलॉक्स ने सोचा होगा। इस पर मैं हल्के से हंस पड़ा। मैं पहले ही उनकी धीमी हंसी और उनके करीब आने की आवाज़ सुन सकता था। मैंने शांति से माचिस जलाने की कोशिश की। मुझे बस लीवर लगाकर तुरंत वहां से गायब हो जाना था। लेकिन मैंने एक छोटी सी बात भूल कर दी थी। वे माचिस ऐसी थीं जो सिर्फ डिब्बी पर रगड़ने से जलती थीं। आप समझ सकते हैं कि मेरा सारा धैर्य कैसे खत्म हो गया। वे छोटे राक्षस मेरे बिल्कुल पास आ गए थे। किसी ने मुझे छुआ। मैंने अंधेरे में लीवर से वार किया और मशीन पर चढ़ने लगा। तभी एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया, फिर दूसरा। अब मुझे अपने लीवर बचाने के लिए उनसे लड़ना था और साथ ही मशीन के सही हिस्से को ढूंढना था जहां उन्हें फिट करना था। एक बार तो वे लगभग मेरे हाथ से छूट ही गए थे। जैसे ही वे फिसले, मैंने अंधेरे में सिर से टक्कर मारी। मैंने मोरलॉक की खोपड़ी की आवाज़ सुनी और लीवर वापस पा लिया। ये संघर्ष जंगल की लड़ाई से भी ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन आखिरकार मैंने लीवर लगा दिया और उसे खींच दिया। उनके हाथ मुझसे छूट गए। धीरे-धीरे अंधेरा हटने लगा और मैं फिर उसी धूसर रोशनी और हलचल में पहुंच गया, जिसका मैंने पहले वर्णन किया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समय यात्रा के साथ कैसी बीमारी और उलझन आती है। और इस बार मैं ठीक से सीट पर बैठा भी नहीं था, बल्कि एक तरफ तिरछा और अस्थिर तरीके से बैठा हुआ था। मैं काफी देर तक मशीन को पकड़कर झूलता और कांपता रहा, बिना इस पर ध्यान दिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब आखिरकार मैंने हिम्मत करके डायल्स की ओर देखा, तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मैं कहाँ पहुंच चुका था। एक डायल दिनों को दिखाता है, दूसरा हजारों दिनों को, तीसरा लाखों को और एक और अरबों दिनों को। लेकिन इस बार मैंने लीवर को उल्टा नहीं किया था, बल्कि आगे की ओर ही खींच दिया था। और जब मैंने सुइयों को देखा, तो हजारों वाला कांटा घड़ी के सेकंड वाले कांटे की तरह तेजी से घूम रहा था, भविष्य की ओर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, चीजों के रूप में एक अजीब बदलाव आने लगा। धड़कती हुई धूसर रोशनी और गहरी हो गई। फिर
हालांकि मैं अब भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। दिन और रात का वह तेजी से बदलना, जो आम तौर पर धीमी गति का संकेत होता है, फिर से दिखाई देने लगा और धीरे धीरे और स्पष्ट होता गया। शुरुआत में यह मुझे बहुत उलझाने वाला लगा। दिन और रात का बदलना धीरे धीरे धीमा होता गया और आसमान में सूरज का चलना भी धीमा पड़ गया, यहाँ तक कि वह जैसे सदियों तक खिंचने लगा। अंत में पूरी पृथ्वी पर एक स्थायी सांझ छा गई। एक ऐसी सांझ जिसे बीच बीच में बस कोई धूमकेतु आकर थोड़ी देर के लिए तोड़ देता था। सूरज की जो चमकीली पट्टी पहले दिखाई देती थी, वह अब गायब हो चुकी थी, क्योंकि सूरज अब डूबता ही नहीं था। वह बस पश्चिम में ऊपर नीचे होता था और लगातार बड़ा और लाल होता जा रहा था। चांद का तो कोई निशान ही नहीं बचा था। तारों की गति, जो धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी, अब बस रेंगते हुए प्रकाश बिंदुओं में बदल गई थी। आखिरकार रुकने से कुछ पहले सूरज बहुत बड़ा और लाल क्षितिज पर स्थिर हो गया, एक विशाल गुंबद की तरह, जो मंद गर्मी के साथ चमक रहा था और कभी कभी थोड़ी देर के लिए बुझ सा जाता था। एक समय वह थोड़ी देर के लिए फिर चमका भी, लेकिन जल्दी ही अपनी सुस्त लाल गर्मी पर लौट आया। सूरज के इस धीमे होने से मुझे समझ में आया कि ज्वारीय घर्षण का असर पूरा हो चुका है। पृथ्वी अब ऐसे रुक गई थी कि उसका एक ही हिस्सा सूरज की ओर था, जैसे हमारे समय में चांद हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। मैंने बहुत सावधानी से अपने पहले के गिरने के अनुभव को याद रखते हुए अपनी गति को उल्टा करना शुरू किया। धीरे धीरे डायल की सुइयां धीमी होती गईं, यहाँ तक कि हजारों वाला कांटा लगभग स्थिर हो गया और दिन वाला कांटा धुंधला सा दिखने लगा। और फिर धीरे धीरे, जब तक कि मुझे एक उजाड़ समुद्र तट की धुंधली आकृति दिखाई देने लगी, मैं बहुत धीरे से रुका और टाइम मशीन पर बैठा चारों ओर देखने लगा। अब आसमान नीला नहीं था। उत्तर पूर्व दिशा में वह गहरे काले रंग का था और उस अंधेरे में सफेद तारे तेजी से चमक रहे थे। मेरे ऊपर का आसमान गहरे लाल रंग का था और उसमें कोई तारे नहीं थे, और दक्षिण पूर्व की ओर वह धीरे धीरे चमकता हुआ एक लाल उजाले में बदल रहा था, जहां क्षितिज पर वह विशाल, स्थिर और लाल सूरज दिखाई दे रहा था। मेरे आसपास की चट्टानें कठोर लाल रंग की थीं और जहां तक मैं देख पा रहा था, जीवन का बस एक ही चिन्ह था, बहुत ही गहरे हरे रंग की वनस्पति, जो हर उभरी हुई जगह पर उगी हुई थी। वह वैसी ही हरी थी जैसी जंगल की खाई या गुफाओं में उगने वाले लाइकेन में होती है। ऐसे पौधे जो हमेशा आधी रोशनी में पनपते हैं। मशीन एक ढलान वाले समुद्र तट पर खड़ी थी। समुद्र दक्षिण पश्चिम की ओर फैला हुआ था और फीके आसमान के सामने एक तेज रेखा बनाता हुआ उठ रहा था। वहां न कोई लहरें थीं, न कोई तूफान, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। बस एक हल्की सी चिकनी लहर उठती और गिरती थी, जैसे किसी की धीमी सांस, जो यह दिखाती थी कि यह अनंत समुद्र अब भी जीवित है। और जहां जहां पानी किनारे से टकराता था, वहां नमक की मोटी परत जम गई थी, जो उस अजीब लाल रोशनी में गुलाबी दिख रही थी। मेरे सिर में भारीपन था और मैंने महसूस किया कि मैं बहुत तेजी से सांस ले रहा हूँ। ये एहसास मुझे अपने एकमात्र पहाड़ चढ़ाई के अनुभव की याद दिला रहा था, और मैंने अंदाजा लगाया कि हवा अब पहले से पतली हो चुकी है। दूर उस उजाड़ ढलान पर मुझे एक कर्कश आवाज सुनाई दी और मैंने एक विशाल सफेद तितली जैसे प्राणी को तिरछा उड़ते हुए देखा, जो हवा में फड़फड़ाते हुए ऊपर उठा और फिर किसी छोटी पहाड़ी के पीछे गायब हो गया। उसकी आवाज इतनी उदास थी कि मैं कांप उठा और मशीन पर और मजबूती से बैठ गया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास ही जो मुझे पहले लाल चट्टान का ढेर लगा था, वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। तब मुझे समझ आया कि वह एक विशाल केकड़े जैसा जीव है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक केकड़ा इस मेज जितना बड़ा, जिसके कई पैर धीरे धीरे हिल रहे हों, बड़े पंजे लहराते हों, लंबी एंटीना चाबुक की तरह हिल रही हों और उसकी आंखें डंठलों पर चमक रही हों। उसका शरीर उभरा हुआ था और उस पर अजीब गांठें थीं और जगह जगह हरे रंग की परत जमी हुई थी। उसके मुंह के कई हिस्से लगातार हिल रहे थे, जैसे वह कुछ टटोल रहा हो। जब मैं उस भयानक जीव को अपनी ओर आते हुए देख रहा था,
तभी मुझे अपने गाल पर एक हल्की-सी गुदगुदी महसूस हुई, जैसे कोई मक्खी बैठ गई हो। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर आ गई और तुरंत ही मेरे कान के पास एक और आ गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की और कुछ धागे जैसा महसूस किया, लेकिन वह तुरंत मेरे हाथ से खींचकर निकल गया। डर के मारे मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि मैंने एक और विशाल केकड़े की एंटीना पकड़ ली थी, जो मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें डंठलों पर हिल रही थीं, उसका मुंह भूख से कांप रहा था और उसके बड़े पंजे मेरी ओर बढ़ रहे थे। अगले ही पल मेरा हाथ लीवर पर था और मैंने अपने और उन राक्षसों के बीच 1 महीने का फासला डाल दिया। लेकिन मैं अब भी उसी समुद्र तट पर था और रुकते ही मैंने उन्हें साफ देखा। दर्जनों की संख्या में वे इधर-उधर रेंग रहे थे, उस धुंधली रोशनी में, उस गहरे हरे समुद्री पौधों के बीच। मैं उस घृणित वीरानी की भावना को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, जो पूरी दुनिया पर छाई हुई थी। पूरब का लाल आसमान, उत्तर की ओर फैलता काला अंधेरा, नमक से भरा मृत समुद्र, पत्थरीला तट जहां ये घिनौने, धीमे रेंगने वाले जीव भरे पड़े थे। लाइकेन जैसे पौधों का एक साथ जहरीला हरा रंग और वह पतली हवा जो फेफड़ों को चुभती थी। ये सब मिलकर एक भयानक दृश्य बना रहे थे। मैं 100 साल आगे बढ़ा और वहां भी वही लाल सूरज था, थोड़ा बड़ा, थोड़ा और फीका। वही मरता हुआ समुद्र, वही ठंडी हवा और वही भीड़ उन मिट्टी जैसे केकड़ों की, जो हरी काई और लाल चट्टानों के बीच रेंग रहे थे। और पश्चिम के आसमान में मैंने एक हल्की मुड़ी हुई रेखा देखी, जैसे कोई विशाल नया चांद हो। इस तरह मैं आगे बढ़ता गया, बार बार रुकता हुआ, हजार हजार सालों की छलांग लगाते हुए, धरती के भविष्य के रहस्य से खिंचता हुआ और एक अजीब आकर्षण के साथ यह देखता हुआ कि पश्चिम के आसमान में सूरज कैसे बड़ा और फीका होता जा रहा है और पुरानी पृथ्वी का जीवन कैसे धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अंत में 30 मिलियन साल से भी आगे सूरज का वह विशाल लाल गर्म गोला आसमान के लगभग 10वें हिस्से को ढकने लगा। तब मैं फिर रुका, क्योंकि रेंगते हुए केकड़ों की भीड़ गायब हो चुकी थी और लाल तट, सिवाय उसके बीमार से हरे काई जैसे पौधों के, पूरी तरह निर्जीव लग रहा था। अब वहां सफेद धब्बे भी दिखाई देने लगे थे। एक तीखी ठंड ने मुझे घेर लिया। सफेद फाहे कभी कभी घूमते हुए नीचे गिर रहे थे। उत्तर पूर्व दिशा में काले आसमान के तारों की रोशनी में बर्फ चमक रही थी और दूर तक फैली पहाड़ियों की चोटियां गुलाबी सफेद दिखाई दे रही थीं। समुद्र के किनारों पर बर्फ जमने लगी थी और थोड़ा दूर पानी में बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। लेकिन उस नमकीन समुद्र का बड़ा हिस्सा, जो उस स्थायी लाल सूर्यास्त के नीचे खून सा दिख रहा था, अब भी जमा नहीं था। मैंने चारों ओर देखा कि क्या जीवन का कोई चिन्ह बाकी है। एक अजीब सी आशंका ने मुझे अब भी मशीन पर बैठे रहने को मजबूर कर रखा था। लेकिन मुझे कहीं कुछ भी हिलता डुलता नहीं दिखा, न धरती पर, न आसमान में, न समुद्र में। सिर्फ चट्टानों पर जमी हरी काई ही यह साबित कर रही थी कि जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समुद्र में एक उथला बालू का टीला उभर आया था और पानी तट से पीछे हट गया था। मुझे लगा जैसे मैंने उस टीले पर कोई काली चीज हिलती हुई देखी। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वह स्थिर हो गई और मैंने समझा कि मेरी आंखों ने धोखा दिया है। वह सिर्फ एक चट्टान रही होगी। आसमान में तारे बहुत तेज चमक रहे थे और उनमें टिमटिमाहट भी बहुत कम थी। अचानक मैंने देखा कि पश्चिम में सूरज का गोल आकार बदल गया है। उसकी वक्र रेखा में एक गड्ढा सा बन गया है। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक पल के लिए मैं डर के मारे उसे घूरता रह गया और फिर समझ आया कि यह ग्रहण शुरू हो गया है। या तो चांद या फिर ग्रह मर्क्यूरी सूरज के सामने से गुजर रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि यह चांद है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद यह कोई अंदरूनी ग्रह था जो पृथ्वी के बहुत पास से गुजर रहा था। अंधेरा तेजी से बढ़ने लगा। पूर्व दिशा से ठंडी हवा के झोंके आने लगे और हवा में गिरते हुए सफेद फाहों की संख्या बढ़ गई। समुद्र के किनारे से हल्की सी सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई दी। इन निर्जीव आवाजों के अलावा पूरी दुनिया शांत थी। शांत
उस सन्नाटे को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मनुष्य की सारी आवाज़ें, भेड़ों की मिमियाहट, पक्षियों की आवाज़ें, कीड़ों की भनभनाहट, वह हलचल जो हमारे जीवन का हिस्सा है, सब कुछ खत्म हो चुका था। जैसे-जैसे अंधेरा गहराता गया, सफ़ेद फाहे और घने हो गए, मेरी आँखों के सामने नाचने लगे और हवा की ठंड और भी तेज़ हो गई। अंत में एक-एक करके दूर की पहाड़ियों की सफ़ेद चोटियाँ अंधेरे में गायब हो गईं। हवा एक कराहती हुई तेज़ हवा में बदल गई। मैंने ग्रहण की काली छाया को अपनी ओर बढ़ते देखा। अगले ही पल सिर्फ फीके तारे दिखाई दे रहे थे। बाकी सब कुछ गहरे अंधेरे में डूब गया। आसमान पूरी तरह काला हो गया। इस गहरे अंधेरे ने मुझे भय से भर दिया। ठंड जो मेरी हड्डियों तक उतर रही थी और सांस लेने में होने वाला दर्द, इन दोनों ने मुझे लगभग तोड़ दिया। मैं कांपने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। तभी आसमान में सूरज का किनारा फिर से लाल चमक के साथ दिखाई दिया। मैं मशीन से उतर गया, खुद को संभालने के लिए। मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं वापसी की यात्रा के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। तभी मैंने फिर उस चलती हुई चीज को देखा, जो उस बालू के टीले पर थी। अब इसमें कोई शक नहीं था कि वह सच में कोई जीव था। समुद्र के लाल पानी के बीच वह गोल था, शायद फुटबॉल जितना बड़ा या उससे भी बड़ा, और उसे टेंटिकल जैसे हिस्से लटक रहे थे। वह खून जैसे लाल पानी के बीच काला दिख रहा था और अनियमित तरीके से उछल रहा था। तभी मुझे लगा कि मैं बेहोश होने वाला हूं, लेकिन उस भयानक और दूरस्थ सांझ में असहाय पड़े रहने का डर इतना तीव्र था कि उसी ने मुझे ताकत दी और मैं किसी तरह फिर से मशीन पर चढ़ गया। और इस तरह मैं वापस आ गया। काफी देर तक मैं मशीन पर ही बेहोश पड़ा रहा होगा। फिर दिन और रात का वह तेज बदलना फिर शुरू हुआ। सूरज फिर से सुनहरा हो गया, आसमान नीला। मैं आसानी से सांस लेने लगा। जमीन के बदलते हुए रूप फिर से आने जाने लगे। डायल की सुइयां पीछे की ओर घूमने लगीं। आखिरकार मुझे फिर से घरों की धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। गिरती हुई मानवता के चिन्ह, वे भी बदले और गुजर गए और उनकी जगह नए आ गए। जब मिलियन वाला डायल शून्य पर आया तो मैंने गति धीमी कर दी। मुझे अपनी परिचित छोटी छोटी इमारतें पहचान में आने लगीं। हजारों वाली सुई अपनी शुरुआत पर लौट आई और दिन रात का बदलना धीमा होने लगा। फिर मेरे चारों ओर फिर वही पुरानी प्रयोगशाला की दीवारें आ गईं। अब मैंने बहुत धीरे धीरे मशीन को रोका। एक छोटी सी बात मुझे अजीब लगी। शायद मैंने बताया था कि जब मैं पहली बार निकला था तब मिसेस वॉटचेट कमरे में चल रही थीं और मुझे वह किसी रॉकेट की तरह तेजी से जाती हुई लगी थी। अब जब मैं वापस आया तो उसी पल से गुजरा जब वह प्रयोगशाला में चल रही थी, लेकिन अब उनकी हर हरकत पहले की ठीक उलटी दिखाई दे रही थी। कमरे के नीचे वाला दरवाज़ा खुला और वह पीछे की ओर चलते हुए धीरे धीरे अंदर आईं और फिर उसी दरवाजे के पीछे गायब हो गईं, जिससे पहले दाखिल हुई थीं। उससे ठीक पहले मुझे हिलियर भी एक पल के लिए दिखाई दिया, लेकिन वह बिजली की तरह गुजर गया। फिर मैंने मशीन रोक दी और अपने चारों ओर फिर वही पुरानी प्रयोगशाला देखी। मेरे औजार, मेरे उपकरण, सब कुछ वैसा ही जैसे मैंने छोड़ा था। मैं लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा और अपनी बेंच पर बैठ गया। कुछ मिनटों तक मैं बुरी तरह कांपता रहा, फिर धीरे धीरे शांत हुआ। मेरे चारों ओर सब कुछ वैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहीं सो गया था और यह सब एक सपना था, लेकिन पूरी तरह नहीं। मशीन प्रयोगशाला के दक्षिण पूर्व कोने से चली थी और अब उत्तर पश्चिम कोने में दीवार के पास रुकी थी, जहां आपने उसे देखा था। इससे आपको अंदाजा मिल सकता है कि मेरे छोटे लॉन से व्हाइट स्फिंक्स के चबूतरे तक की दूरी कितनी थी, जहां मॉरलॉक्स मेरी मशीन को ले गए थे। कुछ समय तक मेरा दिमाग सुन्न सा रहा। फिर मैं उठा और लंगड़ाते हुए यहां इस रास्ते से आया, क्योंकि मेरी एड़ी अब भी दर्द कर रही थी और खुद को बेहद गंदा महसूस कर रहा था। दरवाजे के पास मेज पर मैंने पॉल मॉल गजट देखी। तारीख आज की ही थी और घड़ी देखकर पता चला कि लगभग 8 बजने वाले हैं। मुझे आपकी आवाज़ें और बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी। मैं थोड़ा रुका। मैं बहुत कमज़ोर
और बीमार महसूस कर रहा था। फिर मुझे खाने की खुशबू आई और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। आगे की बात आप जानते ही हैं। मैंने हाथ-मुँह धोया, खाना खाया और अब आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। मुझे पता है, उसने थोड़ी देर रुककर कहा कि यह सब आपको बिल्कुल अविश्वसनीय लगेगा। मेरे लिए तो सबसे अविश्वसनीय बात यही है कि मैं आज यहाँ इस कमरे में बैठा हूँ, आपके परिचित चेहरों को देख रहा हूँ और ये अजीब अनुभव आपको सुना रहा हूँ। उसने मेडिकल मैन की ओर देखा। नहीं, मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप इस पर विश्वास करेंगे। इसे झूठ समझ लीजिए या एक भविष्यवाणी। मान लीजिए कि मैंने ये सब अपनी प्रयोगशाला में बैठकर सपना देखा है। यह भी सोच सकते हैं कि मैंने मानव जाति के भविष्य के बारे में इतना सोचा कि यह कहानी गढ़ ली। और अगर इसे एक कहानी माने तो आपको यह कैसी लगी? उसने अपना पाइप उठाया और अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसे ग्रेट की सलाखों पर हल्के-हल्के थपथपाने लगा। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर कुर्सियों की चरमराहट और जूतों की हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने टाइम ट्रैवलर के चेहरे से नजर हटाकर बाकी लोगों की ओर देखा। वे अंधेरे में बैठे थे और उनकी आंखों के सामने रंगीन धब्बे तैर रहे थे। मेडिकल मैन गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। एडिटर अपने सिगार के सिरे को ध्यान से देख रहा था। छठा सिगार। जर्नलिस्ट अपनी घड़ी टटोल रहा था। बाकी लोग लगभग स्थिर बैठे थे। एडिटर ने एक आह भरते हुए उठकर कहा, अफसोस है कि तुम कहानी लिखने वाले लेखक नहीं हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ? खैर, मुझे पता था। टाइम ट्रैवलर हमारी ओर मुड़ा। माचिस कहाँ है? उसने कहा। उसने एक तीली जलाई और पाइप जलाते हुए बोला, सच कहूं तो मुझे खुद भी इस पर पूरा यकीन नहीं है। और फिर भी। उसकी नज़र मेज पर रखे मुरझाए सफ़ेद फूलों पर पड़ी। फिर उसने अपने हाथ को पलटा और मैंने देखा कि वह अपनी उंगलियों के आधे भरे हुए घावों को देख रहा था। मेडिकल मैन उठा, दीपक के पास गया और फूलों को ध्यान से देखा। इनका गायनियम बड़ा अजीब है, उसने कहा। साइकोलॉजिस्ट भी आगे झुककर देखने लगा। अरे, 12:15 बज गए, जर्नलिस्ट बोला। अब घर कैसे जाएंगे? स्टेशन पर बहुत गाड़ियां मिल जाएंगी, साइकोलॉजिस्ट ने कहा। अजीब बात है, मेडिकल मैन बोला। लेकिन मैं इन फूलों की प्राकृतिक बनावट नहीं पहचान पा रहा हूं। क्या मैं इन्हें ले सकता हूं? टाइम ट्रैवलर कुछ पल झिझका, फिर अचानक बोला, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये सच में कहां से मिले? मेडिकल मैन ने पूछा। टाइम ट्रैवलर ने अपना हाथ सिर पर रखा। वह ऐसे बोल रहा था जैसे कोई उस विचार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो बार बार हाथ से फिसल रहा हो। ये मुझे वीणा ने मेरी जेब में रख दिए थे जब मैं समय में यात्रा कर रहा था। उसने कमरे के चारों ओर देखा। कमाल है, सब कुछ जैसे धुंधला हो रहा है। ये कमरा, तुम लोग, रोजमर्रा की ये हवा, सब मेरी याददाश्त पर भारी पड़ रहे हैं। क्या मैंने सच में कोई टाइम मशीन बनाई थी या सिर्फ उसका मॉडल? या ये सब बस एक सपना था? कहते हैं जिंदगी भी एक सपना है, कभी कभी बहुत ही बेकार सपना। लेकिन मैं एक और ऐसा सपना नहीं झेल सकता जो समझ में ही ना आए। ये पागलपन है। और ये सपना आया कहां से? मुझे उस मशीन को देखना होगा। अगर वह सच में है तो। वह तुरंत दीपक उठा लाया और उसे लेकर गलियारे में निकल गया, लाल लौ झिलमिलाती हुई। हम उसके पीछे पीछे गए। वहां उस कांपती रोशनी में मशीन सचमुच खड़ी थी। छोटी, अजीब, थोड़ी टेढ़ी। पीतल, आबनूस, हाथी दांत और चमकते हुए पारदर्शी क्वार्ट्ज से बनी हुई। वह ठोस थी क्योंकि मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी रेल को छुआ और उसके हाथी दांत पर भूरे धब्बे और दाग थे। नीचे के हिस्सों पर घास और काई लगी हुई थी और एक रेल टेढ़ी हो गई थी। टाइम ट्रैवलर ने दीपक बेंच पर रखा और उस टूटी हुई रेल पर हाथ फेरा। अब सब ठीक है, उसने कहा। जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वह सच थी। तुम्हें इस ठंड में बाहर लाने के लिए माफ करना। उसने दीपक उठाया
और हम सब खामोशी से वापस स्मोकिंग रूम में लौट आए। वह हमारे साथ हॉल तक आया और एडिटर को कोट पहनने में मदद की। मेडिकल मैन ने उसके चेहरे को गौर से देखा और थोड़ी झिझक के साथ कहा कि वह ज्यादा काम के कारण बीमार लग रहा है। इस पर वह जोर से हंस पड़ा। मुझे याद है, वह दरवाजे पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में गुड नाइट कह रहा था। मैं एडिटर के साथ एक ही गाड़ी में गया। उसने उस कहानी को चमकदार झूठ बताया। मेरी अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कहानी इतनी अजीब और असंभव थी, लेकिन उसका अंदाज इतना शांत और सच्चा था। मैं रात भर जागता रहा, उसके बारे में सोचता हुआ। मैंने तय किया कि अगले दिन जाकर टाइम ट्रैवलर से फिर मिलूंगा। मुझे बताया गया कि वह प्रयोगशाला में है और घर में मेरी अच्छी पहचान थी, इसलिए मैं सीधे वहां चला गया। लेकिन प्रयोगशाला खाली थी। मैं कुछ देर टाइम मशीन को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर लीवर को छुआ। तभी वह भारी मशीन हल्के से हिलने लगी, जैसे हवा में कोई शाख हिलती हो। उसकी यह अस्थिरता मुझे चौंका गई और मुझे अपने बचपन की याद आई, जब मुझे ऐसी चीजों को छूने से मना किया जाता था। मैं वापस गलियारे में आया। टाइम ट्रैवलर मुझे स्मोकिंग रूम में मिला। वह बाहर से आ रहा था। उसके एक हाथ में छोटा कैमरा था और दूसरे में एक बैग। मुझे देखकर वह हंसा और हाथ मिलाया। मैं बहुत व्यस्त हूं, उसने कहा, उस चीज के साथ अंदर। लेकिन यह कोई मजाक तो नहीं है? मैंने पूछा। क्या तुम सच में समय में यात्रा करते हो? बिल्कुल करता हूं, उसने कहा और सीधे मेरी आंखों में देखा। वह कुछ पल रुका। उसकी नजर कमरे में इधर उधर घूमी। मुझे बस आधा घंटा चाहिए, उसने कहा। मुझे पता है तुम क्यों आए हो और यह बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ मैगजीन है। अगर तुम लंच तक रुको तो मैं तुम्हें समय यात्रा का पूरा सबूत दिखाऊंगा, नमूनों के साथ। अगर तुम मुझे अभी जाने दोगे? मैंने हाँ कह दी, पूरी तरह समझे बिना कि वह क्या कह रहा है। उसने सिर हिलाया और गलियारे में आगे बढ़ गया। मैंने प्रयोगशाला का दरवाजा बंद होते सुना, एक कुर्सी पर बैठ गया और अखबार उठा लिया। सोच रहा था लंच से पहले वह क्या करने वाला है। तभी मुझे एक विज्ञापन देखकर याद आया कि मुझे 2 बजे रिचर्डसन से मिलना है। मैंने घड़ी देखी, समय बहुत कम था। मैं उठा और उसे बताने के लिए प्रयोगशाला की ओर गया। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, मुझे एक अधूरी सी चीख सुनाई दी, फिर एक क्लिक और धप्पे की आवाज। मैंने दरवाजा खोला तो हवा का तेज झोंका मेरे पास से गुजरा और अंदर से कांच टूटने की आवाज आई। टाइम ट्रैवलर वहां नहीं था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक धुंधली सी आकृति देखी हो, काले और पीतल के घूमते हुए ढेर में बैठी हुई, इतनी पारदर्शी कि उसके पीछे की बेंच और कागज साफ दिख रहे थे। लेकिन मैंने आंखें मलते ही वह गायब हो गई। टाइम मशीन भी गायब थी। बस थोड़ी धूल हवा में घूम रही थी और प्रयोगशाला का पिछला हिस्सा खाली था। ऊपर की खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था। मैं हैरान खड़ा रह गया। मुझे पता था कि कुछ अजीब हुआ है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं पा रहा था। तभी बगीचे की ओर का दरवाजा खुला और नौकर अंदर आया। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। क्या मिस्टर इस रास्ते से बाहर गए? मैंने पूछा। नहीं साहब, इस रास्ते से कोई बाहर नहीं गया। मैं तो उन्हें यहीं ढूंढ रहा था। तभी मुझे सब समझ में आ गया। रिचार्डसन से मिलने का वादा तोड़कर भी मैं वहीं रुक गया। टाइम ट्रैवलर का इंतजार करता रहा। उसकी दूसरी, शायद और भी अजीब कहानी का इंतजार करता रहा। उन नमूनों और तस्वीरों का इंतजार करता रहा जिन्हें वह लेकर आने वाला था। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है कि शायद मुझे पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़ेगा। टाइम ट्रैवलर 3 साल पहले गायब हो गया था और जैसा कि अब सब जानते हैं, वह कभी वापस नहीं आया। सोचने से खुद को रोका नहीं जा सकता। क्या वह कभी वापस आएगा? हो सकता है कि वह अतीत में लौट गया हो और किसी कच्चे पत्थर युग के खून पीने वाले, बालों से ढके जंगली लोगों के बीच जा पहुंचा हो।
या क्रिटेशियस काल के समुद्र की गहराइयों में, या जुरासिक युग के उन विचित्र विशाल सरीसृपों के बीच। शायद वह अभी भी, अगर मैं ऐसा कहूँ, किसी ऐसे प्राचीन मूंगे की चट्टान पर भटक रहा हो जहाँ प्लेसियोसोरस जैसे जीव मंडराते हों, या ट्रायसिक युग की किसी वीरान खारे झील के किनारे। या फिर क्या वह आगे गया, उन निकट भविष्य के समयों में जहाँ मनुष्य अब भी मनुष्य है, लेकिन हमारे समय की पहेलियां सुलझ चुकी हैं और उसके थकाऊ सवालों के जवाब मिल चुके हैं, मानव जाति की परिपक्व अवस्था में। क्योंकि मैं अपने हिसाब से यह ना मान सकता कि हमारे आज के दिन कमजोर प्रयोगों, अधूरी सिद्धांतों और आपसी टकराव से भरे हुए वास्तव में मानवता की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है। यह मेरी अपनी राय है, लेकिन वह मुझे पता है, क्योंकि यह बात हम टाइम मशीन बनने से बहुत पहले ही चर्चा कर चुके थे। मानव प्रगति के बारे में बहुत निराश था, और उसे बढ़ती हुई सभ्यता बस एक बेवकूफ़ी भरा ढेर लगती थी, जो आखिरकार अपने ही बनाने वालों पर गिरकर उन्हें नष्ट कर देगी। अगर यह सच है, तो हमारे पास बस यही विकल्प है कि हम ऐसे जिएं जैसे ये सच ना हो। लेकिन मेरे लिए भविष्य अब भी काला और खाली है, एक असीम अज्ञान, जिसमें बस उसकी कहानी की याद कहीं कहीं रोशनी की तरह चमकती है। और मेरे पास अपने दिल को ढांढस देने के लिए वे दो अजीब सफ़ेद फूल हैं, अब मुरझाए हुए, भूरे, चपटे और भंगुर, जो यह गवाही देते हैं कि जब बुद्धि और ताकत खत्म हो गई थी, तब भी इंसान के दिल में कृतज्ञता और आपसी स्नेह बाकी था।